इस PT 365 इकोनॉमी 2026 के इस पार्ट 2 में हम सेक्शन 6 से 11 तक कवर करेंगे। इसके पहले भाग में हमने सेक्शन 1 से लेकर 5 तक कवर किए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड स्क्रीन या फिर कोर्स टैब की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। इस वीडियो में हिंदी और इंग्लिश दोनों ऑडियो मौजूद है। आप अपनी सुविधा के अनुसार कोई भी ऑडियो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फिर चलिए मैगजीन शुरू करते हैं। 6. एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। हाल ही में इस योजना ने अपनी शुरुआत के 5 साल पूरे कर लिए हैं और यही कारण है कि ये आजकल चर्चा में है। इस योजना की शुरुआत साल 2020 में मत्स्य विभाग द्वारा की गई थी, जो केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इस योजना को लाने का मुख्य उद्देश्य मछली उत्पादन और उसकी उत्पादकता में आने वाली कमियों को दूर करना था। सरकार चाहती है कि मछलियों की गुणवत्ता बेहतर हो, नई तकनीक का इस्तेमाल बढ़े और मछलियों को पकड़ने के बाद उनके रखरखाव के लिए बुनियादी ढांचा और बाजार की व्यवस्था मजबूत हो। ये योजना भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू की गई है। शुरुआत में इसे वित्त वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक के लिए बनाया गया था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर वित्त वर्ष 2025-26 तक कर दिया गया है। इस पूरी योजना को सही तरीके से जमीन पर उतारने और लोगों को ट्रेनिंग देने या जागरूक करने की जिम्मेदारी राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड को सौंपी गई है, जो इसके लिए नोडल एजेंसी के रूप में काम कर रहा है। इस योजना की बनावट को समझें तो ये एक अम्ब्रेला स्कीम है जिसके 2 मुख्य हिस्से हैं। पहला है केंद्रीय क्षेत्र की योजना, जिसे पूरी तरह केंद्र सरकार चलाती है और सारा पैसा भी वही देती है। दूसरा है केंद्र प्रायोजित योजना, जिसमें केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर काम करती हैं और खर्चा भी साझा करती हैं। इसके तहत मुख्य रूप से 3 चीजों पर ध्यान दिया जाता है, जिसमें उत्पादन बढ़ाना, बुनियादी सुविधाओं को सुधारना और मछली पालन के लिए नियम कानून बनाना शामिल है। अगर हम इसके लक्ष्यों और अब तक की उपलब्धियों पर नजर डालें तो नतीजे काफी प्रभावशाली हैं। सरकार का लक्ष्य था कि 1 हेक्टेयर में मछली का उत्पादन 3 टन से बढ़ाकर 5 टन किया जाए और फरवरी 2025 के आंकड़ों के अनुसार हम 4.7 टन प्रति हेक्टेयर तक पहुंच चुके हैं। इसी तरह देश में प्रति व्यक्ति मछली की खपत, जो पहले 5 से 6 किलो थी, उसे बढ़ाकर 12 किलो करने का लक्ष्य था और अब ये बढ़कर 12 से 13 किलो हो गई है। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश बन गया है और पूरी दुनिया की लगभग 8% मछलियां भारत में ही पैदा होती हैं। आर्थिक मोर्चे पर देखें तो मछलियों के खराब होने की समस्या को 20 से 25% से घटाकर 10% पर लाने की कोशिश की जा रही थी और दिसंबर 2024 तक इसे 10-15% तक कम कर लिया गया है। रोजगार के मामले में भी इस योजना ने कमाल किया है। जहां 55 लाख रोजगार पैदा करने का लक्ष्य था, वहीं दिसंबर 2024 तक मछली पालन के क्षेत्र में लगभग 58 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के मौके तैयार किए जा चुके हैं। भारत में मछली पालन के कानूनी ढांचे की बात करें तो ये राज्य सूची का विषय है। इसका मतलब है कि जमीन के अंदर यानी तालाबों और नदियों में मछली पालन की जिम्मेदारी पूरी तरह राज्य सरकारों की है, जबकि समुद्र में मछली पालन की जिम्मेदारी केंद्र और तटीय राज्य मिलकर निभाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत के कुल मछली उत्पादन में लगभग 75% हिस्सा इनलैंड सेक्टर से आता है। भारत दुनिया में नदियों और तालाबों से मछली पकड़ने वाला सबसे बड़ा देश है। भारतीय अर्थव्यवस्था में इस क्षेत्र का योगदान बहुत बड़ा है। यह हमारे कुल सकल मूल्य वर्धित यानी जीवीए का 1.12% और कृषि जीवीए का लगभग 7.26% हिस्सा कवर करता है। सरकार की गंभीरता इस बात से भी पता चलती है कि हालिया केंद्रीय बजट 2025 से 26 में मछली पालन क्षेत्र के लिए अब तक का सबसे ज्यादा बजट आवंटित किया गया है। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना इसलिए चर्चा में है क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने इसे भारतीय कृषि को अधिक उत्पादक, टिकाऊ और किसानों के लिए आर्थिक रूप से फायदेमंद बनाने के उद्देश्य से लॉन्च किया है। इस योजना की खास बात यह है कि इसकी घोषणा केंद्रीय बजट 2025 से 26 में की गई थी और ये नीति आयोग के आकांक्षी जिला कार्यक्रम से प्रेरित है। अब आपको अलग अलग सरकारी योजनाओं के लिए भटकने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि इस एक योजना के भीतर 11 अलग अलग मंत्रालयों की 36 पुरानी कृषि योजनाओं को समाहित कर दिया गया है। इसमें पीएम किसान की नकद सहायता, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का सुरक्षा कवच और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जैसी बड़ी योजनाएं शामिल हैं। इसके साथ ही राज्यों की अपनी योजनाओं और निजी क्षेत्र के सहयोग को भी इसमें जोड़ा जाएगा। ये योजना मुख्य रूप से देश के उन 1.7 करोड़ किसानों को ध्यान में रखकर बनाई गई है जो छोटे और सीमांत है, यानी जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन है। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत के कुल किसानों में ऐसे किसानों की संख्या 86% है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय इस योजना की देखरेख करेगा और ये पूरे 6 साल तक चलेगी।
सरकार ने इस नेक काम के लिए बहुत बड़ा खजाना खोला है। हर साल 24,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिससे 6 सालों में कुल 1.44 लाख करोड़ रुपए का निवेश होगा। इस बजट का बंटवारा भी बहुत सोच समझकर किया गया है। 40% हिस्सा सब्सिडी के लिए, 30% भंडारण और सिंचाई जैसे बुनियादी ढांचे के लिए, 20% कर्ज यानी लोन के लिए और बाकी 10% प्रशिक्षण और बाजार के लिए रखा गया है। ये योजना पूरे देश में लागू न होकर फिलहाल 900 पिछड़े जिलों पर केंद्रित है, जहां फसल की पैदावार कम है, पानी की किल्लत है और संसाधनों की कमी है। नियम ये है कि हर राज्य से कम एक जिला जरूर चुना जाएगा और सबसे ज्यादा 12 जिले उत्तर प्रदेश से शामिल होंगे। ध्यान उन इलाकों पर होगा जहां गेहूं की पैदावार राष्ट्रीय औसत 3.5 टन प्रति हेक्टेयर से कम है, या जहां साल म पे अंक की मात्रा M1.5 से भी कम फसलें उगाई जाती हैं। योजना का लाभ केवल छोटे किसानों को ही नहीं बल्कि महिला किसानों, आधुनिक खेती अपनाने वाले युवाओं और किसान उत्पादक संगठनों को भी मिलेगा। इसकी देखरेख के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार किया गया है। राष्ट्रीय स्तर पर एक संचालन समिति होगी जिसमें मंत्रियों और सचिवों की टीमें काम करेंगी। राज्य स्तर पर नोडल समितियां होंगी और जिला स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला धन धान्य समितियां काम करेंगी। काम में पारदर्शिता बनी रहे इसके लिए एक डिजिटल डैशबोर्ड और किसान ऐप बनाया जाएगा। साथ ही 117 मानकों के आधार पर जिलों की रैंकिंग की जाएगी। केंद्र सरकार हर जिले के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करेगी जो खुद खेतों में जाकर प्रगति की जांच करेंगे और स्थानीय टीमों की मदद करेंगे। मॉडर्नाइजेशन ऑफ कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट। हाल ही में भारत सरकार की कैबिनेट ने एक बड़ी योजना को मंजूरी दी है जिसका नाम है मॉडर्नाइजेशन ऑफ कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट यानी MCADM। इस योजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के एक हिस्से के रूप में वर्ष 2025 से 2026 की अवधि के लिए लागू किया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कमांड एरिया क्या होता है। सरल शब्दों में कहें तो किसी नहर या जलाशय के पास का वो इलाका जहां तक उसका पानी सिंचाई के लिए पहुंच सकता है उसे ही कमांड एरिया कहते हैं। इस नई योजना का मुख्य उद्देश्य सिंचाई के पानी की सप्लाई करने वाले नेटवर्क को आधुनिक बनाना है ताकि मौजूदा नहरों या अन्य स्रोतों से एक तय क्लस्टर तक पानी आसानी से पहुंच सके। सरकार का लक्ष्य है कि किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए एक मजबूत बुनियादी ढांचा तैयार किया जाए। इसके तहत खेतों के दरवाजे तक 1 हेक्टेयर की जमीन के लिए जमीन के अंदर दबे हुए दबाव वाले पाइप बिछाए जाएंगे। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे शहरों में नलों के जरिए घर घर पानी पहुंचता है, जिससे पानी की बर्बादी कम होती है और सीधा माइक्रो इरिगेशन को बढ़ावा मिलता है। इस काम को सटीक बनाने के लिए सरकार बहुत ही आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर रही है। इसमें SCADA यानी सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी तकनीक का प्रयोग होगा। इन तकनीकों की मदद से पानी का हिसाब किताब और उसका प्रबंधन बहुत बारीकी से डिजिटल तरीके से किया जाएगा, जिससे ये पता चल सके कि किस खेत को कितना पानी मिला। इस योजना के फायदे बहुत बड़े हैं। सबसे पहले तो इससे खेत के स्तर पर पानी के इस्तेमाल की क्षमता बढ़ेगी, जिससे कम पानी में ज्यादा पैदावार होगी। साथ ही खेती को लंबे समय तक टिकाऊ बनाने के लिए सिंचाई प्रबंधन का जिम्मा अब वाटर यूजर सोसाइटी को सौंपा जाएगा, जिसे सिंचाई प्रबंधन हस्तांतरण कहते हैं। इन सोसाइटियों को अगले 5 वर्षों तक सरकार की तरफ से पूरा सहयोग और हैंड होल्डिंग सपोर्ट दिया जाएगा ताकि वे किसान उत्पादक संगठनों जैसी आर्थिक संस्थाओं से जुड़ सके और किसानों की कमाई बढ़ सके। अगर हम इस कार्यक्रम के इतिहास की बात करें तो कमांड एरिया डेवलपमेंट की शुरुआत सबसे पहले 1974 से 75 में हुई थी। बाद में 2004 में इसका नाम बदलकर कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट कर दिया गया। इसका असली मकसद यही था कि जो सिंचाई की क्षमता हमने बनाई है उसका पूरा इस्तेमाल हो और किसानों की उपज बढ़े। साल 2015-16 से इसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के हर खेत को पानी अभियान के तहत चलाया जा रहा है। इस पूरी व्यवस्था के 2 मुख्य हिस्से होते हैं। पहला है ढांचागत सुधार, जिसमें खेतों का विकास करना और छोटी बड़ी नालियों या ड्रेन्स का निर्माण करना शामिल है। दूसरा हिस्सा है गैर ढांचागत सुधार, जिसमें पंजीकृत वाटर यूजर्स एसोसिएशन को आर्थिक मदद दी जाती है। इसके अलावा किसानों को ट्रेनिंग दी जाती है और नए प्रयोगों यानी एडेप्टिव ट्रायल्स के जरिए सिखाया जाता है कि कैसे पानी की एक एक बूंद का सही इस्तेमाल करके बेहतर खेती की जा सकती है। दलहन आत्मनिर्भरता मिशन। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने दलहन आत्मनिर्भरता मिशन की शुरुआत की है। इस मिशन का सबसे बड़ा लक्ष्य यह है कि दालों के उत्पादन में भारत को किसी और देश पर निर्भर न रहना पड़े और दिसंबर 2027 तक हम दालों के मामले में पूरी तरह आत्मनिर्भर बन जाएं। ये कोई छोटी मोटी योजना नहीं है, बल्कि इसे पूरे 6 साल के लिए तैयार किया गया है। सरकार ने इस नेक काम के लिए 11,440 करोड़ रुपए का बजट तय किया है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय इस मिशन की देखरेख कर रहा है। इस मिशन में मुख्य रूप से 3 दालों पर ध्यान दिया जाएगा: तूर या अरहर, उड़द और मसूर।
इस योजना को लागू करने का तरीका भी बहुत अनोखा है, जिसे क्लस्टर बेस्ड अप्रोच कहा जाता है। इसका मतलब है कि अलग अलग इलाकों की जरूरतों के हिसाब से वहां खेती के तरीके और मदद तय की जाएगी। इस मिशन से करीब 2 करोड़ किसानों को सीधा फायदा होने वाला है। उन्हें सरकार की तरफ से गारंटीड खरीद का भरोसा मिलेगा, यानी उनकी फसल सही दाम पर खरीदी जाएगी। साथ ही उन्हें अच्छी क्वालिटी के बीज और फसल को बाजार तक पहुंचाने के लिए पूरी सहायता दी जाएगी। दालों की खेती के और भी कई छिपे हुए फायदे हैं। ये मिशन ऐसी खेती को बढ़ावा देगा जो जलवायु परिवर्तन को झेल सके और मिट्टी की सेहत को भी सुधारे, क्योंकि दालें प्राकृतिक रूप से मिट्टी को उपजाऊ बनाती हैं। इससे ग्रामीण इलाकों में रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। साथ ही किसानों को इंटरक्रॉपिंग यानी एक साथ 2 फसलें उगाने और फसल विविधीकरण के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, ताकि उनकी कमाई बढ़ सके। इस मिशन की सबसे पहली और बड़ी कड़ी है बीजों का विकास और वितरण। सरकार का लक्ष्य है कि 126 लाख क्विंटल प्रमाणित बीजों का उत्पादन और वितरण किया जाए। यही नहीं, किसानों को 88 लाख बीज किट बिल्कुल मुफ्त दिए जाएंगे। सारा ध्यान ऐसी किस्मों को विकसित करने पर है जो अधिक पैदावार दें, जिनमें कीड़े न लगे और जो बदलते मौसम की मार झेल सकें। जब किसान फसल उगा लेगा तो उसे बेचने की चिंता न हो, इसके लिए सरकार ने सुनिश्चित खरीद का वादा किया है। अगले 4 सालों तक तूर, उड़द और मसूर की 100% खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जाएगी। नेफेड और एनसीसीएफ जैसी संस्थाएं पीएम आशा योजना के तहत राज्यों से ये खरीद करेंगी, ताकि किसानों को उनकी मेहनत का पूरा दाम मिल सके। इस मिशन की सफलता में राज्यों की भूमिका भी बहुत अहम है। हर राज्य को अगले 5 सालों के लिए बीजों के उत्पादन का एक प्लान तैयार करना होगा। इन बीजों की गुणवत्ता पर नजर रखने के लिए ICAR और साथी पोर्टल का इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो बीज की शुद्धता और उसकी पूरी जानकारी पारदर्शी तरीके से रखता है। फसल कटने के बाद के प्रबंधन यानी पोस्ट हार्वेस्ट वैल्यू चेन के लिए भी सरकार ने बड़ी तैयारी की है। देश भर में 1000 प्रोसेसिंग और पैकेजिंग यूनिट्स लगाई जाएंगी। खास बात यह है कि हर यूनिट के लिए सरकार 25 लाख रुपए तक की सब्सिडी भी देगी, ताकि किसान अपनी फसल को खुद प्रोसेस करके बेहतर मुनाफे पर बेच सकें। अब जरा भारत में दालों की स्थिति पर नजर डालते हैं। भारत दुनिया में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक, सबसे बड़ा उपभोक्ता और सबसे बड़ा आयातक भी है। हमारे देश में मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा 22.11% दालें उगाता है। उसके बाद महाराष्ट्र और राजस्थान का नंबर आता है। ये 3 राज्य मिलकर देश की लगभग 55% दालें पैदा करते हैं। दालें साल के तीनों मौसमों खरीफ, रबी और स्प्रिंग में उगाई जाती हैं। अगर हम किस्मों की बात करें तो हमारे यहाँ सबसे ज्यादा चना 47.4% होता है। उसके बाद अरहर, मूंग, उड़द और मसूर का स्थान है। पिछले कुछ सालों में दालों का उत्पादन 192.55 लाख टन से बढ़कर 244.93 लाख टन तक पहुंच गया है, जो एक अच्छी खबर है। हमारे भोजन में 20 से 25% प्रोटीन हमें दालों से ही मिलता है। हालांकि अभी भी हम उतनी दाल नहीं खा रहे जितनी सेहत के लिए जरूरी है, यानी रोज की 85 ग्राम की सिफारिश से हम थोड़ा पीछे हैं। खेती के लिहाज से देखें तो दालें जादुई फसलें हैं, क्योंकि ये वातावरण की नाइट्रोजन को सोखकर मिट्टी की उर्वरता बढ़ाती है, जिससे खाद की जरूरत कम पड़ती है। नेशनल टर्मरिक बोर्ड। हाल ही में खबर आई है कि तेलंगाना के निजामाबाद शहर में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के मुख्यालय का उद्घाटन कर दिया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस बोर्ड को बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। दरअसल इस बोर्ड का मुख्य लक्ष्य हल्दी से जुड़े तमाम मामलों में एक मजबूत नेतृत्व प्रदान करना है, ताकि हल्दी के उत्पादन और व्यापार से जुड़ी कोशिशों को और भी ज्यादा बढ़ाया जा सके। ये बोर्ड स्पाइस बोर्ड और अन्य सरकारी एजेंसियों के साथ मिलकर काम करेगा, ताकि हल्दी के क्षेत्र का तेजी से विकास हो सके और किसानों को इसका सही लाभ मिल पाए। ये पूरा काम वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की देखरेख में किया जाएगा। अगर हम इसकी बनावट की बात करें तो केंद्र सरकार द्वारा एक अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा, जो इस पूरे बोर्ड का संचालन संभालेगा। इसके अलावा इसमें आयुष मंत्रालय, फार्मास्यूटिकल्स, कृषि और किसान कल्याण जैसे विभागों के सदस्य भी शामिल होंगे। इतना ही नहीं, देश के 3 राज्यों के वरिष्ठ प्रतिनिधियों को रोटेशन के आधार पर इसमें जगह मिलेगी। साथ ही रिसर्च संस्थानों के विशेषज्ञ और हल्दी की खेती करने वाले किसानों और निर्यातकों के प्रतिनिधि भी इसका हिस्सा होंगे, ताकि हर स्तर पर सही फैसले लिए जा सकें। इस बोर्ड के सचिव की नियुक्ति वाणिज्य विभाग द्वारा की जाएगी। इस बोर्ड की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हल्दी में रिसर्च और उसकी वैल्यू बढ़ाने यानी वैल्यू एडिशन पर जोर देगा, ताकि विदेशों में इसकी मांग और बढ़े। ये बोर्ड लोगों को हल्दी के फायदों के प्रति जागरूक करेगा और खेती की पैदावार सुधारने के साथ साथ सप्लाई चेन को भी बेहतर बनाएगा, जिससे हमारे बाजार का विस्तार हो सके। भारत के लिए ये गर्व की बात है कि हम पूरी दुनिया में हल्दी के सबसे बड़े उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक हैं। हमारे देश में हल्दी की लगभग 30 किस्में उगाई जाती हैं। पूरी दुनिया में जितनी भी हल्दी पैदा होती है, उसका 70% हिस्सा अकेले भारत से आता है।
अगर भारत के अंदर की बात करें तो तेलंगाना, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश मिलकर देश की कुल पैदावार का 63.4% हिस्सा पैदा करते हैं। दुनिया के हल्दी व्यापार में भारत की हिस्सेदारी 62% से भी ज्यादा है और हम सबसे ज्यादा हल्दी बांग्लादेश, यूएई, अमेरिका और मलेशिया जैसे देशों को भेजते हैं। हमारे देश की कुछ खास हल्दी किस्मों को जीआई टैग भी मिला हुआ है, जैसे महाराष्ट्र की सांगली हल्दी और वैगांव हल्दी, तमिलनाडु की इरोड हल्दी और मेघालय की प्रसिद्ध लाकाडोंग हल्दी, जो अपनी गुणवत्ता के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। 100th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ एमएस स्वामीनाथन। हाल ही में नई दिल्ली में डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन की 100वीं जयंती के अवसर पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसे प्रधानमंत्री ने संबोधित किया। डॉक्टर स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। 1960 और 70 के दशक में जब भारत में अनाज की भारी कमी थी, तब डॉक्टर स्वामीनाथन ने आधुनिक ब्रीडिंग तकनीकों के जरिए पैदावार बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने मशहूर वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग के साथ मिलकर गेहूं की ऐसी किस्में तैयार की जिनमें बौने जीन डाले गए थे। इससे पौधे छोटे लेकिन मजबूत हो गए और उनकी उपज कई गुना बढ़ गई। उन्होंने मैक्सिकन गेहूं, कीसोनोरा और लर्मा रोजो 64 जैसी किस्मों के साथ साथ धान की अधिक पैदावार देने वाली इंडिका किस्मों को भारत में पेश किया। साल 1989 में उन्होंने पूसा बासमती विकसित करने में बड़ी भूमिका निभाई, जो दुनिया की पहली कम ऊंचाई वाली और ज्यादा उपज देने वाली बासमती किस्म थी। डॉक्टर स्वामीनाथन केवल पैदावार बढ़ाने तक ही नहीं रुके, उन्होंने सदाबहार क्रांति का विचार दिया। उनका कहना था कि हमें ऐसी खेती चाहिए जो प्रकृति को नुकसान पहुंचाए बिना लंबे समय तक उत्पादकता दे सके। ये तकनीक गरीबों और पर्यावरण दोनों के पक्ष में थी। इसके मुख्य हिस्सों में इको एग्रीकल्चर, बायो विलेज और विलेज नॉलेज सेंटर्स शामिल थे, ताकि गांव के स्तर पर ही किसानों को सही जानकारी और सामाजिक समानता मिल सके। खेती को सुरक्षित बनाने के लिए उन्होंने इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट यानी कीटों के जैविक नियंत्रण और इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट यानी खाद के संतुलित उपयोग पर भी बहुत जोर दिया। उन्होंने केवल लैब में काम नहीं किया, बल्कि किसानों की आर्थिक हालत सुधारने के लिए 2004 से 2006 तक राष्ट्रीय किसान आयोग की अध्यक्षता की। इस आयोग ने किसानों की समस्याओं पर 5 बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्ट दी थी। उन्होंने 1990 में नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज की भी स्थापना की, ताकि सरकार को खेती की नीतियों पर सही सलाह मिल सके। उनके इन महान कार्यों के लिए उन्हें दुनिया भर में सम्मान मिला। साल 2024 में उन्हें मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया है। इससे पहले उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण जैसे सम्मान मिल चुके थे। उन्हें 1987 में दुनिया का पहला विश्व खाद्य पुरस्कार मिला और 1971 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। क्रॉप्स एंड एनिमल फाइबर। मखाना। हाल ही में बिहार के पटना में आयोजित हुए पहले इंटरनेशनल बायर सेलर मीट में भारत के मखाना निर्यात को बढ़ाने की रणनीतियां शीर्षक वाली एक रिपोर्ट जारी की गई है। मखाना, जिसे फॉक्स नट भी कहा जाता है, असल में पानी में उगने वाली एक महत्वपूर्ण फसल है। विज्ञान की भाषा में इसे यूरियल फेरॉक्स कहते हैं और इसे प्रिकली वाटर लिली के नाम से भी जाना जाता है। ये मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय और उप उष्णकटिबंधीय जलवायु में अच्छी तरह बढ़ता है। मखाना मूल रूप से दक्षिण पूर्व एशिया और चीन का पौधा माना जाता है, लेकिन आज इसकी सबसे खास पहचान भारत से जुड़ी है। बिहार के मिथिला मखाना को साल 2022 में इसकी विशिष्टता के लिए जीआई टैग भी मिल चुका है। अगर हम दुनिया भर में मखाना उत्पादन की स्थिति देखें तो भारत का इसमें एक तरफा दबदबा है। पूरी दुनिया की 90% मखाना सप्लाई अकेले भारत करता है। खास बात यह है कि इसमें भी 85 से 90% योगदान केवल बिहार के मिथिला क्षेत्र का है। इतनी बड़ी मात्रा में पैदावार होने के बावजूद भारत के कुल उत्पादन का मात्र 1 से 2% हिस्सा ही अभी विदेशों में निर्यात किया जा रहा है। इसी क्षमता को और बेहतर बनाने के लिए केंद्रीय बजट 2025 से 2026 में बिहार मेम खाना बोर्ड बनाने की घोषणा की गई है। सेहत के नजरिए से देखें तो मखाना गुणों की खान है। इसमें जरूरी अमीनो एसिड, विटामिन और खनिज भरपूर मात्रा में होते हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि ये एक लो फैट फूड है। इसके फायदों की बात करें तो ये लो ग्लाइसेमिक लोड वाला भोजन है, जिसका मतलब है कि ये शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद करता है। इसके साथ ही इसमें एंटी एजिंग गुण भी होते हैं, जो बढ़ती उम्र के असर को कम करने में सहायक हैं। सिल्क। हाल ही में एक बहुत ही उत्साहजनक खबर सामने आई है कि भारत में कच्चे रेशम का उत्पादन काफी बढ़ गया है। साल 2017-18 में जहां ये 31.9 हजार मीट्रिक टन था, वहीं 2023-24 में ये बढ़कर 38.9 हजार मीट्रिक टन तक पहुंच गया है। अब समझते हैं कि रेशम आखिर बनता कैसे है। रेशम एक प्राकृतिक प्रोटीन फाइबर है जिसे रेशम के कीड़े तैयार करते हैं। मुख्य रूप से बॉम्बेक्स मोरी नाम की प्रजाति के कीड़ों से इसे प्राप्त किया जाता है। रेशम के कीड़ों को पालना और उनसे रेशम प्राप्त करना ही सेरीकल्चर या रेशम कीट पालन कहलाता है।
ये कीड़े शहतूत, करंडी और अर्जुन के पेड़ों की पत्तियों को खाते हैं और अपने चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बनाते हैं जिसे कोकून कहा जाता है। इसी कोकून को प्रोसेस करके रेशम का धागा और फिर कपड़ा तैयार किया जाता है। भारत के लिए गर्व की बात यह है कि पूरी दुनिया में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जो कुदरती रेशम की सभी 4 प्रमुख किस्मों का उत्पादन करता है। कपड़ा मंत्रालय के अनुसार भारत आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रेशम उत्पादक और सबसे बड़ा उपभोक्ता बन चुका है। इतना ही नहीं, हम लगभग 2027.56 करोड़ रुपए के रेशम उत्पादों का विदेशों में निर्यात भी कर रहे हैं। आइए जानते हैं भारत में मिलने वाले इन 4 तरह के रेशम के बारे में। सबसे पहले है शहतूत रेशम, जो भारत के कुल उत्पादन का लगभग 90% हिस्सा है। ये मुख्य रूप से कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में पैदा होता है। इसके बाद आता है टसर रेशम, जिसे कोसा भी कहा जाता है। इसे जंगली कीड़े अर्जुन और आसन जैसे पेड़ों पर बनाते हैं। झारखंड, छत्तीसगढ़ और ओडिशा इसके प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। तीसरी किस्म है एरी रेशम। इसे अहिंसा रेशम भी कहा जाता है क्योंकि इसके धागे निकालते समय कीड़ों को मारा नहीं जाता। इसका उत्पादन ज्यादातर पूर्वोत्तर भारत, खास तौर पर असम और मेघालय में होता है। अंत में है मोगा रेशम, जो पूरी दुनिया में सिर्फ असम की खासियत है। इसे एंथीरिया असमेंसिस नाम का कीड़ा बनाता है। इस रेशम में प्राकृतिक रूप से एक सुनहरी चमक होती है और ये बहुत ही टिकाऊ होता है। कॉटन। हाल ही में ये खबर चर्चा में है क्योंकि सरकार ने कपास की मांग और आपूर्ति के बीच के अंतर को कम करने के लिए इस पर लगने वाली आयात शुल्क की छूट को 31 दिसंबर 2025 तक बढ़ा दिया है। इसका सीधा मतलब ये है कि हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को सस्ता कच्चा माल मिलता रहे और आम आदमी के लिए कपड़ों के दाम न बढ़ें। कपास एक प्राकृतिक रेशा है जिसे सेमी जेरोफाइट कहा जाता है। इसका मतलब है कि ये पौधा कम पानी वाले इलाकों में भी जीवित रह सकता है। भारत में इसे खरीफ की फसल के रूप में अर्धशुष्क क्षेत्रों में उगाया जाता है। कपास की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये अलग अलग तरह की मिट्टी में खुद को ढाल लेता है। उत्तर भारत में ये गहरी जलोढ़ मिट्टी में, मध्य भारत में काली मिट्टी में और दक्षिण भारत में काली लाल मिट्टी के क्षेत्रों में उगता है। ये मिट्टी की लवणता को तो झेल लेता है, लेकिन इसे जलभराव से बहुत नुकसान होता है। कपास की अच्छी फसल के लिए कुछ खास जलवायु परिस्थितियों की जरूरत होती है। इसे ऊंचे तापमान और हल्की बारिश की आवश्यकता होती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके विकास के लिए साल में कम से कम 210 पाला मुक्त दिन होने चाहिए और खूब चमकदार धूप मिलनी चाहिए। अगर फसल पकते समय पाला गिर जाए तो इसके रेशे खराब हो सकते हैं। भारत दुनिया में कपास का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है, जहां पहले स्थान पर चीन है। लेकिन एक मामले में भारत पूरी दुनिया में सबसे अनोखा है। भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां कपास की 4 प्रमुख प्रजातियां उगाई जाती हैं। हमारे देश में महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, कर्नाटक, राजस्थान और मध्य प्रदेश मुख्य कपास उत्पादक राज्य हैं। ओपियम कल्टीवेशन। हाल ही में भारत सरकार ने नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस नियमों के तहत वर्ष 2025 से 26 के लिए अफीम की खेती की वार्षिक लाइसेंसिंग नीति घोषित की है। अफीम का पौधा, जिसे वैज्ञानिक रूप से पापावर सोम्निफेरम कहते हैं, अफीम गोंद का मुख्य स्रोत है। इस गोंद में कई प्राकृतिक और बेहद जरूरी एल्कलॉइड्स होते हैं। इनमें से प्रमुख हैं मॉर्फिन, कोडीन और थेबाइन। चिकित्सा क्षेत्र में इनका महत्व इतना अधिक है कि इनके बिना कई दवाएं बनाना संभव नहीं है। उदाहरण के लिए मॉर्फिन का उपयोग सबसे शक्तिशाली दर्द निवारक दवा के रूप में किया जाता है, जो गंभीर बीमारियों या सर्जरी के बाद होने वाले असहनीय दर्द में राहत देती है। वहीं कोडीन का इस्तेमाल अक्सर खांसी की सिरप बनाने में किया जाता है। दवाइयों के अलावा अफीम के पौधे को खाने योग्य बीज और बीजों के तेल के लिए भी उगाया जाता है, जिसका इस्तेमाल हमारी रसोई में होता है। भारत के लिए गौरव और जिम्मेदारी की बात यह है कि संयुक्त राष्ट्र के 1961 के सिंगल कन्वेंशन ऑन नारकोटिक ड्रग्स के तहत भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसे अफीम यानी अफीम का गोंद निकालने के लिए अधिकृत किया गया है। दुनिया के 11 अन्य देश भी अफीम की खेती करते हैं, लेकिन वे गोंद नहीं निकालते, वे इसे अन्य तरीकों से प्रोसेस करते हैं। भारत में ये पूरी खेती सरकार की कड़ी निगरानी में मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कुछ चुनिंदा इलाकों में की जाती है। हम भारत में अफीम की खेती के कानूनी और प्रशासनिक पहलुओं को करीब से समझेंगे। अफीम की खेती कोई सामान्य खेती नहीं है, बल्कि इसे बहुत ही कड़े नियमों के दायरे में रखा गया है। भारत में अफीम की खेती मुख्य रूप से एनडीपीएस एक्ट के तहत नियंत्रित की जाती है। ये कानून केंद्र सरकार को ये अधिकार देता है कि वो केवल चिकित्सा और वैज्ञानिक उपयोग के लिए ही अफीम की खेती को विनियमित और अनुमति दे। सरकार हर साल उन विशिष्ट क्षेत्रों या इलाकों की घोषणा करती है जहां अफीम उगाने की अनुमति होती है, जिन्हें लाइसेंस ट्रैक्ट्स कहा जाता है। वर्तमान में ये खेती मुख्य रूप से 3 राज्यों में की जाती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। इन राज्यों के केवल उन्हीं किसानों को खेती की अनुमति मिलती है जिनके पास वैध लाइसेंस होता है।
इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी करने और लाइसेंस जारी करने की जिम्मेदारी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स यानी CBN की होती है। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसान अपनी मर्जी से अफीम को बाजार में नहीं बेच सकते। नियमों के अनुसार किसानों को अपनी पूरी फसल केवल सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स को ही बेचनी पड़ती है और इसके बदले उन्हें सरकार द्वारा तय की गई कीमतें ही दी जाती हैं। ये सख्त व्यवस्था इसलिए बनाई गई है ताकि अफीम का इस्तेमाल केवल दवाइयों और शोध के लिए ही हो और इसे गलत हाथों में जाने से रोका जा सके। अदर की डेवलपमेंट्स। भारतीय इनिशिएटिव। हाल ही में एपिडा ने भारतीय स्टार्टअप्स को सहारा देने और भारत के खेती से जुड़े उत्पादों के निर्यात को पूरी दुनिया में बढ़ाने के लिए भारती नाम की एक बहुत ही खास पहल शुरू की है। अगर हम इसके पूरे नाम की बात करें तो भारती का अर्थ है भारत का एग्रीटेक रेजिलियंस एडवांसमेंट और इंक्यूबेशन फॉर एक्सपोर्ट इनेबलमेंट। इस पूरी योजना का मुख्य उद्देश्य हमारे देश के 100 एग्री फूड स्टार्टअप्स की मदद करना है ताकि साल 2030 तक भारत का कृषि निर्यात $50 बिलियन के बड़े आंकड़े तक पहुंच सके। इस सफर में जो स्टार्टअप्स चुने जाएंगे उन्हें 3 महीने का एक विशेष तेजी से आगे बढ़ने वाला कार्यक्रम यानी एक्सेलरेशन प्रोग्राम कराया जाएगा। इसमें उन्हें सिखाया जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार के हिसाब से अपना उत्पाद कैसे तैयार करें, निर्यात के लिए खुद को कैसे तैयार रखें, सरकारी नियमों का पालन कैसे करें और विदेशी बाजारों तक अपनी पहुंच कैसे बनाएं। ये पहल उन स्टार्टअप्स को खास तौर पर अपनी ओर आकर्षित करना चाहती है जो आज की आधुनिक तकनीक पर काम कर रहे हैं, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से खाने की गुणवत्ता की जांच करना, ब्लॉकचेन तकनीक से ये पता लगाना कि सामान खेत से आप तक कैसे पहुंचाया, फिर इंटरनेट ऑफ थिंग्स का इस्तेमाल करके कोल्ड चेन की व्यवस्था को बेहतर बनाना। सरकार चाहती है कि उन खास चीजों में नए आविष्कार हों जिनकी दुनिया भर में बहुत मांग है, जैसे कि GI टैग वाले खास क्षेत्रीय उत्पाद, पूरी तरह से प्राकृतिक यानी ऑर्गेनिक फूड, सुपरफूड्स, भारत के नए तरह के प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थ, पशुपालन से जुड़े उत्पाद और आयुष से संबंधित जड़ी बूटियां। इस पूरी योजना का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि निर्यात में आने वाली पुरानी समस्याओं का समाधान निकाला जा सकेगा। अक्सर हमारे उद्यमियों को सामान की क्वालिटी बनाए रखने, उसे खराब होने से बचा एक्सरे को कम करने और माल को एक जगह से दूसरी जगह भेजने यानी लॉजिस्टिक्स में काफी दिक्कतें आती थीं। भारतीय पहल इन्हीं मुश्किलों को दूर कर भारत को दुनिया का फूड बास्केट बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। मॉडर्नाइजेशन ऑफ वेयरहाउसिंग एंड बूस्टिंग PDS ट्रांसपेरेंसी। केंद्र सरकार ने हाल ही में हमारे गोदामों के कामकाज को आधुनिक बनाने, सामान पहुंचाने की व्यवस्था यानी सप्लाई चेन को बेहतर करने और सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी PDS में पारदर्शिता लाने के लिए कुछ बड़े डिजिटल कदम उठाए हैं। इस दिशा में सबसे पहली बड़ी पहल है भंडारण 360। इसे सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन द्वारा शुरू किया गया है। ये एक क्लाउड आधारित ERP प्लेटफॉर्म है जो मानव संसाधन, वित्त, गोदाम प्रबंधन और ठेकों की निगरानी जैसे सभी कामों को एक ही जगह जोड़ देता है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि अब गोदामों के कामकाज की रियल टाइम मॉनिटरिंग हो सकेगी और सभी सरकारी गोदामों में काम करने का तरीका एक जैसा और मानक स्तर का होगा। इसके साथ ही आयात निर्यात को आसान बनाने के लिए स्मार्ट EXIM वेयरहाउस सिस्टम लाया गया है। ये सिस्टम खास तौर पर कंटेनर डिपो और सामान्य गोदामों के लिए है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स फास्टैग और GNSS जैसी आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है। इससे गेट पर होने वाली कागजी कार्रवाई और यार्ड का प्रबंधन खुद ब खुद हो जाएगा, जिससे सामान को ट्रैक करना और इन्वेंट्री को संभालना बहुत आसान हो जाएगा। अब बात करते हैं अन्न दर्पण की, जिसे भारतीय खाद्य निगम ने पेश किया है। ये एक मोबाइल फ्रेंडली प्लेटफॉर्म है जो पुराने डिपो ऑनलाइन सिस्टम की जगह लेगा। ये अनाज की खरीद, भंडारण, ढुलाई और बिक्री से लेकर लेबर मैनेजमेंट तक सब कुछ एक ही जगह समेट लेता है। इसकी मदद से अधिकारियों को रियल टाइम डैशबोर्ड मिलेंगे, जिससे अनाज की सप्लाई चेन से जुड़े फैसले बहुत तेजी से लिए जा सकेंगे। अंत में सरकार ने आम जनता की आवाज सुनने के लिए आशा प्लेटफॉर्म यानी अन्न सहायता होलिस्टिक AI सॉल्यूशन लॉन्च किया है। यह एक AI आधारित सिस्टम है जो राशन कार्ड धारकों और लाभार्थियों को अपनी पसंद की भाषा में AI कॉल के माध्यम से फीडबैक देने की सुविधा देता है। इससे राशन वितरण में होने वाली किसी भी समस्या को सीधे सरकार तक पहुंचाया जा सकेगा। इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर। हाल ही में भारत सरकार की कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश के आगरा में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र यानी इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर का दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र खोलने को मंजूरी दे दी है। इस केंद्र यानी CIP के बारे में अगर विस्तार से समझे तो इसकी स्थापना साल 1971 में हुई थी। यह संस्थान मुख्य रूप से आलूशकर कंद और एंडियन मूल की जड़ों वाली फसलों पर ध्यान केंद्रित करता है। आज के समय में अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के 20 से भी ज्यादा देशों में इस संस्थान के रिसर्च सेंटर मौजूद हैं जो खेती को बेहतर बनाने में जुटे हुए हैं। इस संस्थान का असली मकसद खेती की प्रणालियों को बेहतर बनाना है। ये अलग अलग देशों और संस्थाओं के साथ साझेदारी और नए नए आविष्कारों के जरिए जलवायु परिवर्तन, पोषण और गरीबी जैसी बड़ी चुनौतियों का सामना करने की कोशिश करता है।
आपको जानकर हैरानी होगी कि इस महत्वपूर्ण संस्थान का मुख्यालय दक्षिण अमेरिका के पेरू देश की राजधानी लीमा में स्थित है। भारत के लिए ये एक बहुत ही गौरव की बात है, क्योंकि ये दूसरा बड़ा अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान है जो अपना क्षेत्रीय केंद्र हमारे देश में खोल रहा है। इससे पहले साल 2017 में वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान यानी इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई थी। आगरा में इस नए केंद्र के खुलने से न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे दक्षिण एशिया के किसानों को आलू की नई किस्मों और आधुनिक तकनीकों का लाभ मिलेगा। किसान क्रेडिट कार्ड। किसान क्रेडिट कार्ड, जिसे हम संक्षेप में केसीसी भी कहते हैं, इस योजना का मुख्य उद्देश्य हमारे किसानों को खेती से जुड़ी जरूरतों और उत्पादन के लिए समय पर कर्ज यानी क्रेडिट उपलब्ध कराना है। इस योजना की शुरुआत साल 1998 में हुई थी, लेकिन वक्त के साथ इसमें बड़े बदलाव किए गए। साल 2019 में सरकार ने इसका दायरा बढ़ा दिया और अब खेती के साथ साथ पशुपालन, डेयरी और मछली पालन से जुड़े लोग भी इसका लाभ उठा सकते हैं। अब सवाल आता है कि इस कार्ड को कौन ले सकता है। तो आपको बता दें कि वे किसान जिनकी अपनी जमीन है, जो किराए पर जमीन लेकर खेती करते हैं, यानी टेनेंट फार्मर्स, मौखिक पट्टेदार, बटाईदार और यहां तक कि स्वयं सहायता समूह या संयुक्त देयता समूह भी इसके पात्र हैं। ये कार्ड केवल बीज या खाद खरीदने तक सीमित नहीं है। केसीसी के जरिए मिलने वाली मदद का इस्तेमाल खेती और फसल कटाई के बाद के कामों, अनाज की मार्केटिंग के लिए, लोन, परिवार की घरेलू जरूरतों, खेती की मशीनों के रख रखाव के लिए, वर्किंग कैपिटल और डेयरी या मछली पालन जैसे सहयोगी कामों में निवेश के लिए भी किया जा सकता है। जहां तक कर्ज की सीमा यानी क्रेडिट लिमिट की बात है, तो इसका हिसाब इस आधार पर लगाया जाता है कि किसान कौन सी फसल उगा रहा है और उसका उद्देश्य क्या है। केसीसी जारी करने की जिम्मेदारी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, निजी बैंकों, स्मॉल फाइनेंस बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और ग्रामीण सहकारी बैंकों को दी गई है। एक बार जारी होने के बाद केसीसी की अवधि 5 साल की होती है और समय समय पर इसकी समीक्षा की जाती है ताकि किसान की जरूरतों के हिसाब से इसे अपडेट रखा जा सके। इसके अलावा अब इस पूरी व्यवस्था को डिजिटल और आसान बनाने के लिए किसान ऋण पोर्टल भी शुरू किया गया है, जो किसानों को लोन से जुड़ी हर जानकारी और सहायता एक ही जगह प्रदान करता है। इंटरनेशनल ईयर एंड डेकेड। संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस अक्सर किसी खास विषय पर दुनिया का ध्यान खींचने के लिए साल या दशक घोषित करता है और साल 2026 इस मामले में बहुत ही खास होने वाला है। साल 2026 को संयुक्त राष्ट्र और खाद्य एवं कृषि संगठन ने मिलकर अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में मनाने का फैसला किया है। इसका मकसद खेती बाड़ी में महिलाओं के कड़े परिश्रम और उनके योगदान को पूरी दुनिया के सामने लाना और उन्हें सम्मान देना है। इसी साल को अंतर्राष्ट्रीय चारागाह और चरवाहा वर्ष के रूप में भी मनाया जाएगा ताकि उन लोगों और जमीनों की सुरक्षा की जा सके जो पशुपालन पर निर्भर हैं। इतना ही नहीं, साल 2026 को सतत विकास के लिए स्वयंसेवकों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष भी घोषित किया गया है। ये उन लोगों को समर्पित है जो बिना किसी स्वार्थ के दुनिया को बेहतर बनाने के लिए अपना समय और मेहनत देते हैं। जब हम बड़े लक्ष्यों की बात करते हैं तो संयुक्त राष्ट्र कुछ खास दशकों को भी चिन्हित करता है, जैसे कि साल 2026 से साल 2035 तक के समय को सतत परिवहन का दशक माना गया है, जिसमें प्रदूषण कम करने वाले और सुरक्षित यातायात के साधनों पर पूरी दुनिया का जोर रहेगा। इसके साथ ही कुछ बड़े अभियान पहले से ही चल रहे हैं जिन्हें साल 2030 तक पूरा करना है। इनमें से एक है पारिस्थितिकी तंत्र बहाली का दशक, जिसे 2021 से 2030 तक के लिए चलाया जा रहा है ताकि हम अपनी बिगड़ती प्रकृति और जंगलों को फिर से हरा भरा बना सकें। इसी कड़ी में सतत विकास के लिए महासागर विज्ञान का दशक भी शामिल है, जो हमारे समुद्रों को समझने और उन्हें बचाने के लिए समर्पित है। इस कोर्सेज टैब से आप PT 365 और विजन IAS मंथली मैगजीन एक ही स्थान पर देख सकते हैं। 7. लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लेबर कोड्स। हाल ही में श्रम और रोजगार मंत्रालय ने 4 नए लेबर कोड लागू किए हैं जो हमारे देश के कामगारों के अधिकारों और नियमों को पूरी तरह बदल देंगे। इन नए नियमों में वेतन संहिता, औद्योगिक संबंध संहिता, सामाजिक सुरक्षा संहिता और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता शामिल है। सरकार ने ये बड़ा कदम इसलिए उठाया है ताकि पहले से चले आ रहे 29 पुराने केंद्रीय श्रम कानूनों को एक साथ जोड़कर सरल बनाया जा सके। अगर हम भारत के श्रम कानून ढांचे को समझें तो हमारे संविधान के अनुसार श्रम यानी लेबर समवर्ती सूची का विषय है, जो 7वीं अनुसूची में आता है, जिसका मतलब है कि केंद्र और राज्य दोनों इस पर कानून बना सकते हैं। भारत के श्रम बल की स्थिति देखें तो वर्ष 2024 में श्रम बल भागीदारी दर 59.6% रही है, जिसमें से 90% श्रमिक असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं। वर्ष 2023 से 24 के आंकड़ों के अनुसार भारत में 64.33 करोड़ लोग रोजगार में लगे थे, जिसमें महिलाओं की भागीदारी दर 41.7% दर्ज की गई है। इन मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए हमारे पास एक पूरा तंत्र है जिसमें श्रम और रोजगार मंत्रालय मुख्य भूमिका निभाता है।
इसके अलावा लेबर ब्यूरो औद्योगिक विवादों, छटनी और वेतन जैसी जानकारियों को प्रकाशित करता है और कानूनों के असर का मूल्यांकन करता है। वहीं मुख्य श्रम आयोग औद्योगिक झगड़ों को सुलझाने और श्रमिकों के कल्याण को बढ़ावा देने का काम करता है। कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए कर्मचारी राज्य बीमा योजना भी है, जो 1948 के कानून के तहत काम करती है और बीमारी या दुर्घटना की स्थिति में चिकित्सा सहायता देती है। ये उन कर्मचारियों के लिए है जिनकी मासिक आय 21,000 रुपए तक है। इसी तरह कर्मचारी भविष्य निधि संगठन रिटायरमेंट के बाद के लिए बचत का प्रबंधन करता है, जिसमें कर्मचारी और मालिक दोनों वेतन का एक निश्चित हिस्सा जमा करते हैं। अब कुछ जरूरी शब्दों को समझते हैं जो इन कानूनों में अक्सर इस्तेमाल होते हैं। जैसे फिक्स टर्म कर्मचारी वे होते हैं जो एक निश्चित समय के अनुबंध पर काम करते हैं और काम पूरा होते ही उनकी सेवा समाप्त हो जाती है। जब किसी कंपनी में कच्चे माल की कमी या प्राकृतिक आपदा के कारण मालिक काम नहीं दे पाता तो उसे ले ऑफ कहते हैं। वहीं अगर किसी कर्मचारी को अनुशासन के अलावा किसी और कारण से नौकरी से निकाला जाए तो उसे छटनी कहा जाता है, और जब कोई संस्थान हमेशा के लिए बंद हो जाए तो उसे क्लोजर कहते हैं। कई बार कर्मचारी सीधे मालिक के बजाय किसी ठेकेदार के माध्यम से काम पर रखे जाते हैं, जिसे कॉन्ट्रैक्ट लेबर कहते हैं। अंत में एक सबसे महत्वपूर्ण शब्द है फ्लोर वेज, जो केंद्र सरकार द्वारा तय किया गया एक न्यूनतम स्तर है, जिससे नीचे कोई भी राज्य सरकार अपना न्यूनतम वेतन निर्धारित नहीं कर सकती, ताकि हर मजदूर को जीवन जीने लायक कम से कम पैसा जरूर मिले। द कोड ऑन वेजेस 2019। ये कानून मजदूरों की कमाई और उनके हक से जुड़ा है। सरकार ने इस एक कोड को बनाने के लिए वेतन और पारिश्रमिक से संबंधित 4 पुराने कानूनों को आपस में मिला दिया है। इसका मुख्य उद्देश्य बहुत ही नेक है। एक तरफ मजदूरों के अधिकारों को मजबूत करना और दूसरी तरफ मालिकों के लिए कागजी कार्यवाही और नियमों के पालन को आसान और एक जैसा बनाना। इस कानून की सबसे बड़ी और खास बात है सार्वभौमिक न्यूनतम मजदूरी। पहले कई क्षेत्रों में न्यूनतम वेतन तय नहीं था, लेकिन अब संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों के हर कर्मचारी के पास न्यूनतम वेतन पाने का कानूनी अधिकार होगा। अब सवाल आता है कि ये वेतन तय कैसे होगा। इसके लिए 3 मुख्य आधार रखे गए हैं। कर्मचारी का कौशल, वह किस भौगोलिक क्षेत्र में काम कर रहा है और वहां काम की स्थितियां कैसी हैं, जैसे कि बहुत अधिक तापमान, नमी या कोई खतरनाक वातावरण। एक और क्रांतिकारी बदलाव है फ्लोर वेज की शुरुआत। केंद्र सरकार लोगों के रहन सहन के न्यूनतम स्तर को ध्यान में रखकर एक आधारभूत वेतन यानी फ्लोर वेज तय करेगी। हालांकि अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से इसमें थोड़ा बदलाव हो सकता है, लेकिन कोई भी राज्य सरकार अपने यहाँ का न्यूनतम वेतन इस फ्लोर वेज से कम नहीं रख पाएगी। इससे पूरे देश में वेतन की पर्याप्तता और एकरूपता सुनिश्चित होगी। मुआवजे और भुगतान के मामले में भी ये कोड बहुत सख्त और स्पष्ट है। ये आदेश देता है कि हर कर्मचारी को उसका वेतन समय पर मिलना चाहिए। साथ ही अगर कोई कर्मचारी अपनी ड्यूटी के घंटों से ज्यादा काम करता है तो उसे ओवरटाइम के रूप में सामान्य दर से कम 2 गुना भुगतान करना अनिवार्य होगा। अंत में इस कानून ने चीजों को बहुत सरल बना दिया है। पहले वेतन या कर्मचारी जैसी बुनियादी परिभाषाएं अलग अलग कानूनों में अलग अलग थीं, जिससे बहुत भ्रम होता था। अब पूरे कानूनी ढांचे में इन परिभाषाओं को एक समान कर दिया गया है, ताकि किसी भी तरह की उलझन न रहे और नियम सबके लिए साफ हों। द इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020। ये कानून किसी भी कारखाने या कंपनी में मालिक और कर्मचारियों के बीच के रिश्तों को तय करता है। सरकार ने विवादों को सुलझाने और औद्योगिक रिश्तों से जुड़े 3 पुराने कानूनों को मिलाकर इसे तैयार किया है। इसका मुख्य उद्देश्य ट्रेड यूनियनों, रोजगार की शर्तों और आपसी झगड़ों की जांच और समाधान की प्रक्रिया को एकदम सरल और स्पष्ट बनाना है। सबसे पहले बात करते हैं ट्रेड यूनियनों की। अब किसी भी यूनियन को बातचीत के लिए एकमात्र नेगोशिएटिंग यूनियन का दर्जा पाने के लिए कम से कम 51% सदस्यों का समर्थन चाहिए होगा। इससे बातचीत की प्रक्रिया आसान हो जाएगी। अगर किसी कंपनी में एक से ज्यादा यूनियन है और किसी के पास भी 51% बहुमत नहीं है, तो एक नेगोशिएटिंग काउंसिल बनाई जाएगी, जिसमें उन सभी यूनियनों के प्रतिनिधि शामिल होंगे जिनके पास कम से कम 20% कर्मचारी सदस्य के रूप में जुड़े हैं। एक और बड़ा बदलाव फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट को लेकर है। इसे अब आधिकारिक रूप से कानूनी रूप दे दिया गया है। इसका मकसद ठेका प्रथा को कम करना है, ताकि कर्मचारियों को सीधे कंपनी से जोड़ा जा सके और मालिकों के लिए भी लागत में बचत हो सके। साथ ही अब कर्मचारी की परिभाषा को भी बड़ा कर दिया गया है। अब इसमें सेल्स, प्रमोशन, स्टाफ, पत्रकार और वे सुपरवाइजरी कर्मचारी भी शामिल होंगे जो महीने के 18,000 रुपए तक कमाते हैं। जब बात छटनी या कंपनी बंद करने की आती है तो सरकार ने नियमों में थोड़ा लचीलापन दिया है। पहले जिस कंपनी में 100 कर्मचारी होते थे, उसे छटनी या तालाबंदी के लिए सरकार से मंजूरी लेनी पड़ती थी। अब यह सीमा बढ़ाकर 300 कर्मचारी कर दी गई है। राज्य सरकारें चाहें तो इस सीमा को और भी बढ़ा सकती हैं। इसके अलावा उद्योग की परिभाषा को भी व्यापक बनाया गया है। अब इसमें वो हर व्यवस्थित काम शामिल होगा जहां मालिक और कर्मचारी का रिश्ता है, चाहे वो मुनाफे के लिए हो या नहीं।
मजदूरों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए एक रीस्किलिंग फंड भी बनाया गया है। अगर किसी कर्मचारी की छटनी होती है तो मालिक को उसे फिर से प्रशिक्षित करने यानी रिट्रेनिंग के लिए उसके 15 दिनों के वेतन के बराबर पैसा इस फंड में देना होगा। अंत में रोजाना के छोटे मोटे झगड़ों को सुलझाने के लिए आंतरिक शिकायत निवारण समितियों का प्रावधान किया गया है। ये उन सभी संस्थानों में जरूरी होगा जहां 20 या उससे ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं, ताकि विवाद अदालत जाने से पहले घर में ही सुलझ सकें। द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020। सरकार ने सामाजिक सुरक्षा से जुड़े 9 पुराने कानूनों को मिलाकर ये नया कानून तैयार किया है। इसका सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि सामाजिक सुरक्षा का लाभ सिर्फ सरकारी या बड़ी कंपनियों के लोगों तक सीमित न रहे, बल्कि ये असंगठित क्षेत्र गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स जैसे सभी कामगारों तक पहुंचे। इस कानून की एक ऐतिहासिक बात यह है कि इसमें पहली बार गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को कानूनी रूप से परिभाषित किया गया है। आज के दौर में जो लोग जोमैटो, स्विगी या ओला जैसे ऐप आधारित प्लेटफॉर्म्स के लिए काम करते हैं, उन्हें भी अब सामाजिक सुरक्षा मिलेगी। नियम के अनुसार इन कंपनियों को अपने सालाना टर्नओवर का 1% से 2% हिस्सा सामाजिक सुरक्षा फंड में योगदान देना होगा, जो कि कर्मचारियों को किए जाने वाले कुल भुगतान के 5% से अधिक नहीं होगा। इसके अलावा कर्मचारी राज्य बीमा के दायरे को भी बहुत बढ़ा दिया गया है। अब ESIC पूरे भारत में लागू होगा और अधिसूचित क्षेत्रों की पुरानी शर्त खत्म कर दी गई है। जिन संस्थानों में 10 से कम कर्मचारी हैं, वे भी मालिक और कर्मचारी की आपसी सहमति से स्वेच्छा से इस योजना का हिस्सा बन सकते हैं। साथ ही खतरनाक व्यवसायों में काम करने वालों और बागान श्रमिकों के लिए इसे अब अनिवार्य कर दिया गया है। वेतन की परिभाषा को लेकर भी एक बहुत बड़ा सुधार हुआ है। अब वेतन में मूल वेतन, महंगाई भत्ता और रिटेनिंग अलाउंस को शामिल किया गया है। इसमें यह भी सुनिश्चित किया गया है कि कुल पारिश्रमिक का 50% हिस्सा वेतन की गणना के लिए जोड़ा जाए, ताकि ग्रेच्युटी और पेंशन जैसे लाभों की गणना में कोई भेदभाव न हो और सबको एक समान लाभ मिले। एक और राहत की खबर फिक्स टर्म कर्मचारियों के लिए है। पहले ग्रेच्युटी पाने के लिए 5 साल की लगातार सेवा जरूरी थी, लेकिन अब इन कर्मचारियों के लिए यह सीमा घटाकर सिर्फ 1 साल कर दी गई है। अंत में सरकार ने असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने का फैसला किया है। ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा जहां मजदूरों का पंजीकरण और उनके कौशल की जानकारी होगी, जिससे उन तक सरकारी योजनाओं और मदद को सीधे पहुंचाना आसान हो जाएगा। द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020। ये कानून सीधे तौर पर उस माहौल से जुड़ा है जहां एक मजदूर अपना दिन बिताता है। सरकार ने कार्यस्थल पर सुरक्षा और बेहतर सुविधाओं से जुड़े 13 पुराने केंद्रीय कानूनों को मिलाकर ये एक संहिता तैयार की है। इसका मुख्य उद्देश्य 2 चीजों के बीच संतुलन बनाना है। पहला, मजदूरों के अधिकारों और उनकी सुरक्षा की गारंटी देना, और दूसरा, व्यापार करने के नियमों को आसान बनाना ताकि देश में निवेश बढ़ सके। इस कानून में एकीकृत पंजीकरण की व्यवस्था की गई है। अब जिस भी संस्थान में 10 या उससे ज्यादा कर्मचारी हैं, से इलेक्ट्रॉनिक तरीके से अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। लेकिन एक बहुत ही मानवीय प्रावधान ये भी है कि अगर कोई काम बहुत खतरनाक या जानलेवा है तो सरकार इस कानून के नियमों को किसी भी ऐसे संस्थान पर लागू कर सकती है जहां भले ही सिर्फ एक ही कर्मचारी क्यों न काम कर रहा हो। इससे छोटे से छोटे स्तर पर काम करने वाले लोगों की जान की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। प्रवासी मजदूरों के लिए भी इस कानून में बहुत बड़ी राहत दी गई है। अब अंतर राज्य प्रवासी मजदूर की परिभाषा को व्यापक बनाया गया है। अब इसमें वे सभी मजदूर शामिल होंगे जो चाहे किसी ठेकेदार के जरिए आए हो, सीधे कंपनी में भर्ती हुए हो, या फिर खुद अपनी मर्जी से दूसरे राज्य में काम की तलाश में आए हों। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए भी एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। अब महिलाएं हर तरह के संस्थानों में काम कर सकेंगी और उनकी सहमति और सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों के साथ वे रात की पाली में भी काम कर सकेंगी। काम की गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों को तय करने के लिए सरकार ने 6 अलग अलग बोर्डों की जगह एक एकल राष्ट्रीय व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य सलाहकार बोर्ड बनाने का फैसला किया है। ये एक त्रिपक्षीय बोर्ड होगा जो पूरे देश के लिए एक समान सुरक्षा मानक तय करेगा। साथ ही जमीनी स्तर पर निगरानी के लिए भी नियम सख्त किए गए हैं। जिन कारखानों में 500 से ज्यादा, निर्माण कार्यों में 250 से ज्यादा और खदानों में 100 से ज्यादा मजदूर हैं, वहां एक सुरक्षा समिति बनाना अनिवार्य होगा। इसी तरह 250 से ज्यादा मजदूरों वाले संस्थानों में एक कल्याण अधिकारी की नियुक्ति भी जरूरी होगी, जो मजदूरों की सुख सुविधाओं का ध्यान रखेगा। ठेका मजदूरी के नियमों में भी बदलाव किया गया है। अब ये नियम उन ठेकेदारों पर लागू होंगे जिनके पास 50 से ज्यादा मजदूर हैं, जबकि पहले ये सीमा 20 थी। इसके अलावा सफाई जैसे कुछ मुख्य कार्यों में भी शर्तों के साथ ठेका मजदूरों के इस्तेमाल की अनुमति दी गई है। अंत में काम के घंटों को लेकर भी स्थिति साफ कर दी गई है। एक मजदूर से दिन में अधिकतम 8 घंटे और हफ्ते में 48 घंटे ही काम लिया जा सकेगा। ये कानून न केवल मजदूरों के स्वास्थ्य का ख्याल रखता है, बल्कि उन्हें एक सुरक्षित और गरिमापूर्ण कार्यस्थल देने का वादा भी करता है। रिवैम्प्ड पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे।
हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने जनवरी से दिसंबर 2024 के बीच के रोजगार और बेरोजगारी से जुड़े आंकड़े जारी किए हैं। ये सर्वे हमारे लिए ये समझना आसान बनाता है कि देश में कितने लोगों के पास काम है और कितने लोग काम की तलाश में हैं। पीएलएफएस की शुरुआत साल 2017 में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा की गई थी और इसे राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी एनएसओ आयोजित करता है। इसके मुख्य रूप से दो बड़े उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य ये है कि शहरी क्षेत्रों में हर 3 महीने के छोटे अंतराल पर रोजगार की स्थिति का पता लगाया जाए, जिसे वर्तमान साप्ताहिक स्थिति कहा जाता है। हालांकि अब इसमें ग्रामीण क्षेत्रों को भी शामिल कर लिया गया है। दूसरा उद्देश्य ये है कि हर साल ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों में सामान्य स्थिति और साप्ताहिक स्थिति दोनों के आधार पर रोजगार के सालाना आंकड़े तैयार किए जाएं। इस सर्वे को सही से समझने के लिए कुछ तकनीकी शब्दों को जानना जरूरी है। सबसे पहले आता है श्रम बल भागीदारी दर, जिसका मतलब है कि कुल आबादी में से कितने प्रतिशत लोग या तो काम कर रहे हैं या काम की तलाश में हैं। इसके बाद है श्रमिक जनसंख्या अनुपात, जो हमें बताता है कि कुल आबादी में से कितने प्रतिशत लोग वास्तव में रोजगार में लगे हुए हैं। फिर आती है बेरोजगारी दर, जो ये बताती है कि श्रम बल में शामिल लोगों में से कितने प्रतिशत लोगों को काम नहीं मिल पा रहा है। सर्वे में किसी व्यक्ति के काम की स्थिति को दो तरह से मापा जाता है। पहली है सामान्य स्थिति, जिसमें पिछले 365 दिनों के काम का हिसाब देखा जाता है। इसमें प्रधान गतिविधि स्थिति वह है जिसमें व्यक्ति ने साल का सबसे ज्यादा समय बिताया हो, और सहायक आर्थिक गतिविधि स्थिति वह है जिसमें व्यक्ति ने मुख्य काम के अलावा कम से कम 30 दिन कोई दूसरा आर्थिक काम किया हो। दूसरी स्थिति है वर्तमान साप्ताहिक स्थिति, जिसमें सर्वे की तारीख से ठीक पिछले 7 दिनों का रिकॉर्ड देखा जाता है। इसके अलावा एक वर्तमान दैनिक गतिविधि स्थिति भी होती है, जिसमें यदि किसी व्यक्ति ने एक दिन में 1 घंटा या उससे अधिक काम किया है तो उसे उस दिन के लिए काम की स्थिति में माना जाता है। ये आंकड़े सरकार को नई नीतियां बनाने और ये समझने में मदद करते हैं कि देश के युवाओं और मजदूरों को किन क्षेत्रों में ज्यादा सहयोग की जरूरत है। अदर डेवलपमेंट रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग। स्किल इंडिया मिशन। हाल ही में इस मिशन ने अपनी सफलता के 10 साल पूरे कर लिए हैं, जो हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा गौरव का क्षण है। इस मिशन की शुरुआत साल 2015 में की गई थी और इसका मुख्य उद्देश्य युवाओं को आधुनिक समय की जरूरतों के हिसाब से कौशल प्रदान करना है। इस पूरे मिशन की देखरेख कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय करता है। इस काम में मंत्रालय का सबसे बड़ा साथी राष्ट्रीय कौशल विकास निगम है। एनएसडीसी को साल 2008 में गैर लाभकारी कंपनी के रूप में बनाया गया था, जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर काम करती है। यानी इसमें सरकार और निजी क्षेत्र दोनों मिलकर काम करते हैं ताकि युवाओं को वो ट्रेनिंग मिल सके जिसकी बाजार में मांग है। स्किल इंडिया मिशन के तहत कई महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिन्हें अब एक साथ मिलाकर स्किल इंडिया प्रोग्राम का नाम दे दिया गया है। इनमें सबसे प्रमुख है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जिसकी शुरुआत 2015 में हुई थी। इसमें युवाओं को मुफ्त में कम अवधि की ट्रेनिंग दी जाती है और प्रमाण पत्र भी प्रदान किया जाता है। फिलहाल इसका 4.0 वर्षन चल रहा है, जिसका खास फोकस भविष्य के कौशल जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स पर है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जन शिक्षण संस्थान योजना काम कर रही है। ये उन लोगों के लिए वरदान है जो स्कूल नहीं जा पाए या बीच में पढ़ाई छोड़ दी। ये योजना उन्हें उनके गांव और घर के पास ही व्यावसायिक ट्रेनिंग देती है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता प्रोत्साहन योजना भी चलाई जा रही है। इसका मकसद 14 से 35 साल के युवाओं को कंपनियों में अप्रेंटिस के तौर पर काम सिखाना है। सरकार इसमें आर्थिक मदद भी देती है, जहां वजीफे का 25% हिस्सा यानी प्रति महीने 1500 रुपए तक सीधे डीबीटी के जरिए छात्र के खाते में भेजा जाता है। अंत में ग्रामीण विकास के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना का जिक्र करना जरूरी है, जिसकी शुरुआत 2014 में हुई थी। ये योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का हिस्सा है। इसका मुख्य लक्ष्य गांव के गरीब परिवारों के युवाओं की आय को बढ़ाना और उनके करियर के सपनों को पूरा करना है। इंडिया स्किल्स एक्सेलरेटर इनिशिएटिव। हाल ही में श्रम और कौशल विकास मंत्रालय ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ मिलकर इस खास पहल की शुरुआत की है। ये पहल भारत के युवाओं को दुनिया के बदलते बाजार के लिए तैयार करने का एक बहुत बड़ा मंच है। इस स्किल्स एक्सेलरेटर का मुख्य उद्देश्य बहुत ही दूरगामी है। इसका लक्ष्य करियर में आने वाले बदलावों को आसान बनाना और ट्रेनिंग को इतने बड़े स्तर पर ले जाना है कि वो सीधे तौर पर उद्योगों की जरूरतों से जुड़ सके। खास तौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और स्वच्छ ऊर्जा जैसे भविष्य के क्षेत्रों में युवाओं को हुनरमंद बनाने पर इसका सबसे ज्यादा जोर है। इस पहल की बनावट बहुत ही दिलचस्प है। ये एक पब्लिक प्राइवेट कोलैबोरेशन प्लेटफॉर्म है, यानी इसमें सरकार और निजी क्षेत्र दोनों साथ मिलकर काम करेंगे ताकि अलग अलग क्षेत्रों में नए नए प्रयोग किए जा सकें। ये मंच एक ऐसी जगह बनेगा जहां सरकार की नीतियां और बड़ी कंपनियों की जरूरतें एक साथ मिलेंगी।
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इंडिया स्किल्स एक्सेलरेटर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक वैश्विक मुहिम का हिस्सा है जिसे स्किलिंग रिवॉल्यूशन कहा जाता है। इस मुहिम का मकसद दुनिया भर की सरकारों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करना है कि वे अपने देश के हर मजदूर और कर्मचारी को नए जमाने के हिसाब से अपडेट करें, चाहे किसी की शिक्षा कितनी भी हो या वो अभी किसी नौकरी में हो या ना हो। इस पहल के जरिए उसे अपनी स्किल्स को सुधारने का पूरा मौका मिलेगा। ये कदम भारत को दुनिया की स्किल कैपिटल बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ी छलांग है। पीएम सेतु, इस योजना का नाम है पीएम सेतु, जिसका पूरा नाम प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड आईटीआई है। इस योजना की घोषणा बजट 2024 से 25 में की गई थी और अब इसे कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा एक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में लॉन्च कर दिया गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य हमारे मौजूदा आईटीआई को आधुनिक और आकर्षक बनाना है। सरकार चाहती है कि ये संस्थान अब सिर्फ सरकारी संस्थान न रहें, बल्कि ऐसे संस्थान बने जो सरकार की देखरेख में हों लेकिन उद्योगों द्वारा संचालित किए जाएं। इसके लिए राज्य सरकारों और निजी उद्योगों के साथ मिलकर काम किया जाएगा ताकि यहां से निकलने वाले युवाओं को तुरंत नौकरी मिल सके। अगर हम इसके बजट की बात करें तो अगले 5 वर्षों के लिए इस पर कुल 60,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसमें केंद्र सरकार 30,000 करोड़ रुपए, राज्य सरकारें 20,000 करोड़ रुपए और उद्योग जगत 10,000 करोड़ रुपए का योगदान देंगे। दिलचस्प बात यह है कि केंद्र के हिस्से का 50% पैसा एशियाई विकास बैंक और विश्व बैंक द्वारा बराबर बराबर वित्त पोषित किया जाएगा। पीएम सेतु योजना को लागू करने के लिए एक खास तरीका अपनाया गया है जिसे हब एंड स्पोक मॉडल कहते हैं। इसके तहत 200 मुख्य आईटीआई को हब बनाया जाएगा जो अपने साथ जुड़े हुए 800 स्पोक आईटीआई का मार्गदर्शन करेंगे। इस योजना के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से हैं, जैसे कि पुराने कोर्सेज को बदला जाएगा और उद्योगों की मांग के अनुसार नए कोर्सेज शुरू किए जाएंगे। इन संस्थानों को चलाने के लिए स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाए जाएंगे जिनमें बड़े औद्योगिक पार्टनर्स को एंकर इंडस्ट्री पार्टनर बनाया जाएगा। ये पार्टनर ये सुनिश्चित करेंगे कि ट्रेनिंग सिर्फ कागजों पर न हो बल्कि इसका परिणाम रोजगार के रूप में मिले। साथ ही अब आईटीआई में न केवल छोटे कोर्सेज होंगे बल्कि लंबे समय वाले डिप्लोमा और एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम्स के रास्ते भी खोले जाएंगे। भारत के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों यानी आईटीआई के बारे में बात करेंगे जो हमारे देश में व्यावसायिक शिक्षा की रीढ़ माने जाते हैं। अगर हम आईटीआई की संरचना को देखें तो ये राज्य द्वारा संचालित संस्थान है जो 1950 के दशक से ही भारत में व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण के मुख्य आधार रहे हैं। इन संस्थानों की मान्यता और प्रबंधन की जिम्मेदारी कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के तहत आने वाले प्रशिक्षण महानिदेशालय की होती है। अगर हम वर्तमान स्थिति पर नजर डालें तो आज के समय में लगभग 15,034 आईटीआई संचालित हैं, जिनमें से 78% निजी स्वामित्व वाले हैं। आईटीआई के स्तर को और बेहतर बनाने के लिए सरकार कई महत्वपूर्ण योजनाएं भी चला रही है। इनमें स्ट्राइव मॉडल आईटीआई और उत्तर पूर्वी राज्यों में कौशल विकास बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए ईएसडीआई जैसी योजनाएं शामिल हैं। ये सभी प्रयास मिलकर हमारे युवाओं को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने और उन्हें रोजगार के लिए तैयार करने का काम कर रहे हैं। अदर की डेवलपमेंट्स, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर। हाल ही में हमारी वित्त मंत्री ने उद्योग जगत और सरकार से मिलकर काम करने का आग्रह किया है ताकि भारत में इन सेंटर्स की संख्या बढ़ाई जा सके। उनका लक्ष्य उन फॉर्च्यून 500 कंपनियों को भारत की ओर आकर्षित करना है जिन्होंने अब तक यहां अपनी मौजूदगी दर्ज नहीं कराई है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जीसीसी असल में होते क्या है। इन्हें ग्लोबल इन हाउस सेंटर या कैप्टिव्स के नाम से भी जाना जाता है। सरल शब्दों में कहें तो ये बड़ी वैश्विक कंपनियों द्वारा दूसरे देशों में स्थापित किए गए अपने खुद के केंद्र होते हैं जो अपनी मुख्य संस्था या पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन को विभिन्न सेवाएं प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए अमेरिका की कोई बड़ी कंपनी भारत में अपना जीसीसी खोल सकती है जहां से उसकी आईटी सेवा एंड रिसर्च और डेवलपमेंट या कस्टमर सपोर्ट का काम संभाला जाता है। इन सेंटर्स की सबसे खास बात यह है कि ये किसी बाहरी कंपनी को आउटसोर्स नहीं किए जाते बल्कि ये उस वैश्विक कॉरपोरेट संगठन के आंतरिक ढांचे का ही हिस्सा होते हैं। भारत इन ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स के लिए दुनिया की सबसे पसंदीदा जगह बनता जा रहा है। इसके पीछे कई बड़े कारण हैं, जैसे कि यहाँ काम करने की लागत बहुत कम है, यानी कॉस्ट एफिशिएंसी, और हमारी डिजिटल और नीतिगत तैयारी जैसे कि स्मार्ट सिटी और डिजिटल इंडिया मिशन। इसके अलावा भारत में हुनरमंद युवाओं की कोई कमी नहीं है। हमारे पास बहुत ही कुशल और कम लागत वाला वर्कफोर्स मौजूद है जो अंग्रेजी बोलने में भी निपुण है। साथ ही भारत का एक बहुत बड़ा उपभोक्ता बाजार भी इन कंपनियों को यहाँ अपने सेंटर खोलने के लिए प्रेरित करता है। ये सेंटर्स न केवल देश में रोजगार पैदा कर रहे हैं बल्कि भारत को दुनिया की इनोवेशन राजधानी बनाने की दिशा में भी ले जा रहे हैं। भारत में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर की वर्तमान स्थिति के बारे में जो हमारी अर्थव्यवस्था की वैश्विक पहचान बन रहे हैं। आपको ये जानकर गर्व होगा कि आज भारत में 800 से भी अधिक जीसीसी मौजूद हैं जो दुनिया भर के कुल जीसीसी का लगभग 50% हिस्सा है।
आर्थिक योगदान के मामले में देखें तो इनका सीधा सकल मूल्य वर्धन $68 बिलियन है, जिसके 2030 तक बढ़कर $150 से $200 बिलियन होने की उम्मीद है। रोजगार के आंकड़ों की बात करें तो ये सेंटर लगभग 2.16 मिलियन लोगों को रोजगार देते हैं और ये संख्या 2030 तक बढ़कर 2.5 से 2.8 मिलियन तक पहुंचने की संभावना है। पिछले 5 वर्षों में इन सेंटर्स ने 11% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर से प्रगति की है और देश के सकल घरेलू उत्पाद में इनका योगदान 1.6% रहा है। ये आंकड़े स्पष्ट करते हैं कि चाहे वो जमीनी स्तर पर हुनर सिखाने वाले ITI हों या वैश्विक स्तर की सेवाएं देने वाले GCC, दोनों ही भारत के आर्थिक भविष्य को उज्जवल बना रहे हैं। लिविंग वेज। हाल ही में श्रम और रोजगार मंत्रालय मजदूरों के कल्याण को बेहतर बनाने और काम में लोगों की भागीदारी, खास तौर पर महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए लिविंग वेज पर चर्चा कर रहा है। अभी तक हमारे देश में कानूनी रूप से न्यूनतम मजदूरी का ही प्रावधान रहा है, लेकिन अब सोच इससे आगे बढ़ रही है। इन दोनों के अंतर को समझना बहुत जरूरी है। न्यूनतम मजदूरी वह वेतन है जो न केवल जीवन जीने के लिए जरूरी है, बल्कि मजदूर की कार्यक्षमता को बनाए रखने के लिए भी आवश्यक है। यह न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के तहत कानूनी रूप से अनिवार्य है और केंद्र व राज्य दोनों सरकारें इसे तय या बदल सकती हैं। नए वेतन संहिता 2019 के तहत अब ये सार्वजनिक, निजी, संगठित और असंगठित यानी हर तरह के रोजगार पर लागू होती है। दूसरी तरफ लिविंग वेज का स्तर कहीं अधिक ऊंचा और मानवीय है। ये वो वेतन है जो मजदूर और उसके परिवार को एक सम्मानजनक जीवन स्तर प्रदान करता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार इसमें भोजन, आवास, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, परिवहन और कपड़ों जैसी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने की क्षमता होनी चाहिए। लिविंग वेज आमतौर पर न्यूनतम मजदूरी से अधिक होती है और इसे तय करते समय अलग अलग क्षेत्रों की महंगाई और जरूरतों का भी ध्यान रखा जाता है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 43 में भी ये कहा गया है कि राज्य ये प्रयास करेगा कि उपयुक्त कानून के जरिए सभी मजदूरों को लिविंग वेज सुनिश्चित की जा सके। सरल शब्दों में कहे तो न्यूनतम मजदूरी हमें जीवित रखती है, जबकि लिविंग वेज हमें सम्मान के साथ जीने का मौका देती है। आगे हम और भी PT 365 और मंथली मैगजीन को इसी चैनल पर कवर करेंगे, इसलिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। 8. बिजनेस, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। हाल ही में हमारी संसद में फाइनेंस की स्टैंडिंग कमेटी ने एक बेहद महत्वपूर्ण रिपोर्ट पेश की है। इस रिपोर्ट का विषय है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी CCI की बदलती भूमिका, खासकर आज के डिजिटल दौर में। अब आप सोच रहे होंगे कि ये CCI आखिर है क्या? इसे आप बाजार का एक रेफरी मान सकते हैं, जिसका काम ये सुनिश्चित करना है कि खेल यानी व्यापार पूरी तरह निष्पक्ष हो। अगर हम इसके इतिहास की बात करें तो इसकी स्थापना साल 2003 में कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 के तहत की गई थी, लेकिन इसने पूरी तरह से अपना काम करना यानी ऑपरेशनल होना साल 2009 से शुरू किया। ये संस्था भारत सरकार के कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत आती है और इसका मुख्य सचिवालय नई दिल्ली में स्थित है। अब अगर हम इसकी बनावट यानी कंपोजिशन को देखें तो इसमें एक अध्यक्ष और 6 सदस्य होते हैं, जिनकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि किसी कंपनी को CCI का फैसला सही न लगे। ऐसी स्थिति के लिए एक अपीलीय प्राधिकरण बनाया गया है, जिसे नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल या संक्षेप में NCLAT कहा जाता है। ये ट्रिब्यूनल कंपनी एक्ट 2013 के तहत काम करता है और कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 से जुड़े मामलों की सुनवाई करता है। इस तरह ये पूरी व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि हमारे देश के व्यापारिक जगत में न्याय और पारदर्शिता बनी रहे। CCI का मुख्य काम बाजार से उन तौर तरीकों को खत्म करना है जो स्वस्थ कंपटीशन के खिलाफ हों। जब बाजार में सही कंपटीशन होता है तभी ग्राहकों यानी हम और आप जैसे कंज्यूमर्स के हितों की रक्षा होती है। इसके अलावा यह आयोग सरकार को कंपटीशन से जुड़े मुद्दों पर सलाह देता है और अगर कोई कंपनी गलत तरीके अपनाती है तो ये उसकी जांच कर सकता है और उन पर भारी जुर्माना भी लगा सकता है। व्यापार की दुनिया में अक्सर 2 कंपनियां आपस में मिल जाती हैं, जिसे हम विलय कहते हैं। CCI इन विलय पर भी नजर रखता है ताकि कोई एक कंपनी इतनी बड़ी ना हो जाए कि वो पूरे बाजार पर कब्जा कर ले। जैसे जैसे दुनिया बदल रही है, चुनौतियां भी बदल रही हैं, इसलिए CCI खुद को भी लगातार अपडेट कर रहा है। इसी दिशा में एक बड़ा कदम है कॉम्पिटिशन अमेंडमेंट एक्ट 2023। इसके तहत एक नया नियम लाया गया है जिसे डील वैल्यू थ्रेशोल्ड कहते हैं। खासकर डिजिटल बाजार में अक्सर बड़ी कंपनियां छोटी लेकिन उभरती हुई कंपनियों को खरीद लेती हैं। अब नियम यह है कि अगर किसी भी सौदे यानी ट्रांजैक्शन की कीमत 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा है तो उसकी जानकारी CCI को देना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही सेटलमेंट और कमिटमेंट की एक नई व्यवस्था शुरू की गई है। इसमें अगर किसी कंपनी पर आरोप है तो वो खुद आगे आकर अपनी गलतियों को सुधारने का वादा कर सकती है ताकि कानूनी कार्यवाही जल्दी खत्म हो सके। साथ ही अब अगर कोई कंपनी CCI के फैसले के खिलाफ अपील करना चाहती है तो उसे लगाए गए जुर्माने का 25% हिस्सा पहले जमा करना होगा।
एक और बहुत जरूरी बदलाव आया है जिसे हम कॉस्ट रेगुलेशंस 2025 कहते हैं। ये नियम प्रीडेटरी प्राइसिंग को रोकने के लिए बनाया गया है। प्रीडेटरी प्राइसिंग का मतलब है जब कोई बड़ी कंपनी जानबूझकर अपने सामान की कीमत इतनी कम कर देती है कि छोटे दुकानदार या कंपनियां बाजार से बाहर हो जाएं। कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 की धारा 4 के तहत इसे अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल माना जाता है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में। हाल ही में भारत ने इस योजना के सफल 10 साल पूरे होने का जश्न मनाया है। वित्त मंत्रालय द्वारा साल 2015 में शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य उन लोगों को वित्तीय मदद पहुंचाना है जिनके पास बड़े व्यापारिक संसाधन नहीं है। अगर आप ये लोन लेना चाहते हैं तो आप अपने पास की किसी भी बैंक शाखा, माइक्रो फाइनेंस संस्थान या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में जा सकते हैं या फिर घर बैठे उद्यमी मित्र पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है कि मुद्रा खुद सीधे लोन नहीं देती है। ये एक रिफाइनेंस एजेंसी है, जिसका मतलब है कि ये बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों को पैसा उपलब्ध कराती है ताकि वे आगे लोगों को लोन दे सके। इस योजना के तहत लोन को 4 श्रेणियों में बांटा गया है ताकि हर किसी की जरूरत पूरी हो सके। पहली श्रेणी है शिशु, जिसमें 50,000 रुपए तक का लोन मिलता है। दूसरी है किशोर, जिसमें 50,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक की मदद दी जाती है। तीसरी श्रेणी है तरुण, जिसमें 5 लाख से 10 लाख रुपए तक का लोन मिलता है। और अब एक नई श्रेणी तरुण प्लस भी है, जिसमें उन उद्यमियों को 10 लाख से 20 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है जिन्होंने तरुण कैटेगरी का पिछला लोन सफलतापूर्वक चुका दिया है। इस योजना के तहत आपको टर्म लोन, ओवरड्राफ्ट या वर्किंग कैपिटल जैसी हर तरह की वित्तीय सहायता मिलती है। यहाँ तक कि जनधन योजना के तहत मिलने वाले 10,000 रुपए के ओवरड्राफ्ट को भी अब मुद्रा लोन की श्रेणी में ही रखा गया है। इस योजना की सबसे बड़ी और खास बात यह है कि ये पूरी तरह से कोलैटरल फ्री है। इसका मतलब है कि लोन लेने के लिए आपको बैंक के पास कोई गारंटी या जमीन जायदाद के कागज गिरवी रखने की जरूरत नहीं है। इन लोन्स की गारंटी सरकार द्वारा बनाए गए एक विशेष फंड द्वारा ली जाती है। ब्याज दरों की बात करें तो इन्हें फिक्स नहीं रखा गया है, बल्कि ये बाजार के अनुसार तय होती हैं। लेकिन सरकार महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए माइक्रो फाइनेंस संस्थाओं को ब्याज दरों में 25 बेसिस पॉइंट्स की विशेष छूट भी देती है। आंकड़े बताते हैं कि ये योजना वाकई रंग ला रही है। साल 2016 में किशोर लोन का हिस्सा सिर्फ 5.9% था, जो साल 2025 में बढ़कर 44.7% हो गया है। ये इस बात का सबूत है कि हमारे देश के छोटे उद्यमी अब धीरे धीरे बड़े व्यवसायों की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन ने इस इंडेक्स को जारी किया है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इंडेक्स आखिर मापता क्या है। ये दुनिया की 139 अर्थव्यवस्थाओं की जांच करता है कि वे निवेश, तकनीकी प्रगति और नए विचारों को अपनाने में कितनी आगे हैं। इसकी शुरुआत साल 2007 में हुई थी और आज संयुक्त राष्ट्र महासभा भी इसे विज्ञान और तकनीक की नीतियों के लिए सबसे विश्वसनीय पैमाना मानती है। इस साल की रिपोर्ट में भारत के लिए बहुत ही गर्व की बात है। भारत अब दुनिया में 38वें स्थान पर आ गया है। अगर हम साल 2015 की बात करें तो भारत 81वें स्थान पर था, यानी पिछले 10 सालों में हमने एक बहुत बड़ी छलांग लगाई है। भारत और वियतनाम दुनिया के ऐसे देश बन गए हैं जो अपनी विकास की स्थिति के मुकाबले लगातार 15 सालों से उम्मीद से कहीं बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर हम दुनिया के सबसे इनोवेटिव यानी सबसे नए विचार वाले देशों की बात करें तो स्विट्जरलैंड पहले नंबर पर है, जिसके बाद स्वीडन, अमेरिका, दक्षिण कोरिया और सिंगापुर का नंबर आता है। इसके अलावा यह रिपोर्ट इनोवेशन क्लस्टर्स यानी उन शहरों के बारे में भी बताती है जहां सबसे ज्यादा नई खोजें होती हैं। दुनिया में चीन का शेनज़ेन, हांगकांग, ग्वेंगजू क्लस्टर सबसे ऊपर है। उसके बाद टोक्यो, योकोहामा और सैन जोस, सैन फ्रांसिस्को आते हैं। भारत के लिए अच्छी खबर यह भी है कि दुनिया के टॉप 100 इनोवेशन क्लस्टर्स में हमारे 4 शहर शामिल हैं। इसमें बेंगलुरु 21वें, दिल्ली 26वें, मुंबई 46वें और चेन्नई 84वें स्थान पर है। ये दिखाता है कि भारत के बड़े शहर अब दुनिया के तकनीकी केंद्रों को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेज 2025। हम बात कर रहे हैं साल 2025 के नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेज के बारे में। इस साल ये पुरस्कार 3 दिग्गजों जोएल मोकीर, फिलिप एगियन और पीटर होविट को दिया गया है, क्योंकि इन्होंने दुनिया को समझाया कि नवाचार आर्थिक विकास का असली इंजन कैसे है। यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि इस पुरस्कार को आधिकारिक तौर पर स्वेरिजस रिक्सबैंक प्राइज कहा जाता है। इसकी शुरुआत स्वीडन के केंद्रीय बैंक ने साल 1968 में की थी, जिसका मतलब है कि ये उन 5 मूल नोबेल पुरस्कारों में शामिल नहीं था जो अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत से बने थे। ये पुरस्कार रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा दिया जाता है। आपको बता दें कि पहला अर्थशास्त्र नोबेल 1969 में दिया गया था और भारत के लिए गर्व की बात यह है कि साल 1998 में अमर्त्य सेन ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय बने थे। अब बात करते हैं इस साल के विजेताओं के योगदान की। जोएल मोकीर ने हमें बताया कि लगातार विकास के लिए क्या जरूरी है।
उन्होंने समझाया कि तकनीक तभी आगे बढ़ती है जब विज्ञान और टेक्नोलॉजी साथ साथ चलें, समाज में यांत्रिक कौशल हो और सबसे जरूरी बात कि समाज बदलाव के लिए तैयार हो। दूसरी तरफ फिलिप एगियन और पीटर हॉविट ने एक बहुत ही अनोखा सिद्धांत दिया है जिसे क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन या सृजनात्मक विनाश कहा जाता है। इसे उन्होंने साल 1992 में एक गणितीय मॉडल के जरिए समझाया था। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन इसका मतलब बहुत सरल है। जब बाजार में कोई नया और बेहतर उत्पाद आता है तो वो पुराने और कम असरदार उत्पाद को खत्म कर देता है। यह क्रिएटिव है क्योंकि ये कुछ नया लाया और डिस्ट्रक्टिव है क्योंकि इसने पुरानी कंपनियों और उनके उत्पादों को पीछे छोड़ दिया। उन्होंने ये भी बताया कि कंपनियां रिसर्च और डेवलपमेंट में पैसा इसलिए लगाती हैं क्योंकि उन्हें पेटेंट के जरिए कुछ समय के लिए बाजार पर एकाधिकार मिलता है, लेकिन ये पेटेंट उन्हें हमेशा के लिए सुरक्षित नहीं रखता। अगर कोई दूसरा कॉम्पिटिटर उससे भी बेहतर और नया आविष्कार कर ले तो उसे भी नया पेटेंट मिल जाता है। यही वो चक्र है जो अर्थव्यवस्था को लगातार नया और बेहतर बनाने की प्रेरणा देता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इन इंडिया। हम बात कर रहे हैं भारत में बौद्धिक संपदा अधिकार यानी आईपीआर की। सरल शब्दों में कहें तो आईपीआर वे अधिकार हैं जो किसी व्यक्ति को उसकी दिमागी रचनाओं या आविष्कारों के लिए मिलते हैं। ये अधिकार निर्माता को एक निश्चित समय के लिए अपनी रचना का उपयोग करने का विशेष अधिकार देते हैं। हाल ही में भारत में आईपीआर फाइलिंग में पिछले 5 वर्षों में 44% की भारी बढ़ोतरी देखी गई है, जिसमें सबसे ज्यादा 380% का उछाल भौगोलिक संकेतों में आया है। भारत में आईपीआर पॉलिसी मैनेजमेंट फ्रेमवर्क के तहत कुल 8 प्रकार के बौद्धिक संपदा अधिकार आते हैं। अब सवाल आता है कि इन्हें संभालता कौन है। भारत में अधिकांश आईपीआर जैसे पेटेंट डिजाइन और ट्रेडमार्क का प्रशासन कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स डिजाइन्स एंड ट्रेडमार्क्स द्वारा किया जाता है। यह विभाग वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के अधीन आता है। हालांकि कुछ विशेष अधिकारों के लिए अलग मंत्रालय जिम्मेदार हैं, जैसे कि इंटीग्रेटेड सर्किट के लेआउट डिजाइन का काम इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय देखता है और पौधों की किस्मों से जुड़े कानून का प्रशासन कृषि मंत्रालय संभालता है। अगर हम वैश्विक स्तर पर भारत की स्थिति की बात करें तो भारत ने वित्त वर्ष 2024 में सबसे अधिक संख्या में पेटेंट जारी किए हैं। ट्रेडमार्क फाइलिंग के मामले में भारत 2023 में दुनिया में चौथे स्थान पर रहा। यही नहीं, ग्लोबल पेटेंट फाइलिंग में भी भारत की रैंक में सुधार हुआ है और हम 2020 के 9वें स्थान से बढ़कर 2023 में 6ठे स्थान पर पहुंच गए हैं। सबसे गर्व की बात यह है कि 2023 में पहली बार भारत में होने वाली कुल पेटेंट एप्लीकेशन में से आधे से ज्यादा यानी 55.2% आवेदन स्वयं भारतीय निवासियों द्वारा किए गए थे। सबसे पहले बात करते हैं भौगोलिक संकेत यानी जीआई की। ये उन उत्पादों को मिलता है जिनकी एक खास पहचान उनके जन्मस्थान या भौगोलिक जुड़ाव की वजह से होती है। इसमें खेती का सामान, प्राकृतिक वस्तुएं, हस्तशिल्प और खाने पीने की चीजें शामिल हैं। इसकी सुरक्षा 10 साल के लिए मिलती है, जिसे फीस जमा करके अगले 10 सालों के लिए रिन्यू कराया जा सकता है। इसके बाद आता है डिजाइन। अगर आपने कोई नया या ओरिजिनल डिजाइन बनाया है जो दिखने में सुंदर हो और जिसे फैक्ट्रियों में बड़े स्तर पर बनाया जा सके तो आप उसे सुरक्षित कर सकते हैं। इसे शुरुआत में 10 साल के लिए सुरक्षा दी जाती है, जिसे बाद में 5 साल के लिए और बढ़ाया जा सकता है। वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के लिए पेटेंट सबसे महत्वपूर्ण है। किसी भी आविष्कार को पेटेंट तभी मिलता है जब वो बिल्कुल नया हो, उसमें कोई नई तकनीकी सोच हो और उसका औद्योगिक उपयोग हो सके। पेटेंट की सुरक्षा 20 सालों के लिए दी जाती है। लेखकों और कलाकारों के लिए कॉपीराइट बना है। ये कलात्मक, साहित्यिक, संगीत और वीडियो से जुड़े कामों की सुरक्षा करता है। लेखक के मामले में ये अधिकार उनके पूरे जीवन काल और उनकी मृत्यु के 60 साल बाद तक बना रहता है, जबकि प्रोड्यूसर्स के लिए ये 60 साल और परफॉर्मर्स के लिए 50 साल तक रहता है। व्यापार की बात करें तो ट्रेडमार्क सबसे खास है। ये आपके ब्रांड का नाम, लोगो या डिजाइन सुरक्षित करता है ताकि कोई दूसरा आपके नाम का गलत फायदा ना उठा सके। यह अधिकार 10 साल के लिए मिलता है और इसे हर 10 साल पर रिन्यू कराया जा सकता है। तकनीक की दुनिया में सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट्स लेआउट डिजाइन का बहुत महत्व है। ये ट्रांजिस्टर और अन्य सर्किट एलिमेंट्स के खास लेआउट की सुरक्षा करता है। इसकी सुरक्षा अवधि 10 साल की होती है। वहीं कुछ जानकारियां ऐसी होती हैं जिन्हें कंपनी गुप्त रखना चाहती है, जिसे ट्रेड सीक्रेट कहते हैं। इसकी सुरक्षा तब तक बनी रहती है जब तक उस जानकारी की गोपनीयता यानी कॉन्फिडेंशियलिटी बरकरार रहती है। अंत में आता है पौधों की किस्में। इसके तहत पारंपरिक किस्मों से लेकर विकसित की गई नई किस्मों तक को सुरक्षा दी जाती है। पेड़ों और बेलों के मामले में ये सुरक्षा 18 साल तक और अन्य मामलों में 15 साल तक हो सकती है, जिसमें सुरक्षा की शुरुआती अवधि 6 से 10 साल की होती है। आदत की सबसे पहले बात करते हैं कंपनियों के विलय के बारे में। मर्जर असल में एक समझौता होता है जिसमें 2 अलग अलग और स्वतंत्र कंपनियां मिलकर एक नई और अकेली कानूनी इकाई बना लेती हैं। ये कई तरह का हो सकता है, जैसे अगर एक ही तरह का काम करने वाली 2 कंपनियां मिल जाएं तो उसे हॉरिजॉन्टल मर्जर कहते हैं।
अगर एक कंपनी अपनी सप्लाई चेन वाली कंपनी के साथ मिले, जैसे कार बनाने वाली कंपनी टायर बनाने वाली कंपनी के साथ, तो उसे वर्टिकल मर्जर कहते हैं। और अगर दो बिल्कुल अलग क्षेत्रों की कंपनियां आपस में मिले तो उसे कॉन्ग्लोमरेट कहा जाता है। भारत में कंपनी अधिनियम 2013 के तहत कंपनियों को विलय या अलग होने यानी डीमर्जर की अनुमति दी गई है। हाल ही में बिना लिस्टेड वाली कंपनियों और होल्डिंग एवं सहायक कंपनियों के विलय की प्रक्रिया में कुछ बदलाव भी किए गए हैं। इन सभी प्रक्रियाओं को मंजूरी देने वाली मुख्य अथॉरिटी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी NCLT है। अब बात करते हैं एक बहुत ही दिलचस्प शब्द की, रिवर्स फ्लिपिंग। पिछले कुछ सालों में हमने देखा कि कई भारतीय स्टार्टअप्स ने अपनी कंपनी का मुख्यालय या रजिस्ट्रेशन विदेशों में कर लिया था। अब रिवर्स फ्लिपिंग उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें ये स्टार्टअप्स अपनी विदेशी पहचान छोड़कर वापस अपनी मातृभूमि यानी भारत लौट रहे हैं। भारत में रिवर्स फ्लिपिंग का चलन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इसके पीछे कई बड़े कारण हैं, जैसे कि भारतीय शेयर बाजार में अपनी कंपनी को लिस्ट कराने की इच्छा, भारत की मजबूत आर्थिक नीतियां, यहां का बढ़ता हुआ विशाल बाजार टैक्स में मिलने वाली सुविधाएं और भारतीय निवेशकों का बढ़ता हुआ भरोसा। यह इस बात का संकेत है कि भारत अब दुनिया भर के स्टार्टअप्स के लिए एक बेहतरीन ठिकाना बनता जा रहा है। समझते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी CSR को। सरल शब्दों में कहें तो यह एक ऐसा तरीका है जिससे कंपनियां अपने व्यापार के साथ साथ समाज और पर्यावरण की बेहतरी के लिए भी काम करती हैं। भारत दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने कानून बनाकर कंपनियों के लिए CSR गतिविधियों को अनिवार्य कर दिया है। ये पूरा ढांचा कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के तहत तैयार किया गया है। नियम ये है कि जिन कंपनियों का टर्नओवर या मुनाफा एक तय सीमा से अधिक है, उन्हें अपने पिछले 3 सालों के औसत शुद्ध लाभ का कम से कम 2% हिस्सा समाज सेवा के कामों में खर्च करना पड़ता है। इसमें राष्ट्रीय विरासत का संरक्षण जैसे कई महत्वपूर्ण काम शामिल हैं। अगर कोई कंपनी ये पैसा खर्च नहीं करती या इसे सरकार द्वारा बताए गए विशेष फंड में ट्रांसफर नहीं करती तो उस पर भारी जुर्माना लगाया जाता है। साथ ही जो भी कंपनी CSR की गतिविधि करना चाहती है उसे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास अपना रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होता है। अगला महत्वपूर्ण कानून है भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018। ये कानून उन लोगों के लिए बनाया गया है जो भारत में बड़ा आर्थिक घोटाला करके कानून से बचने के लिए विदेश भाग जाते हैं। एक भगोड़ा आर्थिक अपराधी वो व्यक्ति है जिसके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी हो चुका है, लेकिन वो कानूनी कार्यवाही से बचने के लिए देश छोड़ चुका है या वापस लौटने से मना कर रहा है। इस कानून के तहत शेड्यूल्ड अपराध उन्हें माना जाता है जिनकी कुल कीमत 100 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा हो। किसी व्यक्ति को आधिकारिक तौर पर भगोड़ा घोषित करने के लिए संबंधित अधिकारियों को एक विशेष अदालत में आवेदन देना होता है। ये विशेष अदालत प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत बनाई जाती है। अंत में बात करते हैं महिलाओं के लिए एक शानदार पहल की जिसका नाम है वी राइज पहल। इसे नीति आयोग के महिला उद्यमिता मंच ने DP वर्ल्ड के साथ मिलकर लॉन्च किया है। इसका पूरा नाम है वुमेन एंटरप्रेन्योर्स रीइमेजिनिंग इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल एंटरप्राइजेस। इस पहल का मुख्य उद्देश्य महिला उद्यमियों और महिलाओं के नेतृत्व वाले छोटे उद्योगों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाना है। इसके जरिए महिलाओं को व्यापार में मदद, सही मार्गदर्शन और रणनीतिक साझेदारी उपलब्ध कराई जाती है ताकि वे अपने बिजनेस को वैश्विक बना सकें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर अच्छा सा कमेंट लिखें जो हमें और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करें। नो इंफ्रास्ट्रक्चर मैरीटाइम सेक्टर पोर्ट्स इन इंडिया। सबसे पहले समझते हैं कि भारत में इस समय पोर्ट्स की स्थिति क्या है। वर्तमान में भारत में 12 मेजर पोर्ट्स हैं। एक 13वां मेजर पोर्ट वधावन महाराष्ट्र के पालघर जिले में निर्माणाधीन है। इसके अलावा देश में लगभग 200 नॉन मेजर पोर्ट्स मौजूद हैं। अब यहाँ एक बुनियादी फर्क समझना जरूरी है। मेजर पोर्ट्स पूरी तरह से केंद्र सरकार के स्वामित्व में होते हैं, जबकि नॉन मेजर पोर्ट्स का प्रबंधन संबंधित राज्य के मैरीटाइम बोर्ड या राज्य सरकार के नियंत्रण में होता है। अब सवाल आता है कि ये पोर्ट्स इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं? भारत के कुल व्यापार का लगभग 95% वॉल्यूम के हिसाब से और करीब 70% वैल्यू के हिसाब से समुद्री व्यापार के माध्यम से होता है। यानी भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ समुद्र के रास्ते चलने वाला व्यापार है। इसमें खास बात यह है कि मेजर पोर्ट्स अकेले ही 53% मैरीटाइम कार्गो ट्रैफिक को संभालते हैं। पिछले एक दशक में भारत के पोर्ट सेक्टर में बड़ा सुधार देखने को मिला है, खासकर FY 2014-15 से FY 2024-25 के दौरान। उदाहरण के तौर पर एवरेज टर्न अराउंड टाइम यानी ATRT में 48% का सुधार हुआ है। पहले जहाजों को बंदरगाह पर औसतन 96 आवर्स लगते थे, जो अब घटकर 49.5 आवर्स रह गए हैं। इसका सीधा मतलब है कि जहाज कम समय में काम पूरा करके आगे बढ़ रहे हैं, जिससे लागत घटती है और दक्षता बढ़ती है। इसी तरह आइडल टाइम में भी बड़ी कमी आई है। यह लगभग 29% तक घटा है, यानी 23.1% से घटकर 16.3% रह गया है।
इसका अर्थ है कि अब जहाज बंदरगाहों पर बेवजह खड़े नहीं रहते बल्कि तेजी से लोडिंग और अनलोडिंग का काम होता है। अगर कार्गो हैंडलिंग क्षमता की बात करें तो 2014-15 से 2023-24 के बीच मेजर पोर्ट्स ने अपनी क्षमता में 87% की बढ़ोतरी की है। इसी का नतीजा है कि पारादीप पोर्ट आज भारत का सबसे बड़ा मेजर पोर्ट बन चुका है। अब थोड़ा बड़ा चित्र देखते हैं और भारत के मैरीटाइम सेक्टर को समझते हैं। भारत की तटरेखा लगभग 11,098 किलोमीटर लंबी है। इसी तटरेखा पर 12 मेजर पोर्ट्स और 200 से अधिक माइनर या नॉन मेजर पोर्ट्स स्थित हैं। यही वजह है कि भारत आज दुनिया का 16th लार्जेस्ट मैरीटाइम नेशन माना जाता है। एक और दिलचस्प तथ्य यह है कि भारत जहाजों की रिसाइकलिंग के मामले में दुनिया में तीसरे स्थान पर है, वो भी टनैज के हिसाब से। ये भारत की समुद्री इंडस्ट्री की वैश्विक ताकत को दिखाता है। लॉजिस्टिक्स के नजरिए से भी भारत की स्थिति बेहतर हुई है। वर्ल्ड बैंक के इंटरनेशनल शिपमेंट लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 2018 में 44 थी, जो 2023 में सुधरकर 22 हो गई है। ये सुधार बताता है कि भारत का पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और सप्लाई चेन सिस्टम तेजी से मजबूत हो रहा है। सागरमाला प्रोग्राम। हम बात कर रहे हैं सागरमाला कार्यक्रम की। ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि पिछले 10 वर्षों में इस कार्यक्रम के तहत तटीय नौवहन यानी कोस्टल शिपिंग में 118% की शानदार बढ़त दर्ज की गई है। इसका सीधा फायदा ये हुआ है कि सामान को एक जगह से दूसरी जगह भेजने की लागत कम हुई है और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाला प्रदूषण यानी एमिशन भी घटा है। इस बड़े मिशन की शुरुआत साल 2015 में पत्तनपोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य भारत की 11,098 किलोमीटर लंबी तटरेखा और लगभग 14,500 किलोमीटर के नौगम्य जलमार्गों की शक्ति का इस्तेमाल करके देश के आर्थिक विकास को गति देना है। इसे लागू करने के लिए पैसे का इंतजाम अलग अलग तरीकों से किया जाता है, जैसे सरकारी और निजी भागीदारी यानी पीपीपी मॉडल, मंत्रालय के अपने संसाधन और उन प्रोजेक्ट्स के लिए सरकारी अनुदान जिनका समाज पर बड़ा असर पड़ता है। साल 2025 में इस अभियान का अगला चरण सागरमाला 2.0 लॉन्च किया गया है। अब सरकार का खास ध्यान जहाजों को बनाने, उनकी मरम्मत करने और पुराने जहाजों को रिसाइकिल करने के साथ साथ बंदरगाहों के आधुनिकीकरण पर है। इतने बड़े प्रोग्राम को चलाने के लिए एक खास ढांचा बनाया गया है। सबसे ऊपर राष्ट्रीय सागरमाला एपेक्स कमेटी है, जिसकी अध्यक्षता खुद शिपिंग मंत्री करते हैं और यही कमेटी नीतिगत निर्देश देती है। इसके बाद एक समन्वय और संचालन समिति होती है जिसे कैबिनेट सचिव संभालते हैं, ताकि अलग अलग मंत्रालयों और राज्य सरकारों के बीच तालमेल बना रहे। राज्यों के स्तर पर मुख्यमंत्री या संबंधित मंत्री की अध्यक्षता में राज्य सागरमाला कमेटी काम करती है। इस पूरे मिशन में सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड का बहुत बड़ा हाथ है, जिसे अब सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नाम से जाना जाता है। यह समुद्री क्षेत्र की भारत की पहली नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी बन गई है। ये एक मिनी रत्न श्रेणी की कंपनी है जो समुद्री बुनियादी ढांचे के लिए धन जुटाने का काम करती है। इंडियन पोर्ट्स एक्ट 2025। ये कानून हाल ही में खबरों में इसलिए आया क्योंकि भारत की राष्ट्रपति ने इसे अपनी मंजूरी दे दी है। इस नए कानून ने एक बहुत पुराने कानून इंडियन पोर्ट्स एक्ट 1908 की जगह ले ली है, जो आजादी से भी पहले के समय से लागू था। सोचिए, इतने सालों में देश का व्यापार, तकनीक और समुद्री गतिविधियां कितनी बदल गई हैं। ऐसे में एक नए कानून की जरूरत बिल्कुल स्वाभाविक थी। इंडियन पोर्ट्स एक्ट 2025 का मुख्य उद्देश्य है बंदरगाहों से जुड़े कानूनों को एक जगह समेटना, पोर्ट्स का एकीकृत विकास करना, व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देना और भारत की लंबी समुद्री तटरेखा का बेहतर और अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करना। भारत के पास लगभग 7,500 किलोमीटर लंबी तटरेखा है और ये कानून उसी क्षमता को पूरी तरह इस्तेमाल करने की सोच के साथ लाया गया है। इस कानून की एक बहुत अहम विशेषता है मैरीटाइम स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल को कानूनी मान्यता देना। अब ये सिर्फ एक सलाहकार संस्था नहीं बल्कि कानून द्वारा मान्यता प्राप्त निकाय बन गई है। ये परिषद पोर्ट सेक्टर से जुड़े कानूनी ढांचे, विकास, प्रतिस्पर्धा, दक्षता और पोर्ट कनेक्टिविटी जैसे विषयों पर सिफारिशें देगी। इसके अध्यक्ष पद पर केंद्रीय बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री स्वतः यानी एक्स ऑफिशियो होंगे। इसी तरह इस कानून में स्टेट मैरीटाइम बोर्ड्स को भी वैधानिक मान्यता दी गई है। ये बोर्ड अपने अपने राज्यों में नॉन मेजर पोर्ट्स का प्रशासन और प्रबंधन करते हैं। पहले अलग अलग राज्यों में इसके नियम अलग हो सकते थे, लेकिन अब एक स्पष्ट कानूनी आधार मिल गया है। अब अगर बंदरगाहों के बीच कोई विवाद हो जाए तो उसके लिए भी इस कानून में स्पष्ट व्यवस्था की गई है। हर राज्य सरकार को एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी बनानी होगी जो मेजर पोर्ट्स को छोड़कर बाकी पोर्ट्स के बीच होने वाले विवादों का निपटारा करेगी। खास बात यह है कि इन मामलों में सिविल कोर्ट्स का अधिकार क्षेत्र नहीं होगा। अगर किसी पक्ष को इस कमेटी के फैसले से आपत्ति हो तो वो 60 दिनों के भीतर हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। पोर्ट टैरिफ और शुल्क को लेकर भी कानून ने स्थिति साफ कर दी है। मेजर पोर्ट्स के लिए शुल्क बोर्ड ऑफ मेजर पोर्ट अथॉरिटी या कंपनी होने की स्थिति में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तय करेंगे।
वहीं नॉन मेजर पोर्ट्स के लिए यह अधिकार संबंधित स्टेट मैरीटाइम बोर्ड या अधिकृत कंसेशनायर्स के पास होगा। पर्यावरण की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये कानून अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के पालन को भी अनिवार्य बनाता है। इसमें मरीन पॉल्यूशन से बचाव के लिए मार्पोल कन्वेंशन और बैलेस्ट वाटर मैनेजमेंट कन्वेंशन का जिक्र हैजने इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने अपनाया है। मार्पोल कन्वेंशन जहाजों से होने वाले समुद्री प्रदूषण को रोकने से जुड़ा मुख्य अंतर्राष्ट्रीय समझौता है और भारत इसका हस्ताक्षर करता है। वहीं बैलेस्ट वाटर मैनेजमेंट कन्वेंशन जहाजों के बैलेस्ट पानी के जरिए फैलने वाले हानिकारक जलीय जीवों और रोगाणुओं को रोकने के लिए है, लेकिन भारत अभी इसका पक्षकार नहीं है। अंत में ये समझना भी जरूरी है कि ये कानून हर जगह लागू नहीं होता। इसमें कुछ अपवाद यानी एक्सक्लूजन्स रखे गए हैं। ये कानून कुछ निर्दिष्ट पोर्ट्स, नौगम्य नदियों, सैन्य सेवाओं के लिए इस्तेमाल होने वाले विमान, गैर व्यावसायिक सरकारी जहाज, भारतीय नौसेना, कोस्ट गार्ड और विदेशी युद्धपोतों पर लागू नहीं होगा। मॉडर्नाइजेशन ऑफ शिपिंग सेक्टर हाल ही में खबरों में इसलिए आया क्योंकि राष्ट्रपति ने इस क्षेत्र से जुड़े 4 बेहद अहम विधेयकों को अपनी मंजूरी दे दी है। इन कानूनों का सीधा उद्देश्य है शिपिंग सेक्टर को आधुनिक बनाना और साथ ही ब्लू इकोनॉमी को मजबूती देना। इन नए कानूनों में बिल्स ऑफ लेडिंग एक्ट 2025, कैरेज ऑफ गुड्स बाय सी एक्ट 2025, कोस्टल शिपिंग एक्ट 2025 और मर्चेंट शिपिंग एक्ट 2025 शामिल हैं। अब हम एक एक करके समझते हैं कि ये कानून शिपिंग सेक्टर को कैसे बदलते हैं और ब्लू इकोनॉमी को कैसे बढ़ावा देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मर्चेंट शिपिंग एक्ट 2025 की। इस कानून के तहत अब सभी जहाजों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है, चाहे जहाज किसी भी तरह के इंजन से चलता हो या उसका वजन कितना भी हो। इसमें एक नई व्यवस्था ये भी जोड़ी गई है कि जहाजों को रिसाइकलिंग के लिए अस्थायी रजिस्ट्रेशन भी दिया जा सकेगा। इसके अलावा जहाज की परिभाषा को भी व्यापक बनाया गया है। अब इसमें मोबाइल ऑफशोर ड्रिलिंग यूनिट्स, मर्सिबल्स और नॉन डिस्प्लेसमेंट क्राफ्ट्स जैसे आधुनिक समुद्री प्लेटफॉर्म भी शामिल होंगे। इस कानून में जहाजों के स्वामित्व से जुड़े नियमों को भी आसान किया गया है। अब ऐसे जहाज भी मान्य होंगे जो आंशिक रूप से भारतीय नागरिकों के स्वामित्व में हो या जो भारतीय कानूनों के तहत बनी कंपनियों, पंजीकृत कोऑपरेटिव सोसाइटीज या ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया यानी ओसीआई के स्वामित्व में हो। इससे निवेश बढ़ेगा और भारतीय शिपिंग उद्योग को नई ताकत मिलेगी। अब आते हैं कैरेज ऑफ गुड्स बाय सी एक्ट 2025 पर। यह कानून 1925 के पुराने कानून की जगह लेता है और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाया गया है। ये हेग विस्बी रूल्स 1924 पर आधारित है, जो एक अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन है। इसका उद्देश्य समुद्री मार्ग से माल ढुलाई के दौरान नुकसान, क्षति या देरी की स्थिति में जहाज मालिक और माल मालिक के बीच जिम्मेदारी और जोखिम को निष्पक्ष तरीके से बांटना है। ये कानून साफ तौर पर यह तय करता है कि बंदरगाह से माल ले जाते समय जिम्मेदारियां, अधिकार, देनदारियां और सुरक्षा किसकी होगी। साथ ही ये केंद्र सरकार को ये अधिकार देता है कि वो बिल ऑफ लेडिंग से जुड़ी प्रक्रियात्मक नियम तय कर सके। इसके बाद बात करते हैं कोस्टल शिपिंग एक्ट 2025 की। इस कानून का उद्देश्य तटीय शिपिंग से जुड़े कानूनों को एकीकृत करना, तटीय व्यापार को बढ़ावा देना और घरेलू भागीदारी को प्रोत्साहित करना है। इस कानून में कोस्टल वाटर्स यानी तटीय जल की परिभाषा भी स्पष्ट की गई है। इसके तहत भारत के टेरिटोरियल वाटर्स के साथ साथ कॉन्टिनेंटल शेल्फ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन और अन्य समुद्री क्षेत्रों को भी शामिल किया गया है, जैसा कि मैरीटाइम जोन्स एक्ट 1976 में परिभाषित है। इससे तटीय व्यापार को कानूनी मजबूती मिलती है। अब समझते हैं बिल्स ऑफ लेडिंग एक्ट 2025 को। ये कानून 1856 के बेहद पुराने इंडियन बिल्स ऑफ लेडिंग एक्ट की जगह लेता है। इसका मकसद शिपिंग डॉक्यूमेंट से जुड़े कानूनी ढांचे को सरल और आधुनिक बनाना है। बिल ऑफ लेडिंग एक ऐसा दस्तावेज होता है जिसे फ्रेट कैरियर शिपर को जारी करता है। इसमें यह जानकारी होती है कि माल किस प्रकार का है, उसकी मात्रा कितनी है, उसकी स्थिति क्या है और उसे कहां पहुंचाया जाना है। इस कानून से समुद्री व्यापार में पारदर्शिता और भरोसा दोनों बढ़ेंगे। इन कानूनों के साथ जुड़ी एक और अहम खबर है बड़े जहाजों को इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस दिया जाना। अब बड़े जहाजों को ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स श्रेणी में इंफ्रास्ट्रक्चर हार्मोनाइज्ड मास्टर लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। इसका उद्देश्य घरेलू शिप बिल्डिंग और मैरीटाइम इंडस्ट्री को मजबूत करना है। यहाँ बड़े जहाज की परिभाषा भी साफ की गई है। ऐसा वाणिज्यिक जहाज जिसका ग्रॉस टननेज 10,000 या उससे अधिक हो और जो भारतीय स्वामित्व और भारतीय ध्वज के तहत हो, या फिर 1,500 या उससे अधिक ग्रॉस टननेज वाला ऐसा जहाज जो भारत में बना हो और भारतीय स्वामित्व व ध्वज के तहत हो, से बड़ा जहाज माना जाएगा। विजिंजाम इंटरनेशनल सीपोर्ट। हाल ही में ये बंदरगाह खबरों में इसलिए आया क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री ने केरल में स्थित विजिंजाम इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट डीप वाटर मल्टीपर्पज सीपोर्ट का उद्घाटन किया। यह सिर्फ एक उद्घाटन नहीं था, बल्कि भारत की समुद्री क्षमता को वैश्विक स्तर पर मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम था। अब सबसे पहले समझते हैं कि विजिंजाम इंटरनेशनल सीपोर्ट आखिर है क्या। ये भारत का पहला डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है।
डीप वाटर का मतलब है कि यहाँ समुद्र की गहराई बहुत ज्यादा है, जिससे बहुत बड़े कंटेनर जहाज आसानी से आ जा सकते हैं। ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का अर्थ होता है ऐसा बंदरगाह जहां एक जहाज से कंटेनर उतारकर दूसरे जहाज में भेजे जाते हैं, यानी ये एक तरह का इंटरनेशनल ट्रांजिट पॉइंट बन जाता है। ये महत्वाकांक्षी परियोजना केरल सरकार द्वारा शुरू की गई है। हालांकि सरकार अकेले इसे नहीं बना रही, बल्कि इसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी पीपीपी मॉडल अपनाया गया है। साथ ही इसे लैंडलॉर्ड मॉडल पर विकसित किया जा रहा है, जिसमें सरकार जमीन और बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराती है और निजी कंपनी पोर्ट के संचालन और विकास का काम संभालती है। अब बात करते हैं विजिंजाम पोर्ट की सबसे बड़ी ताकतों की। इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसकी स्ट्रैटेजिक लोकेशन। ये पोर्ट अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग रूट से सिर्फ 10 नॉटिकल माइल की दूरी पर स्थित है। ये वही व्यस्त समुद्री मार्ग है जो यूरोप, पर्शियन गल्फ और फार ईस्ट को जोड़ता है। इसका सीधा फायदा ये है कि अंतर्राष्ट्रीय जहाजों को भारत आने के लिए ज्यादा अंदर नहीं जाना पड़ेगा, जिससे समय और ईंधन दोनों की बचत होगी। दूसरी बड़ी खासियत है इसका नेचुरल एडवांटेज। विजिंजाम को प्रकृति से ही गहराई का वरदान मिला है। यहाँ इतनी प्राकृतिक गहराई है कि ये अल्ट्रा लार्ज नेक्स्ट जनरेशन कंटेनर शिप्स को भी संभाल सकता है, जिनके लिए 20 मीटर प्लस ड्राफ्ट की जरूरत होती है। ड्राफ्ट का मतलब होता है जहाज का वो हिस्सा जो पानी के अंदर रहता है। जितना बड़ा जहाज उतनी ज्यादा गहराई की जरूरत। यही वजह है कि विजिंजाम पोर्ट भारत को उन देशों की श्रेणी में खड़ा करता है जहां दुनिया के सबसे बड़े कंटेनर जहाज सीधे आ सकते हैं। इससे न सिर्फ भारत का ट्रांसशिपमेंट बिजनेस मजबूत होगा, बल्कि विदेशी पोर्ट्स पर हमारी निर्भरता भी कम होगी। रोडवेज। नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड हाल ही में खबरों में इसलिए आया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से सवाल किया है। सवाल यह है कि मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988 की धारा 215B को अब तक पूरी तरह लागू क्यों नहीं किया गया और नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड का गठन क्यों नहीं हुआ। असल में मोटर व्हीकल्स अमेंडमेंट एक्ट 2019 में धारा 215B जोड़ी गई थी। इसी धारा में साफ तौर पर यह प्रावधान किया गया कि एक नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड बनाया जाएगा जो पूरे देश में सड़क सुरक्षा से जुड़े मामलों को देखेगा। इसके बाद सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 2021 में इस बोर्ड के गठन को लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी थी। इसके बावजूद बोर्ड के पूरी तरह सक्रिय न होने पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है। अब समझते हैं कि नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड होता क्या है और इसका काम क्या होगा। इस बोर्ड की संरचना में एक चेयरमैन होगा और कम से कम 3 तथा अधिकतम 7 सदस्य होंगे। इन सभी की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी। बोर्ड का मुख्यालय नेशनल कैपिटल रीजन यानी एनसीआर में होगा, लेकिन जरूरत पड़ने पर यह देश के अन्य हिस्सों में भी अपने कार्यालय खोल सकता है। इस बोर्ड का काम सिर्फ सलाह देना नहीं है, बल्कि इसकी जिम्मेदारी काफी व्यापक है। नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने, नए विचारों और इनोवेशन को प्रोत्साहित करने और नई तकनीक के उपयोग को अपनाने का काम करेगा। इसके साथ ही ये ट्रैफिक और मोटर वाहनों के नियमन से जुड़े मामलों में भी अहम भूमिका निभाएगा। आसान शब्दों में कहें तो ये बोर्ड देश में सड़क हादसों को कम करने के लिए नीति तकनीक और नियमों के स्तर पर मार्गदर्शन देगा। अगर सड़क सुरक्षा की बात करें तो भारत अकेला नहीं है, बल्कि ये एक वैश्विक चिंता का विषय है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सड़क सुरक्षा के लिए कई पहलें की गई हैं। इनमें एक प्रमुख पहल है ग्लोबल प्लान फॉर द डिकेड ऑफ एक्शन फॉर रोड सेफ्टी। इस योजना को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO और संयुक्त राष्ट्र की क्षेत्रीय आयोगों ने मिलकर तैयार किया है। इस योजना के तहत 2030 तक सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों और गंभीर चोटों को 50% तक कम करने का लक्ष्य रखा गया है। इसी तरह एक और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय पहल है ब्रासीलिया डिक्लेरेशन ऑन रोड सेफ्टी। भारत ने इस घोषणा पर 2015 में हस्ताक्षर किए थे। इसके तहत देशों ने सतत विकास लक्ष्य यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3.6 को हासिल करने की प्रतिबद्धता जताई थी। SDG 3.6 का सीधा सा मतलब है कि 2030 तक सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली वैश्विक मौतों और चोटों की संख्या को आधा करना। भारत में सड़क सुरक्षा के लिए एक अहम दस्तावेज है नेशनल रोड सेफ्टी पॉलिसी 2010। इस नीति का फोकस लोगों में सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता बढ़ाने पर है, ताकि लोग ट्रैफिक नियमों को केवल डर से नहीं बल्कि समझ के साथ अपनाएं। सड़क सुरक्षा से जुड़ा सबसे बुनियादी कानून है मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988, जिसे मोटर व्हीकल्स अमेंडमेंट एक्ट 2019 के जरिए और मजबूत किया गया। इसी संशोधन के तहत एक बेहद मानवीय प्रावधान जोड़ा गया जिसे गुड समैरिटन कहा जाता है। इसके लिए एक नई धारा 134A जोड़ी गई जिसका नाम है प्रोटेक्शन ऑफ गुड समैरिटन्स। इसका सीधा मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति सड़क दुर्घटना में घायल हुए किसी इंसान की मदद करता है, उसे अस्पताल पहुंचाता है, तो उस पर न तो कोई आपराधिक मामला चलेगा और न ही कोई दीवानी जिम्मेदारी डाली जाएगी, भले ही पीड़ित की मृत्यु क्यों न हो जाए। इसका उद्देश्य लोगों का डर खत्म करना है ताकि वे बिना झिझक घायल की मदद के लिए आगे आए। इसी दिशा में एक और बड़ा कदम है कैशलेस ट्रीटमेंट ऑफ रोड एक्सीडेंट विक्टिम स्कीम 2025।
यह योजना सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज द्वारा मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988 में दी गई शक्तियों के आधार पर शुरू की गई है। इस योजना के तहत कोई भी व्यक्ति जो मोटर वाहन के इस्तेमाल से हुई सड़क दुर्घटना का शिकार होता है वह इसका लाभ उठा सकता है। इस योजना में यह प्रावधान है कि दुर्घटना के शिकार व्यक्ति को अधिकतम 7 दिनों तक कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी, जिसकी सीमा 1.5 लाख रुपीस तक होगी। यानी इलाज के लिए मरीज या उसके परिवार को तुरंत पैसे की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। इस योजना के लिए राज्य सड़क सुरक्षा परिषद को नोडल एजेंसी बनाया गया है। राज्यों को यह भी निर्देश दिया गया है कि वे सभी सक्षम अस्पतालों को इस योजना से जुड़े, जिनमें आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत सूचीबद्ध अस्पताल भी शामिल हैं, ताकि ट्रॉमा और पॉलीट्रॉमा के मामलों का बेहतर इलाज हो सके। अस्पताल इस योजना के तहत अपने खर्च का दावा कर सकते हैं, जिसे राज्य स्वास्थ्य एजेंसी द्वारा सत्यापित किया जाएगा। सत्यापन के बाद मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड से अस्पताल को 10 दिनों के भीतर भुगतान किया जाएगा। इससे अस्पतालों को भी समय पर पैसा मिलेगा और वे बिना हिचक इलाज कर पाएंगे। अब बात करते हैं वाहन सुरक्षा से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण पहल की, जिसे भारत NCAP कहा जाता है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने हाल ही में भारत NCAP 2.0 का संशोधित ड्राफ्ट जारी किया है। इस नए ढांचे के तहत किसी भी वाहन की सेफ्टी रेटिंग 5 प्रमुख आधारों पर की जाएगी। इनमें क्रैश प्रोटेक्शन, वल्नरेबल रोड यूजर प्रोटेक्शन, सेफ ड्राइविंग, एक्सीडेंट अवॉइडेंस और पोस्ट क्रैश सेफ्टी शामिल है। ये कार्यक्रम स्वैच्छिक है, यानी वाहन निर्माता अपनी इच्छा से इसमें भाग ले सकते हैं। वाहनों की सेफ्टी रेटिंग जारी करने के लिए सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट पुणे को नामित एजेंसी बनाया गया है। एविएशन सेक्टर, एविएशन सेफ्टी हाल ही में खबरों में इसलिए आई क्योंकि एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी AAIB ने अहमदाबाद में हुए एक घातक विमान हादसे की जांच से जुड़ी प्रारंभिक रिपोर्ट जारी की है। ऐसे हादसे केवल एक दुर्घटना नहीं होते, बल्कि पूरे एविएशन सिस्टम की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर देते हैं, इसलिए इनकी जांच बेहद गंभीरता से की जाती है। इस प्रारंभिक रिपोर्ट में एक अहम जानकारी दी गई है, वह है पायलट द्वारा किए गए मेडे कॉल का समय। मेडे कॉल का मतलब होता है कि विमान किसी जानलेवा आपात स्थिति में है और उसे तुरंत मदद की जरूरत है। एविएशन की दुनिया में यह सबसे गंभीर इमरजेंसी सिग्नल माना जाता है। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ विशेष फ्रीक्वेंसी तय की गई हैं, जिन पर यह संदेश भेजा जाता है। इनमें 121.5 मेगाहर्ट्ज और 243 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी को एविएशन में इमरजेंसी फ्रीक्वेंसी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, ताकि एयर ट्रैफिक कंट्रोल और अन्य विमान तुरंत सतर्क हो सकें। इस जांच में एक और बेहद महत्वपूर्ण कदम रहा ब्लैक बॉक्स की बरामदगी और उसके डेटा को डाउनलोड किया जाना। ब्लैक बॉक्स नाम से भले ही ऐसा लगे कि ये काले रंग का होता है, लेकिन असल में ये चमकीले नारंगी रंग का होता है, ताकि हादसे के बाद मलबे में इसे आसानी से देखा और खोजा जा सके। इसे बेहद मजबूत पदार्थों जैसे स्टील या टाइटेनियम से बनाया जाता है, ताकि आग, पानी और तेज टक्कर के बावजूद इसके अंदर का डेटा सुरक्षित रह सके। ब्लैक बॉक्स वास्तव में 2 बेहद अहम रिकॉर्डिंग डिवाइस का संयोजन होता है। पहला होता है फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, जो विमान से जुड़ी तकनीकी जानकारियां रिकॉर्ड करता है, जैसे विमान की गति, ऊंचाई, इंजन की स्थिति और प्रदर्शन जैसी कई पैरामीटर्स। दूसरा होता है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, जो कॉकपिट के अंदर पायलटों के बीच हुई बातचीत, अलार्म की आवाजें और अन्य महत्वपूर्ण ध्वनियों को रिकॉर्ड करता है। इन्हीं दोनों की मदद से ये समझने की कोशिश की जाती है कि हादसे से ठीक पहले क्या हुआ था। अब बात करते हैं भारत में एविएशन सेफ्टी से जुड़े संस्थागत ढांचे की। इस क्षेत्र में सबसे अहम संस्था है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी DGCA। DGCA भारत में सिविल एविएशन के क्षेत्र में मुख्य नियामक संस्था है और इसका सबसे बड़ा फोकस सुरक्षा पर होता है। DGCA की जिम्मेदारी है भारत के भीतर, भारत से बाहर और भारत आने जाने वाली हवाई सेवाओं का नियमन करना। इसके साथ ही यह सिविल एयर रेगुलेशंस, एयर सेफ्टी और एयरवर्थीनेस स्टैंडर्ड्स को लागू कराने का काम करता है। आसान शब्दों में कहें तो कोई विमान उड़ने लायक है या नहीं, नियमों का पालन हो रहा है या नहीं, सब पर DGCA की निगरानी रहती है। DGCA एक और अहम भूमिका निभाता है और वो है अंतर्राष्ट्रीय समन्वय। ये इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन यानी ICAO के साथ मिलकर सभी नियामक कार्यों का समन्वय करता है, ताकि भारत की एविएशन सेफ्टी वैश्विक मानकों के अनुरूप बनी रहे। अब हम भारत में एविएशन सेफ्टी और रेगुलेशन से जुड़ी 3 बेहद महत्वपूर्ण संस्थाओं को समझते हैं, जिनकी भूमिका आम यात्रियों को भले सीधे दिखाई न दे, लेकिन हवाई यात्रा की सुरक्षा, लागत और जांच प्रक्रिया में इनका योगदान बहुत गहरा होता है। सबसे पहले बात करते हैं एयरपोर्ट्स इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी AERA की। इस संस्था की स्थापना 2009 में एयरपोर्ट्स इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 2008 के तहत की गई थी। AERA का मुख्य उद्देश्य है बड़े हवाई अड्डों पर दी जाने वाली विमानन सेवाओं के लिए टैरिफ तय करना।
इसके साथ साथ ये अन्य एयरपोर्ट चार्जेस को भी निर्धारित करता है जो यात्रियों और एयरलाइन से वसूले जाते हैं। AERA की एक अहम भूमिका ये भी है कि वो मेजर एयरपोर्ट्स के परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स की निगरानी करता है ताकि यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें और मनमानी वसूली पर रोक लगाई जा सके। अब बात करते हैं ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी यानी BCAS की। इसकी शुरुआत 1978 में डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी DGCA के भीतर एक सेल के रूप में हुई थी। बाद में 1987 में इसे नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत एक स्वतंत्र विभाग के रूप में पुनर्गठित किया गया। BCAS की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है एविएशन सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स तय करना। ये मानक इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन यानी ICAO के शिकागो कन्वेंशन के एनेक्स 17 के अनुसार बनाए जाते हैं। एनेक्स 17 का उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन को गैरकानूनी हस्तक्षेप जैसे अपहरण, आतंकी हमले और तोड़फोड़ से सुरक्षित रखना। आसान शब्दों में कहें तो एयरपोर्ट पर चेकिंग, सुरक्षा व्यवस्था और प्रोटोकॉल के पीछे BCAS की गाइडलाइंस होती हैं। अब तीसरी और बेहद अहम संस्था है एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी AAIB। इसकी स्थापना 2012 में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत एक अटैच्ड ऑफिस के रूप में की गई थी। AAIB का काम विमान दुर्घटनाओं और गंभीर घटनाओं की जांच को सुचारू रूप से संचालित करना है। यह उन कोर्ट या असेसर्स के लिए जांच और प्रशासनिक सहयोग देता है जिन्हें केंद्र सरकार एयरक्राफ्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफ एक्सीडेंट्स एंड इंसिडेंट्स रूल्स 2017 के तहत नियुक्त करती है। AAIB को एक विशेष अधिकार दिया गया है जो इसे बेहद शक्तिशाली बनाता है। इसे किसी भी एजेंसी या संगठन से जुड़े सभी जरूरी सबूतों तक तुरंत और बिना किसी रोक टोक के पहुंच का अधिकार है। इसके लिए इसे किसी अदालत या अन्य सरकारी प्राधिकरण से पहले अनुमति लेने की जरूरत नहीं होती। इससे जांच में देरी नहीं होती और सच्चाई तक जल्दी पहुंचा जा सकता है। जहां तक जांच के दायरे की बात है तो जिन विमानों का ऑल अप वेट यानी AUW 2250 किलोग्राम से अधिक होता है या जो टर्बोजेट एयरक्राफ्ट होते हैं उनसे जुड़े सभी हादसे और गंभीर घटनाएं AAIB द्वारा जांची जाती हैं। वहीं जिन विमानों का अधिकतम वजन 2250 किलोग्राम या उससे कम होता है और जिन्हें सीरियस इंसिडेंट की श्रेणी में रखा गया है उनकी जांच DGCA द्वारा की जाती है। अब हम एक बेहद महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्था के बारे में समझते हैं जिसका नाम है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन यानी ICAO। ये संस्था पूरी दुनिया में हवाई यात्रा को सुरक्षित, सुव्यवस्थित और एक समान नियमों के तहत चलाने की नींव है। ICAO की शुरुआत 1944 में हुई थी जब कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल सिविल एविएशन यानी शिकागो कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए गए थे। ICAO संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। इसका मूल उद्देश्य है देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना ताकि वे एक दूसरे के साथ अपने आसमान को साझा कर सकें और इसका लाभ सभी को मिले। आज ICAO के 193 सदस्य देश हैं और भारत भी इसका एक सक्रिय सदस्य है। ICAO का मुख्य काम है सरकारों को ऐसे तकनीकी मानक और वैश्विक योजनाएं विकसित करने में मदद करना जिन्हें सभी देश आपस में मान्यता दें। इसमें विमान की डिजाइन, पायलट ट्रेनिंग, एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट, एयरपोर्ट सुरक्षा और दुर्घटना जांच जैसे कई पहलू शामिल होते हैं। केपटाउन कन्वेंशन एंड प्रोटोकॉल हाल ही में इसलिए खबरों में आया क्योंकि संसद ने द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट्स इन एयरक्राफ्ट ऑब्जेक्ट्स एक्ट 2025 को पारित कर दिया है। इस कानून का उद्देश्य भारत के घरेलू कानून को केपटाउन कन्वेंशन और उससे जुड़े एयरक्राफ्ट प्रोटोकॉल के अनुरूप बनाना है। अब सबसे पहले ये समझते हैं कि केपटाउन कन्वेंशन आखिर है क्या। केपटाउन कन्वेंशन का पूरा नाम है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल इंटरेस्ट्स इन मोबाइल इक्विपमेंट। इसका मुख्य उद्देश्य है चल संपत्ति, खासकर बहुत अधिक मूल्य वाली संपत्तियों जैसे विमान, एयरक्राफ्ट इंजन और हेलीकॉप्टर से जुड़े लेन देन को एक समान नियमों के तहत लाना। आसान भाषा में कहें तो जब कोई एयरलाइन, बैंक या किसी फाइनेंशियल संस्था से पैसा लेकर विमान खरीदती या लीज पर लेती है और बाद में भुगतान नहीं कर पाती तो ऐसे मामलों में लेनदार अपने अधिकारों को आसानी से लागू कर सके ही इस कन्वेंशन का मूल मकसद है। इस कन्वेंशन और इससे जुड़े प्रोटोकॉल को 2001 में इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन यानी ICAO और यूनिड्रॉइट ने मिलकर अपनाया था। दोनों संस्थाओं ने मिलकर ये महसूस किया कि अलग अलग देशों के अलग कानूनों की वजह से विमान जैसे महंगे एसेट्स की फाइनेंसिंग में जोखिम बहुत बढ़ जाता है। इसी समस्या को हल करने के लिए एक साझा अंतर्राष्ट्रीय ढांचा तैयार किया गया। केपटाउन कन्वेंशन का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये क्रेडिटर्स को कानूनी सुरक्षा देता है। अगर किसी देश में कानून साफ और भरोसेमंद हो तो बैंक और लीजिंग कंपनियां कम ब्याज दर पर विमान देने के लिए तैयार होती हैं। इससे एयरलाइंस की लागत घटती है और अंततः इसका फायदा यात्रियों तक भी पहुंचता है। जहां तक इसके वैश्विक दायरे की बात है तो 2016 तक इसके 65 सदस्य देश बन चुके थे। भारत ने इस कन्वेंशन पर 2008 में हस्ताक्षर किए थे, लेकिन लंबे समय तक इसे घरेलू कानून में पूरी तरह लागू नहीं किया जा सका। एक्सीडेंट से जुड़ा गवर्नेंस।
हम एक बहुत ही जरूरी लेकिन अक्सर अनदेखे विषय को समझेंगे और वो है एक्सीडेंट से जुड़ा गवर्नेंस। जब सड़क, रेल या हवाई यात्रा के दौरान कोई दुर्घटना होती है तो उसके बाद जांच कौन करता है, मुआवजा कौन देता है और किस मंत्रालय की जिम्मेदारी होती है, ये सब एक तय व्यवस्था के तहत चलता है। चलिए इसे एक एक करके बिल्कुल शुरुआत से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सड़क दुर्घटनाओं की। भारत में सड़क दुर्घटनाओं से जुड़ा मुख्य कानून मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988 है, जिसे 2019 में संशोधित किया गया। अगर कहीं सड़क हादसा होता है तो उसकी शुरुआती जांच स्थानीय पुलिस करती है और एफआईआर दर्ज की जाती है। इसके बाद पीड़ित या उनके परिवार को मुआवजा दिलाने का काम मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल यानी एमएक्ट करता है। पूरे रोड ट्रांसपोर्ट सेक्टर की नीति और प्रशासनिक जिम्मेदारी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय यानी मोर्थ के पास होती है। अब आते हैं रेलवे पर। रेल दुर्घटनाओं के लिए मुख्य कानून है रेलवे एक्ट 1989। अगर ट्रेन से जुड़ा कोई बड़ा हादसा होता है तो उसकी जांच कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी करता है। यह संस्था स्वतंत्र रूप से ये देखती है कि दुर्घटना क्यों हुई और भविष्य में इसे कैसे रोका जा सकता है। मुआवजे से जुड़े मामलों को रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल यानी आरसीटी देखता है। रेलवे के संचालन की जिम्मेदारी रेल मंत्रालय के पास होती है। जबकि सुरक्षा से जुड़े पहलुओं में नागरिक उड्डयन जैसे मानकों की सोच भी अपनाई जाती है। अब बात करते हैं हवाई दुर्घटनाओं यानी एयरवेज की, जो सबसे तकनीकी और अंतर्राष्ट्रीय नियमों से जुड़ा क्षेत्र है। यहाँ मुख्य कानून है कैरेज बाय एयर एक्ट 1972, जो मॉन्ट्रियल कन्वेंशन 1999 को लागू करता है। अगर किसी विमान का हादसा होता है तो उसकी जांच एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी AAIB करता है। मुआवजा देने की प्राथमिक जिम्मेदारी एयरलाइन ऑपरेटर की होती है और अगर इस पर विवाद हो जाए तो मामला अदालतों में जाता है। पूरे सिविल एविएशन सेक्टर की जिम्मेदारी नागरिक उड्डयन मंत्रालय यानी मोका के पास होती है। लॉजिस्टिक्स सेक्टर। नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी 2022 हाल ही में खबरों में इसलिए आई क्योंकि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने इसकी तीसरी सालगिरह मनाई। ये नीति भारत में लॉजिस्टिक्स सेक्टर को आधुनिक और प्रतिस्पर्धी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी की शुरुआत पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान को सपोर्ट करने के लिए की गई। अब थोड़ी विस्तार से समझते हैं कि पीएम गति शक्ति NMP क्या है। 2021 में लॉन्च किए गए इस मास्टर प्लान ने भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर की योजना और क्रियान्वयन की प्रक्रिया को पूरी तरह बदल दिया। इसकी खासियत यह है कि इसमें 57 से अधिक केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों और राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों का जियो स्पेशल डेटा एकीकृत किया गया है। PMGSNMP के 7 इंजन हैं जो देश की बुनियादी ढांचे की नींव हैं। इनमें रेल मार्ग, सड़कें, बंदरगाह, जलमार्ग, हवाई अड्डे, मास ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल हैं। ये 7 इंजन मिलकर पूरे देश में माल और सेवाओं की तेज, सस्ती और सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करते हैं। अब नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी के मुख्य लक्ष्य पर नजर डालते हैं। सबसे पहला लक्ष्य है भारत में लॉजिस्टिक्स की लागत को वैश्विक मानकों के अनुरूप लाना। इसका उद्देश्य है कि भारत में माल ढुलाई की लागत दुनिया के सबसे प्रतिस्पर्धी देशों के बराबर हो। दूसरा लक्ष्य है लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स में सुधार करना। वर्तमान में भारत विश्व बैंक के 2023 के LPI रैंकिंग में 38वें स्थान पर है, जो 2018 में 44वें स्थान से बेहतर हुआ है। नीति का लक्ष्य 2030 तक भारत को टॉप 25 देशों में लाना है। तीसरा लक्ष्य है डेटा ड्रिवन डिसीजन सपोर्ट मैकेनिज्म तैयार करना, ताकि पूरे लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम को और अधिक कुशल और पारदर्शी बनाया जा सके। इस नीति को लागू करने के लिए एक विस्तृत योजना बनाई गई है, जिसे कॉम्प्रहेंसिव लॉजिस्टिक्स एक्शन प्लान कहा जाता है। क्लैप को 8 प्रमुख कार्य क्षेत्रों में बांटा गया है, जो लॉजिस्टिक्स सेक्टर के हर पहलू को कवर करते हैं। इसमें सड़क, रेल, हवाई और जलमार्ग, टेक्नोलॉजी नीति और नियामक सुधार, मानव संसाधन और डेटा आधारित निगरानी जैसे क्षेत्रों को शामिल किया गया है। हम नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी 2022 के तहत 2022 से 2025 के बीच मिली कुछ अहम उपलब्धियों और पहलों को समझते हैं, जो भारत के लॉजिस्टिक्स सेक्टर को तेज, सस्ता और प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण साबित हुई हैं। सबसे पहले बात करते हैं लॉजिस्टिक्स इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स इंडेक्स। यह इंडेक्स राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ावा देता है। इसका उद्देश्य है कि राज्यों को बेहतर लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर और सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रेरित किया जाए। लीड्स इंडेक्स राज्यों की लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस का आंकलन करता है। लीड्स 2025 ने इसे और भी उन्नत बनाया है। अब ये 5 से 7 मुख्य लॉजिस्टिक्स कॉरिडोर का मूल्यांकन करता है, जिसमें यात्रा समय, ट्रक की गति और प्रतीक्षा अवधि जैसे मापदंड शामिल हैं। साथ ही अब मुख्य सड़क कॉरिडोर पर सेक्शनवार गति का मूल्यांकन API आधारित तरीके से किया जाता है। दूसरी बड़ी उपलब्धि है यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म यानी ULIP। ये डिजिटल प्लेटफॉर्म 30 से अधिक मंत्रालयों और विभागों के लॉजिस्टिक्स डेटा को एक ही इंटरफेस पर लाता है। इसकी मदद से अगस्त 2025 तक 160 करोड़ से अधिक डिजिटल लेन देन हो चुके हैं।
आसान भाषा में कहें तो अब लॉजिस्टिक्स डेटा की जानकारी पाने और साझा करने का काम बेहद सरल और सुरक्षित हो गया है। तीसरा महत्वपूर्ण कदम है क्षेत्रीय स्तर पर लॉजिस्टिक्स सुधार। अब तक 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने अपनी राज्य लॉजिस्टिक्स पॉलिसी बनाई है। साथ ही 19 राज्यों ने लॉजिस्टिक्स सेक्टर को उद्योग का दर्जा दिया है, जिससे उन्हें टैक्स में छूट और अन्य प्रोत्साहन मिलते हैं। ये पहल राज्यों में लॉजिस्टिक्स को एक व्यवस्थित और निवेश योग्य सेक्टर बनाने में मदद करती है। इसके अलावा भारत में लॉजिस्टिक्स सेक्टर सुधारने के लिए कई अन्य पहलों को भी लागू किया गया है। सबसे पहले लॉजिस्टिक्स सेक्टर को इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा दिया गया है, जिससे इस सेक्टर में निवेश को बढ़ावा मिलता है। फिर है स्माइल प्रोग्राम, यानी स्ट्रेंथनिंग मल्टीमोडल एंड इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम। ये प्रोग्राम एशियन डेवलपमेंट बैंक के सहयोग से राज्य और शहर स्तर पर इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स प्लान बनाने में मदद करता है। इसका उद्देश्य है भारत के लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना, लागत कम करना और सिस्टम की दक्षता बढ़ाना। अंत में बात करते हैं लॉजिस्टिक्स डेटा बैंक 2.0 की। ये प्लेटफॉर्म कंटेनर मूवमेंट को वास्तविक समय में ट्रैक करने की सुविधा देता है। अब इसमें एक्सपोर्ट कंटेनर को हाई सीज पर भी ट्रैक किया जा सकता है। साथ ही मल्टी मॉडल शिपमेंट की दृश्यता भी बढ़ाई गई है। इसका मतलब ये है कि माल कहां से कब और कैसे जा रहा है, इसकी पूरी जानकारी डिजिटल रूप में उपलब्ध है, जिससे समय की बचत और पारदर्शिता बढ़ती है। एसेट MONETIZATION। हाल ही में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इस क्षेत्र में अपनी रणनीति पेश की है, जिसका मकसद है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बढ़ाना और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास तेज करना। सबसे पहले समझते हैं कि एसेट मोनेटाइजेशन क्या होता है। सरल शब्दों में कहें तो ये किसी अंडरयूज्ड या कम इस्तेमाल हो रहे सार्वजनिक संपत्ति की आर्थिक वैल्यू को खोलकर नई या वैकल्पिक आय पैदा करने की प्रक्रिया है। इसे एसेट रिसाइकलिंग भी कहा जाता है। ध्यान दें, इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार उस संपत्ति को बेच दे, बल्कि इसका इस्तेमाल करके पैसे कमाने के नए तरीके ढूंढे जाते हैं। भारत में एसेट मोनेटाइजेशन के लिए कई मॉडल अपनाए गए हैं। पहला है टोल ऑपरेट एंड ट्रांसफर, यानी टॉट। इसमें प्राइवेट कंपनी को पूरा प्रोजेक्ट मैनेज करने के बदले टोल कलेक्शन राइट्स मिलते हैं। कंपनी शुरू में एक लंप सम राशि देती है और प्रोजेक्ट की ऑपरेशन और मेंटेनेंस की जिम्मेदारी भी लेती है। दूसरा मॉडल है डिजाइन बिल्ड फाइनेंस ऑपरेट ट्रांसफर, यानी DBFOT। इसमें कंसेशनरी को प्रोजेक्ट को डिजाइन करने, बनाने, फाइनेंस करने और ऑपरेट करने की जिम्मेदारी दी जाती है। निश्चित अवधि के बाद ये प्रोजेक्ट सरकार को ट्रांसफर कर दिया जाता है। तीसरा मॉडल है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, यानी इनविट्स। ये एक पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल है जो निवेशकों से यूनिट्स जारी करके फंड जुटाता है। इसके जरिए स्थिर और अनुमानित नकदी प्रवाह मिलता है, साथ ही डाइवर्सिफिकेशन और टैक्स लाभ भी मिलते हैं। इसे सेबी रेगुलेट करता है। इसके अलावा रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, यानी REITs भी है। ये भी एक तरह का पूल्ड निवेश है, लेकिन ये रियल एस्टेट में निवेश करता है। प्रोजेक्ट आधारित फाइनेंसिंग भी अपनाई जाती है। इसमें सेक्टर लंबी अवधि के लिए बैंक से फाइनेंस ले सकते हैं और यूजर फीस या टोल कलेक्शन को सिक्योरिटी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। उदाहरण के लिए टोल प्लाजा। लॉन्ग टर्म लीज मॉडल में सरकार किसी संपत्ति का उपयोग एक निश्चित अवधि के लिए प्राइवेट कंपनी को देती है, बदले में उसे तय भुगतान या भुगतान की श्रृंखला मिलती है। एसेट कंसेशन भी एक तरीका है जिसमें खनन संपत्ति, रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन और अन्य मोनेटाइजेशन प्रोजेक्ट्स जैसे स्टेशन रीडेवलपमेंट और एयरपोर्ट कंसेशन शामिल होते हैं। भारत में एसेट मोनेटाइजेशन के लिए दो बड़ी पहलें हुई हैं। पहली है नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। इसका लक्ष्य है 2022 से 2025 के बीच पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स को लीज पर देकर लगभग 6 लाख रुपए करोड़ की आय पैदा करना। दूसरी पहल है नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन। ये 100% सरकारी कंपनी है जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज की नॉन कोर संपत्तियों को मोनेटाइज करने का काम करती है और इसका प्रशासनिक नियंत्रण पब्लिक एंटरप्राइजेज विभाग के पास है। DIGIT डिजिटल इंडिया मिशन हाल ही में अपने 10वें साल में कदम रखा। ये मिशन 2015 में शुरू हुआ था और इसका उद्देश्य भारत को एक डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलना है। डिजिटल इंडिया मिशन को लागू करने वाली प्रमुख संस्था है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ये मिशन केवल एक योजना नहीं बल्कि एक छतरी प्रोग्राम है जो विभिन्न मंत्रालयों और विभागों की ई-गवर्नेंस पहलों को एक साथ लाता है। डिजिटल इंडिया मिशन में प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी को प्राथमिकता दी जाती है। इसका उद्देश्य है कि तकनीकी विशेषज्ञता और संसाधनों का उपयोग करके सरकारी सेवाओं को तेज, आसान और प्रभावी बनाया जा सके। अब बात करते हैं मिशन की प्रमुख उपलब्धियों की। सबसे पहले डिजिटल अर्थव्यवस्था की। डिजिटल इंडिया मिशन की वजह से भारत अब दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी डिजिटल अर्थव्यवस्था बन चुका है। इसका मतलब है कि हमारे देश में इंटरनेट, डिजिटल पेमेंट, ई-कॉमर्स और ऑनलाइन सेवाओं का दायरा तेजी से बढ़ा है। दूसरी बड़ी उपलब्धि है वित्तीय समावेशन। भारत ने रियल टाइम पेमेंट्स में वैश्विक स्तर पर नेतृत्व हासिल किया है। 2023 में दुनिया के कुल डिजिटल लेन देन का लगभग 49% भारत में हुआ।
इससे लाखों लोग बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं से जुड़े हैं, खासकर ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में। तीसरी बड़ी उपलब्धि है समावेशन और भाषा की पहुंच। डिजिटल इंडिया ने भाषा की बाधाओं को तोड़ने के लिए पहल की है। इसका प्रमुख उदाहरण है भाषिनी प्रोजेक्ट। ये 30 से अधिक भारतीय भाषाओं को समर्थन देता है और विभिन्न एआई मॉडल्स के माध्यम से लोगों को सरकारी और डिजिटल सेवाओं तक पहुंच देता है। भाषिनी अब IRCTC टिकटिंग, NPCI पेमेंट सिस्टम्स और पुलिस डॉक्यूमेंटेशन जैसे प्लेटफॉर्म में भी इंटीग्रेट किया गया है। इसका मतलब है कि कोई भी व्यक्ति अपनी भाषा में डिजिटल सेवाओं का लाभ ले सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। सबसे पहले बात करते हैं उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक का, जिसे आमतौर पर USBRL या कश्मीर लिंक कहा जाता है। ये परियोजना कश्मीर घाटी को भारत के बाकी हिस्सों से सीधे रेल मार्ग से जोड़ने वाला निर्णायक संपर्क है। अब तक कश्मीर सड़क और हवाई मार्ग पर ज्यादा निर्भर था, लेकिन इस रेल लिंक के पूरा होने से वहां साल भर भरोसेमंद कनेक्टिविटी संभव होगी। इंजीनियरिंग के नजरिए से ये प्रोजेक्ट इसलिए भी खास है क्योंकि इसी के तहत दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बनाया गया है, जिसे हम चेनाब ब्रिज के नाम से जानते हैं। अब इसी चेनाब ब्रिज की बात थोड़ी विस्तार से समझते हैं। चेनाब ब्रिज एक असाधारण इंजीनियरिंग चमत्कार है। ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है, जो नदी तल से 359 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और एफिल टावर से भी 35 m ज्यादा ऊंचा है। लेकिन इसकी असली अहमियत सिर्फ ऊंचाई में नहीं है। यह ब्रिज USBRL प्रोजेक्ट का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है और कश्मीर घाटी तक हर मौसम में सेना और लॉजिस्टिक्स की आवाजाही को संभव बनाता है। यानी ये ब्रिज पर्यटन और विकास के साथ साथ राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी बेहद जरूरी है। अब चलते हैं देश के पूर्वोत्तर हिस्से की ओर और बात करते हैं बैराबी सारंग रेल लिंक की। ये परियोजना मिजोरम की राजधानी आइजोल को सीधे राष्ट्रीय रेलवे नेटवर्क से जोड़ती है। अब तक मिजोरम की कनेक्टिविटी सीमित थी, लेकिन इस रेल लिंक से वहां के लोगों को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने में बड़ी मदद मिलेगी। रणनीतिक रूप से ये प्रोजेक्ट भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए भी बेहद अहम है, क्योंकि ये आने वाले समय में कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के जरिए दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापार को आसान बनाएगा। अब अंत में बात करते हैं सोनमर्ग जेड मोरा टनल की। ये सुरंग सोनमर्ग तक हर मौसम में पहुंच सुनिश्चित करने के लिए बनाई जा रही है। सर्दियों में भारी बर्फबारी के कारण ये इलाका लंबे समय तक कट जाता था, लेकिन इस टनल के बनने से साल भर आवाजाही संभव होगी। रणनीतिक दृष्टि से ये टनल लद्दाख क्षेत्र तक सैनिकों की त्वरित आवाजाही के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यानी ये प्रोजेक्ट न केवल आम नागरिकों के लिए सुविधा लाता है, बल्कि देश की रक्षा तैयारियों को भी मजबूत करता है। कृपया इस वीडियो को अपने IAS की तैयारी कर रहे हो दोस्तों के साथ शेयर कर हमारे चैनल को ग्रो करने में मदद करें। 10 सर्विसेज। इंडिया सर्विसेज सेक्टर। हाल ही में नीति आयोग ने 2 विशेष रिपोर्ट जारी की हैं, जिनमें हमारे देश में हो रहे आर्थिक बदलावों और रोजगार की स्थिति पर गहराई से चर्चा की गई है। इन रिपोर्टों का मुख्य विषय ये समझना है कि कैसे हमारी कमाई के आंकड़े और नौकरियों का स्वरूप बदल रहा है। अगर हम भारत में रोजगार के बदलाव को देखें तो पाएंगे कि सर्विसेज सेक्टर आज हमारी अर्थव्यवस्था की जान बन चुका है। साल 2023-24 के आंकड़ों के मुताबिक इस क्षेत्र में लगभग 188 मिलियन लोग काम कर रहे हैं, जो इसे खेती के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा नियोक्ता यानी एम्प्लॉयर बनाता है। जब हम देश की कुल कमाई यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड की बात करते हैं तो साल 2024-25 में इस अकेले क्षेत्र का योगदान लगभग 55% रहा है, जबकि खेती और उद्योगों का हिस्सा क्रमशः 16% और 29% ही था। लेकिन यहाँ एक चौंकाने वाली बात यह है कि अर्थव्यवस्था में इतना बड़ा योगदान देने के बावजूद ये सेक्टर देश की कुल नौकरियों का 1/3 हिस्सा भी पूरा नहीं कर पाता, और जो नौकरियां यहाँ हैं उनमें से ज्यादातर अनौपचारिक और कम वेतन वाली हैं। पिछले 6 सालों में इस सेक्टर ने लगभग 40 मिलियन नई नौकरियां जोड़ी हैं, और इस मामले में यह केवल निर्माण यानी कंस्ट्रक्शन क्षेत्र से पीछे रहा है। इसे अक्सर एक लेबर शॉक एब्जॉर्बर कहा जाता है, क्योंकि जब दूसरे क्षेत्रों में काम कम होता है तो लोग यहां सहारा पाते हैं। हालांकि ये सेक्टर 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक तरफ हाई वैल्यू सर्विसेज हैं, जैसे IT, बैंकिंग और हेल्थ केयर, जिनमें कमाई तो बहुत है लेकिन नौकरियां कम है। दूसरी तरफ ट्रेडिशनल सर्विसेज हैं, जैसे व्यापार और ट्रांसपोर्ट, जहां बहुत सारे लोगों को काम तो मिलता है, लेकिन वो काम काफी हद तक अस्थायी और असुरक्षित होता है। रोजगार के प्रोफाइल को करीब से देखने पर एक बड़ा अंतर नजर आता है। जहां शहरों में रहने वाले 60% लोग सर्विसेज सेक्टर से जुड़े हैं, वहीं गांवों में ये आंकड़ा 20% से भी कम है। महिलाओं की स्थिति की बात करें तो शहरों की 60% महिलाएं इस क्षेत्र में काम कर रही हैं, जबकि ग्रामीण इलाकों में सिर्फ 10.5% महिलाएं ही इसका हिस्सा बन पाई हैं। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि इस सेक्टर के 87% लोगों के पास सामाजिक सुरक्षा यानी सोशल सिक्योरिटी की सुविधा नहीं है, और ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाली महिलाओं की मजदूरी पुरुषों की तुलना में 50% से भी कम है।
ये आंकड़े हमें बताते हैं कि तरक्की तो हो रही है, लेकिन हमें इसे और ज्यादा बराबरी वाला और सुरक्षित बनाने की जरूरत है। अगर आप इस वीडियो को अब तक देख रहे हैं तो साफ है कि इस परीक्षा को लेकर आपका जुनून काबिले तारीफ है। कमेंट में कुछ भी लिखकर अपनी मौजूदगी जरूर दर्ज करें ताकि हमें पता चल सके कि आप अंत तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। 11. माइनिंग, एनर्जी और इंडस्ट्री सर्वे एंड इंडिसेस। एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज रिजल्ट्स फॉर 2023-24। हम एक बहुत ही जरूरी और दिलचस्प रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज यानी ASI के साल 2023-24 के नतीजे। ये रिपोर्ट हाल ही में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी की गई है। इस सर्वे का मुख्य उद्देश्य ये समझना है कि हमारी निर्माण क्षेत्र के ढांचे और उसकी बढ़त में क्या बदलाव आ रहे हैं। ये हमें जानकारी देता है कि उद्योगों में कितना उत्पादन हो रहा है, कितना मूल्यवर्धन हुआ है, कितने लोगों को रोजगार मिला है और नई मशीनों या पूंजी में कितना निवेश किया गया है। ये महत्वपूर्ण सर्वे हर साल नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस यानी NSO द्वारा किया जाता है। इसे सांख्यिकी संग्रह संशोधन अधिनियम 2017 के नियमों के तहत अंजाम दिया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें कौन कौन से उद्योग शामिल होते हैं। इसमें वे सभी फैक्ट्रियां आती हैं जो फैक्ट्री एक्ट 1948 के तहत रजिस्टर्ड है। इसके अलावा बीड़ी और सिगार बनाने वाली यूनिट्स और ऐसी बिजली कंपनियां भी इसमें शामिल हैं जो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के पास रजिस्टर्ड नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जिन्हें इस सर्वे से बाहर रखा गया है, जैसे कि रक्षा प्रतिष्ठान, तेल भंडारण केंद्र और रेलवे वर्कशॉप या गैस स्टोरेज जैसी विभागीय इकाइयां। इस सर्वे के खास बात यह है कि इसके नतीजे राज्य स्तर और बड़े उद्योगों के स्तर पर तैयार किए जाते हैं ताकि हर क्षेत्र की बारीकी से जांच हो सके। अब नजर डालते हैं इस सर्वे की कुछ बड़ी और अच्छी खबरों पर। सबसे पहले बात करते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड यानी GVA की, जिसमें पिछले साल के मुकाबले चालू कीमतों पर 11.89% की शानदार बढ़ोतरी देखी गई है। अगर हम योगदान देने वाले सबसे बड़े उद्योगों की बात करें तो इसमें बुनियादी धातु, मोटर वाहन, रसायन, खाद्य उत्पाद और दवा उद्योग सबसे आगे रहे हैं। राज्यों के मामले में महाराष्ट्र 16% हिस्सेदारी के साथ सबसे ऊपर रहा है, जिसके बाद गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश का स्थान आता है। अगर कुल औद्योगिक उत्पादन को देखें तो उसमें भी पिछले साल की तुलना में 5.80% की वृद्धि हुई है, जो हमारी अर्थव्यवस्था के लिए एक सकारात्मक संकेत है। सबसे सुकून देने वाली बात रोजगार को लेकर है। इस सर्वे के अनुसार पिछले 10 सालों में औद्योगिक क्षेत्र ने 5.7 मिलियन से भी ज्यादा नई नौकरियां पैदा की हैं। अगर हम राज्यों को देखें कि सबसे ज्यादा काम के अवसर कहां मिले हैं तो तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक इस लिस्ट में सबसे आगे हैं। इसका मतलब है कि हमारे कारखाने न केवल सामान बना रहे हैं बल्कि लाखों परिवारों को आजीविका भी दे रहे हैं। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। हम एक बहुत ही खास आर्थिक रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे जिसे इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन यानी IIP कहा जाता है। ये खबर इन दिनों चर्चा में इसलिए है क्योंकि अप्रैल 2025 से केंद्र सरकार ने इसे जारी करने के समय में एक बड़ा बदलाव किया है। अब अखिल भारतीय IIP हर महीने की 28 तारीख को जारी किया जाता है। पहले इसे जारी करने में 42 दिनों का समय लगता था, लेकिन अब इसे घटाकर 28 दिन कर दिया गया है ताकि हमें ताजा आंकड़े जल्दी मिल सकें। सरल शब्दों में समझें तो IIP एक ऐसा पैमाना या सूचक है जो हमें बताता है कि एक तय समय के दौरान हमारे देश की फैक्ट्रियों और उद्योगों में उत्पादन की मात्रा में कितना बदलाव आया है। इसकी तुलना एक खास आधार वर्ष से की जाती है ताकि हम समझ सकें कि हम पहले के मुकाबले कितनी तरक्की कर रहे हैं। इस रिपोर्ट को सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी CSO द्वारा हर महीने तैयार किया जाता है ताकि देश की वास्तविक औद्योगिक विकास दर को मापा जा सके। इस पूरे सूचकांक को मापने के लिए अभी भी 2011-12 को आधार वर्ष माना जाता है। अगर हम इसके दायरे की बात करें तो IIP मुख्य रूप से 3 बड़े क्षेत्रों पर नजर रखता है। इसमें सबसे ज्यादा महत्व विनिर्माण क्षेत्र को दिया जाता है, जिसका वजन सबसे अधिक है। इसके बाद खनन क्षेत्र आता है और सबसे कम महत्व बिजली क्षेत्र को दिया गया है। हालांकि आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इसमें कंस्ट्रक्शन गैस और पानी की आपूर्ति जैसे क्षेत्रों को शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि इनसे जुड़ा डेटा जुटाने में अभी भी कुछ मुश्किलें आती हैं। आसान भाषा में कहें तो IIP हमारे देश की औद्योगिक सेहत का वो मंथली रिपोर्ट कार्ड है जो बताता है कि हमारी मशीनें और कारखाने कितनी रफ्तार से काम कर रहे हैं। नेशनल इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन। हाल ही में भारत सरकार के सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने नेशनल इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन यानी NIC 2025 जारी किया है। ये एक ऐसा बुनियादी ढांचा या टूल है जिसका इस्तेमाल सांख्यिकीय सर्वेक्षणों, जनगणना, आर्थिक अनुसंधान और सरकारी नीतियां बनाने के लिए किया जाता है। सरल भाषा में कहें तो ये एक ऐसी डिक्शनरी या सूची है जो देश में होने वाली हर तरह की आर्थिक गतिविधियों को एक खास पहचान देती है। ये नया NIC 2025 अब साल 2008 वाले पुराने ढांचे की जगह लेगा।
आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में इसकी शुरुआत सबसे पहले साल 1962 में हुई थी और तब से समय समय पर इसमें बदलाव किए जाते रहे हैं। इस बार इसे संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी प्रभाग द्वारा तैयार किए गए अंतर्राष्ट्रीय मानक के 5वें रिवीजन के साथ तालमेल बिठाकर बनाया गया है ताकि भारत की आर्थिक गणना दुनिया के मानकों के बराबर हो सके। इस नए अपडेट में कुछ बहुत बड़े संरचनात्मक बदलाव किए गए हैं। पहले किसी काम को पहचानने के लिए 5 डिजिट कोडिंग का इस्तेमाल होता था, जिसे अब बढ़ाकर 6 डिजिट कोडिंग कर दिया गया है। इससे काम की पहचान और भी बारीकी से हो पाएगी। एक बहुत ही गर्व की बात यह है कि इस बार हमारे अपने स्वदेशी क्षेत्रों जैसे आयुष आधारित स्वास्थ्य सेवा और हथकरघा उद्योग को भी इसमें विशेष पहचान दी गई है। साथ ही समय की मांग को देखते हुए इसमें रिन्यूएबल एनर्जी, फिनटेक, ई कॉमर्स और डिजिटल मध्यस्थता जैसे आधुनिक क्षेत्रों को भी शामिल किया गया है। अगर हम इसकी विशेषताओं की बात करें तो इसमें मध्यस्थता सेवाओं के वर्गीकरण को बहुत बेहतर बनाया गया है। अब बिजली, टेलीलॉजिस्टिक्स, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में जो लोग मिडिलमैन या बिचौलिए के तौर पर काम करते हैं, उनके लिए नई श्रेणियां बनाई गई हैं। डिजिटल अर्थव्यवस्था को भी इसमें पूरा सम्मान मिला है, जहां क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म आधारित सेवाएं और वेब सर्च पोर्टल्स को अलग से वर्गीकृत किया गया है। इसके अलावा पर्यावरण और ग्रीन इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए कार्बन कैप्चर और कचरा प्रबंधन जैसी गतिविधियों को भी इसमें जोड़ा गया है ताकि हम सतत विकास लक्ष्यों यानी एसडीजी की दिशा में अपनी प्रगति को ठीक से माप सकें। इस क्लासिफिकेशन की एक बड़ी खूबी यह है कि ये पूरी तरह से टेक्नोलॉजी एग्नोस्टिक है। इसका सीधा मतलब यह है कि सरकार इस बात पर भेदभाव नहीं करती कि कोई काम पुराने पारंपरिक तरीके से किया जा रहा है या आधुनिक मशीनों से, बल्कि ध्यान सिर्फ उस गतिविधि या काम पर दिया जाता है। जैसा कि हमने चर्चा की, एनआईसी कोड मूल रूप से एक नंबर वाली स्कीम है जो आर्थिक गतिविधियों को अलग अलग क्षेत्रों में बांटती है। इसका इस्तेमाल केवल डेटा इकट्ठा करने के लिए ही नहीं, बल्कि कंपनियों के रजिस्ट्रेशन और राज्य तथा केंद्र सरकारों की योजनाओं को सही ढंग से लागू करने के लिए भी होता है। 1962 के बाद से भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ चलते हुए कई बार इसे संशोधित किया है ताकि हम दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकें। मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। हाल ही में नीति आयोग के फ्रंटियर टेक्नोलॉजी हब ने भारतीय उद्योग परिसंघ और डेलॉयट के साथ मिलकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिपोर्ट जारी की है। इस 10 साल के रोड मैप का शीर्षक है री इमेजिनिंग मैन्युफैक्चरिंग, इंडियाज रोड मैप टू ग्लोबल लीडरशिप इन एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग। सरल शब्दों में कहें तो ये एक ऐसी योजना है जो अगले एक दशक में भारत को दुनिया के टॉप 3 मैन्युफैक्चरिंग हब में शामिल करने का सपना दिखाती है। हम भारत में विनिर्माण क्षेत्र की वर्तमान स्थिति को समझेंगे और ये जानेंगे कि हमारा देश दुनिया के कारखाने के रूप में कहां खड़ा है। अगर हम भारत की कुल जीडीपी की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का इसमें 17% का योगदान है। दुनिया के स्तर पर देखें तो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग में भारत की हिस्सेदारी अभी लगभग 3% के आसपास है। रोजगार यानी एम्प्लॉयमेंट के लिहाज से ये क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि नीति आयोग के अनुसार साल 2023-24 में भारत के कुल वर्कफोर्स का 11.4% हिस्सा इसी सेक्टर में काम कर रहा था। इसके अलावा विदेशी निवेश यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के मामले में भी काफी सकारात्मक रुझान देखने को मिले हैं। साल 2024-25 के दौरान भारत में आए कुल 81.04 बिलियन डॉलर के विदेशी निवेश में से अकेले मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 23.5% हिस्सा आया, जो लगभग 19.04 बिलियन डॉलर के बराबर है। अब अगर हम अलग अलग क्षेत्रों या सेक्टरल परफॉर्मेंस पर नजर डालें तो कुछ क्षेत्रों में भारत ने अद्भुत प्रगति की है। इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में भारत अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता बन चुका है। सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि साल 2024-25 में मोबाइल फोन के आयात पर हमारी निर्भरता घटकर मात्र 0.02% रह गई है। दवाइयों के क्षेत्र में भी भारत का डंका बज रहा है। दवाओं के उत्पादन की मात्रा के मामले में भारत दुनिया में तीसरे स्थान पर, हैजबक की कीमत या वैल्यू के मामले में हमारा स्थान 14वां है। वहीं अगर ऑटोमोबाइल्स की बात करें तो गाड़ियों के उत्पादन में भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। इंडिया सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम। हाल ही में ये विषय चर्चा में इसलिए है क्योंकि बेंगलुरु में आम कंपनी के नए डिजाइन ऑफिस के उद्घाटन के बाद पहली बार भारत में 2 नैनोमीटर की चिप डिजाइन की जा रही है। सरल शब्दों में समझे तो सेमीकंडक्टर ऐसी सामग्री होती है जिसका उपयोग माइक्रोचिप्स बनाने में किया जाता है। ये चिप्स जानकारी को स्टोर करने, उसे प्रोसेस करने और एक जगह से दूसरी जगह भेजने का काम करते हैं, जो आज के मोबाइल, लैपटॉप और हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के लिए बेहद जरूरी हैं। हर चिप के अंदर लाखों छोटे छोटे स्विच होते हैं जिन्हें ट्रांजिस्टर कहा जाता है। ये बिल्कुल हमारे दिमाग की कोशिकाओं की तरह काम करते हैं, जो बिजली के संकेतों को नियंत्रित करते हैं और संदेश पहुंचाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरी दुनिया का सेमीकंडक्टर बाजार 2030 तक $1 ट्रिलियन तक पहुंचने का अनुमान है।
अभी इस क्षेत्र में ताइवान, दक्षिण कोरिया, जापान, चीन और अमेरिका का दबदबा है, जहां अकेला ताइवान दुनिया की 60% से ज्यादा चिप्स और लगभग 90% सबसे एडवांस चिप्स बनाता है। भारत भी अब इस रेस में पीछे नहीं रहना चाहता, इसलिए सरकार ने कई बड़े कदम उठाए हैं। साल 2021 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया गया था। इसके तहत कई योजनाएं चल रही हैं, जैसे कि सेमीकंडक्टर फैब स्कीम, जिसमें भारत में चिप बनाने वाली यूनिट लगाने के लिए सरकार 50% तक की वित्तीय सहायता देती है। इसी तरह डिस्प्ले फैब स्कीम के जरिए स्क्रीन बनाने वाली यूनिट्स जैसे एमोलेड और एलसीडी के लिए मदद दी जा रही है। साथ ही डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के जरिए छोटे स्टार्टअप्स और कंपनियों को 15 करोड़ रुपए तक का प्रोत्साहन दिया जा रहा है, ताकि वे भारत में ही चिप डिजाइन कर सकें। हाल ही में सेमिकॉन इंडिया 2025 का चौथा संस्करण भी आयोजित किया गया, जिसकी थीम थी बिल्डिंग द नेक्स्ट सेमीकंडक्टर पावर हाउस। भारत केवल फैक्ट्रियां ही नहीं लगा रहा, बल्कि हुनरमंद लोग भी तैयार कर रहा है। इसके लिए AICTE ने अपने पाठ्यक्रम में बदलाव किया है और स्मार्ट लैब के जरिए 1 लाख इंजीनियरों को ट्रेनिंग देने का लक्ष्य रखा गया है। चिप्स टू स्टार्टअप प्रोग्राम के जरिए भी विशेषज्ञ तैयार किए जा रहे हैं। भारत की इस मेहनत का नतीजा भी दिखने लगा है। विक्रम नाम का 32 बिट प्रोसेसर भारत का पहला पूरी तरह से स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर है, जिसे रॉकेट लॉन्च जैसी कठिन परिस्थितियों में इस्तेमाल के लिए भी मंजूरी मिल गई है। ये दिखाता है कि भारत अब केवल चिप खरीदने वाला देश नहीं, बल्कि चिप बनाने वाला देश बनने की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम। हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम को अधिसूचित किया है। सरल भाषा में कहें तो अब तक हम भारत में मोबाइल फोन और अन्य गैजेट्स को असेंबल तो कर रहे थे, लेकिन उनके अंदर लगने वाले छोटे छोटे पुर्जे या कंपोनेंट्स अक्सर बाहर से मंगवाने पड़ते थे। इस योजना का मुख्य उद्देश्य भारत में ही इन पुर्जों को बनाने का एक मजबूत इकोसिस्टम तैयार करना है। सरकार चाहती है कि दुनिया भर के और देश के बड़े निवेशक यहां निवेश करें, ताकि भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को ग्लोबल वैल्यू चेन यानी वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला से जोड़ा जा सके। इस योजना के तहत कुछ खास हिस्सों या सेगमेंट्स पर ध्यान दिया गया है, जैसे कि सब असेंबली, जिनमें डिस्प्ले मॉड्यूल और कैमरा मॉड्यूल आते हैं। इसके अलावा बेयर कंपोनेंट्स जैसे मल्टी लेयर प्रिंटेड सर्किट बोर्ड और फ्लेक्सिबल प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पर भी फोकस है। इतना ही नहीं, जो बड़ी मशीनें या कैपिटल इक्विपमेंट इन पुर्जों को बनाने के काम आती हैं, उन्हें भी इस योजना में शामिल किया गया है। सरकार ने कंपनियों को प्रोत्साहित करने के लिए 3 तरह की वित्तीय मदद या इंसेंटिव्स देने का फैसला किया है। पहला है टर्नओवर लिंक्ड, जो बिक्री में होने वाली बढ़ोतरी पर मिलेगा। दूसरा है कैपेक्स लिंक्ड, जो कंपनी द्वारा मशीनरी और इंफ्रास्ट्रक्चर में किए गए निवेश पर आधारित होगा। और तीसरा है हाइब्रिड इंसेंटिव, जिसमें जरूरत के हिसाब से दोनों का मिश्रण दिया जाएगा। टर्नओवर वाला फायदा 6 साल के लिए होगा, जबकि निवेश पर मिलने वाला फायदा 5 साल तक मिलेगा। इस योजना की एक अच्छी बात यह है कि इसमें ग्रीनफील्ड यानी बिल्कुल नए सिरे से लगने वाले प्लांट और ब्राउनफील्ड यानी पहले से चल रहे प्लांट का विस्तार दोनों ही निवेश पात्र होंगे। इस पूरी योजना को लागू करने की जिम्मेदारी इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय की एक नोडल एजेंसी की होगी, जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसी के रूप में काम करेगी। मिनरल्स माइंस एंड मिनरल्स अमेंडमेंट एक्ट 2025। हाल ही में संसद द्वारा खान और खनिज संशोधन अधिनियम 2025 माइंस एंड मिनरल्स अमेंडमेंट एक्ट 2025 पारित किया गया है। ये नया कानून मुख्य रूप से 1957 के पुराने अधिनियम में बदलाव करता है, ताकि देश में जरूरी खनिजों की उपलब्धता बढ़ाई जा सके। इससे पहले 2023 में भी इसमें कुछ बड़े सुधार किए गए थे, जिसमें 24 महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों की एक सूची बनाई गई थी, ताकि उनकी खोज और उत्पादन को बढ़ाया जा सके। उस समय केंद्र सरकार को इन खनिजों की नीलामी करने की शक्ति दी गई थी और गहरे दबे खनिजों की खोज के लिए लाइसेंस की व्यवस्था शुरू की गई थी। अब इस 2025 के नए संशोधन में कुछ बेहद खास बातें जोड़ी गई हैं। सबसे पहले पुराने नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट की जगह अब नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड डेवलपमेंट ट्रस्ट बनाया गया है। इसका दायरा अब बहुत बड़ा है, क्योंकि ये ट्रस्ट अब न केवल भारत के भीतर बल्कि समुद्र के तटीय इलाकों और भारत के बाहर भी खनिजों की खोज और विकास के लिए फंड का इस्तेमाल कर पाएगा। इसके लिए खदान मालिकों द्वारा ट्रस्ट को दी जाने वाली राशि को भी रॉयल्टी के 2% से बढ़ाकर 3% कर दिया गया है। एक और दिलचस्प बदलाव यह है कि अब खदान मालिक अपनी मौजूदा खदान में मिलने वाले अन्य खनिजों को भी अपनी लीज में शामिल करने के लिए राज्य सरकार को आवेदन दे सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि अगर वे महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों को अपनी लीज में जुड़वाते हैं, तो उन्हें इसके लिए कोई अतिरिक्त पैसा नहीं देना होगा। साथ ही गहरे दबे खनिजों की खोज के लिए खदान के क्षेत्रफल को भी एक बार के लिए 10% से 30% तक बढ़ाने की अनुमति दी गई है। डिजिटल क्रांति को खदानों तक पहुंचाने के लिए सरकार अब मिनरल एक्सचेंज स्थापित करने जा रही है। ये एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म या बाजार की तरह होगा, जहां खनिजों और धातुओं का व्यापार हो सकेगा। केंद्र सरकार इसके लिए नियम बनाएगी, ताकि धोखाधड़ी और इनसाइडर ट्रेडिंग जैसी समस्याओं को रोका जा सके। अंत
कैप्टिव माइंस यानी ऐसी खदानें जो किसी खास कारखाने के लिए खनिज निकालती हैं, अब अपनी उपज को बेचने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र हैं। पहले वे अपनी जरूरत पूरी करने के बाद केवल 50% हिस्सा ही बेच सकती थीं, लेकिन अब उन पर ऐसी कोई सीमा नहीं है। वे उन खनिजों के ढेरों को भी बेच सकेंगी जिनका वे खुद इस्तेमाल नहीं कर पा रही हैं, जिससे पर्यावरण को होने वाले नुकसान को कम किया जा सकेगा और खदानों में सुरक्षा भी बढ़ेगी। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन। हाल ही में कोयला खान और इस्पात संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने संसद में एक रिपोर्ट पेश की है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन और प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के कामकाज की समीक्षा की गई है। सरल शब्दों में समझें तो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन एक तरह का फंड या सरकारी तिजोरी है, जिसे साल 2015 में एक कानून में बदलाव करके बनाया गया था। ये फंड हर उस जिले में बनाया जाता है जहां खुदाई या माइनिंग का काम होता है। इसे गैर लाभकारी ट्रस्ट के रूप में स्थापित किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य उन लोगों और इलाकों की मदद करना और उनका विकास करना है जो माइनिंग के काम की वजह से प्रभावित हुए हैं। राज्य सरकारें ही तय करती हैं कि इस पैसे का इस्तेमाल लोगों के फायदे के लिए किस तरह किया जाएगा। अगर हम इसकी बनावट या ढांचे की बात करें तो इसके प्रशासन के 2 स्तर होते हैं। पहला है गवर्निंग काउंसिल, जो नीतियां बनाने और फैसले लेने वाली संस्था है। दूसरा है मैनेजिंग कमेटी, जिसका काम तय किए गए प्रोजेक्ट्स और योजनाओं को जमीन पर उतारना या लागू करना होता है। राज्य सरकारों के पास ये शक्ति होती है कि वे अपने हिसाब से इस फाउंडेशन के सदस्यों और उनके कार्यों के नियम बना सके। अब सवाल ये उठता है कि इस फंड में पैसा कहां से आता है। दरअसल जो लोग या कंपनियां खदानों को लीज पर लेती हैं, उन्हें सरकार को दी जाने वाली रॉयल्टी का एक निश्चित हिस्सा इस फंड में देना पड़ता है। केंद्र सरकार ने इसके लिए कुछ नियम तय किए हैं। जिन कंपनियों को साल 2015 या उसके बाद खदान मिली है, उन्हें रॉयल्टी का 10% हिस्सा देना होता है, और जिन्हें 2015 से पहले मिली थी, उन्हें 30% हिस्सा देना पड़ता है। ये योगदान अलग अलग खनिजों के लिए अलग अलग हो सकता है, क्योंकि रॉयल्टी की दर हर खनिज के लिए भिन्न होती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पैसे का इस्तेमाल प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के दिशा निर्देशों के तहत केवल उसी जिले के विकास के लिए किया जा सकता है जहां से ये इकट्ठा किया गया है। इसका मतलब है कि जिस धरती से खनिज निकाला जा रहा है, वहां के लोगों को ही उसका सबसे ज्यादा फायदा मिलना चाहिए। हम भारत में खनन क्षेत्र के कानूनी और संवैधानिक ढांचे को समझेंगे, जो ये तय करता है कि हमारे देश के प्राकृतिक संसाधनों पर किसका नियंत्रण है। भारत के संविधान के अनुसार खनन क्षेत्र की शक्तियां केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बंटी हुई हैं। संविधान की संघ सूची की प्रविष्टि 54 संसद को ये शक्ति देती है कि वो लोकहित में खानों और खनिजों के विकास का नियमन करे। वहीं राज्य सूची की प्रविष्टि 23 राज्यों को अपने क्षेत्र में माइनिंग के नियम बनाने का अधिकार देती है, लेकिन ये अधिकार संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के अधीन होते हैं। जब हम खनिजों की बात करते हैं तो एक महत्वपूर्ण श्रेणी है लघु खनिज। केंद्र सरकार के पास यह अधिकार है कि वो किसी भी खनिज को आधिकारिक गजट के जरिए लघु खनिज घोषित कर सके। एक बार खनिज को लघु घोषित करने के बाद राज्य सरकारों को ये शक्ति मिल जाती है कि वे अपने क्षेत्रों में इन खनिजों के खनन के लिए रियायतें या लाइसेंस देने के नियम खुद बना सकें। अब बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन यानी डीएमएफ के बारे में, जो माइनिंग से प्रभावित लोगों के कल्याण के लिए काम करता है। एमएमडीआर अधिनियम 2021 ने केंद्र सरकार को ये शक्ति दी है कि वो डीएमएफ के फंड के उपयोग और उसके ढांचे के बारे में राज्यों को निर्देश दे सके। हालांकि इस फंड का वास्तविक क्रियान्वयन और रोजमर्रा का प्रबंधन राज्य सरकारों के हाथ में ही होता है। प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना, इसकी शुरुआत केंद्र सरकार द्वारा साल 2015 में खान और खनिज अधिनियम 1957 की धारा 20A के तहत की गई थी। इस योजना को जमीन पर उतारने का तरीका बहुत सीधा है। राज्य सरकारों को इसे अपने डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन के नियमों के साथ जोड़ना होता है। इसका मुख्य लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि जिन इलाकों में माइनिंग या खुदाई का काम होता है, वहां का विकास टिकाऊ हो। इस फंड का इस्तेमाल स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, बुनियादी ढांचा, पीने का पानी और आजीविका जैसे जरूरी कामों के लिए किया जाता है। हाल ही में यानी साल 2024 में इस योजना के दिशा निर्देशों में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव या रिवीजन किए गए हैं ताकि फंड का सही इस्तेमाल हो सके। अब ये अनिवार्य कर दिया गया है कि डीएमएफ फंड का 70% हिस्सा उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में ही खर्च होगा। इनमें पीने का पानी, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसे बुनियादी विषय शामिल हैं। बाकी का 30% हिस्सा अन्य क्षेत्रों जैसे बुनियादी ढांचे, सिंचाई, ऊर्जा और वाटरशेड विकास पर खर्च किया जा सकता है। एक और बड़ा बदलाव लोगों की कमाई या आजीविका को लेकर किया गया है। अब कौशल विकास के दायरे को बढ़ाकर कौशल विकास और आजीविका सृजन कर दिया गया है। साथ ही खेती और पशुपालन को भी अब उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की सूची में शामिल कर लिया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस फंड का 70% हिस्सा अनिवार्य रूप से उन्हीं गांवों या इलाकों में खर्च करना होगा जो सीधे तौर पर माइनिंग से प्रभावित है। भविष्य की सुरक्षा के लिए अब एक एंडोमेंट फंड की व्यवस्था भी की गई है।
इसके तहत डीएमएफ में आने वाले सालाना पैसे का 10% हिस्सा अलग से बचाकर रखा जाएगा ताकि माइनिंग खत्म होने के बाद भी उस इलाके में लोगों की आजीविका चलती रहे। योजना को और बेहतर बनाने के लिए अब केवल सालाना काम नहीं होगा बल्कि जरूरतों का आकलन करके 5 साल का एक पर्सपेक्टिव प्लान बनाना भी जरूरी कर दिया गया है। ऑफशोर एरियाज एटॉमिक मिनरल्स ऑपरेटिंग राइट रूल्स 2025। हाल ही में भारत सरकार ने ऑफशोर एरियाज एटॉमिक मिनरल्स ऑपरेटिंग राइट रूल्स 2025 अधिसूचित किए हैं। ये नियम ऑफशोर एरियाज मिनरल एक्ट 2002 के प्रावधानों के तहत बनाए गए हैं। सरल शब्दों में कहें तो ये नियम हमारे समुद्र तटीय इलाकों में यूरेनियम और थोरियम जैसे परमाणु खनिजों की खोज और खुदाई को नियंत्रित करने के लिए बनाए गए हैं। इन नियमों की सबसे खास बात यह है कि ये तभी लागू होंगे जब समुद्र के किसी हिस्से में इन खनिजों की मात्रा एक तय न्यूनतम स्तर से ज्यादा होगी। सुरक्षा और रणनीति को ध्यान में रखते हुए इन खनिजों को निकालने का अधिकार केवल सरकार द्वारा नामित संस्थाओं जैसे कि सरकारी कंपनियों या निगमों को ही दिया जाएगा। अगर कोई विदेशी संस्था इन कार्यों में शामिल होना चाहती है तो उसे सरकार से पहले विशेष अनुमति लेनी होगी। अब बात करते हैं उन मुख्य खनिजों की जिनके लिए ये नियम इतने महत्वपूर्ण हैं। पहला है यूरेनियम। झारखंड का जादूगोड़ा हमारे देश की पहली ऐसी खदान है जहां से बड़े पैमाने पर यूरेनियम निकाला गया था। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के लांबापुर पेड्डागट्टू और झारखंड की बगजाता खदानें भी काफी अहम है। हालांकि भारत में मिलने वाला यूरेनियम दुनिया के बड़े उत्पादक देशों के मुकाबले मात्रा में कम और कम गुणवत्ता वाला है। दूसरा महत्वपूर्ण खनिज है थोरियम। यूरेनियम के मामले में भले ही हम थोड़े पीछे हो लेकिन थोरियम के भंडार भारत में प्रचुर मात्रा में है। थोरियम मुख्य रूप से मोनाजाइट नाम के खनिज में पाया जाता है जिसमें लगभग 8 से 10% थोरियम होता है। केरल और ओडिशा के समुद्र तटों की रेत में इस मोनाजाइट के विशाल भंडार मौजूद हैं। एल्यूमिनियम एंड कॉपर। हाल ही में भारत सरकार ने इन दोनों धातुओं के लिए विजन डॉक्यूमेंट्स जारी किए हैं जो अगले कई सालों के लिए इनके उत्पादन और इस्तेमाल का खाका तैयार करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एल्यूमिनियम की जिसे बॉक्साइट नाम के खनिज से निकाला जाता है। एल्यूमिनियम धरती की पपड़ी में पाई जाने वाली सबसे प्रचुर धातु है। इसकी खासियत यह है कि यह बहुत हल्का होता है, बिजली और गर्मी का बेहतरीन सुचालक है और इसमें जंग नहीं लगता क्योंकि इसके ऊपर हवा के संपर्क में आते ही खुद को ठीक करने वाली एक ऑक्साइड परत जम जाती है। भारत के संदर्भ में देखें तो ओडिशा हमारे देश का एल्यूमिनियम हब है जहां देश के 41% बॉक्साइट भंडार है और अकेले ओडिशा ही देश का 73% उत्पादन करता है। इसके बाद छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश का नंबर आता है। अगर पूरी दुनिया की बात करें तो चीन 58% उत्पादन के साथ नंबर 1 पर है जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और भारत का स्थान आता है। अब बात करते हैं तांबे की। तांबा एक बहुत ही लचीली और कोमल धातु है जिसे आसानी से तारों या शीट में बदला जा सकता है। बिजली का बहुत अच्छा सुचालक होने के कारण हमारे घर की वायरिंग से लेकर बड़े ट्रांसफार्मर तक में इसका इस्तेमाल होता है। भारत में तांबे के सबसे ज्यादा भंडार राजस्थान 52.25% में है लेकिन उत्पादन के मामले में मध्य प्रदेश 57% सबसे आगे है। भारत की कुछ मशहूर तांबे की खदानों में राजस्थान की खेतड़ी कॉपर बेल्ट, झारखंड की सिंहभूम और मध्य प्रदेश का बालाघाट जिला शामिल है। विश्व स्तर पर तांबे की तस्वीर थोड़ी अलग है। दक्षिण अमेरिकी देश चिली के पास दुनिया के सबसे बड़े तांबे के भंडार 19% हैं और वही इसका सबसे बड़ा उत्पादक भी है। चिली के बाद कांगो, पेरू और चीन का नाम आता है। तांबा आज के समय में इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इलेक्ट्रिक गाड़ियों और रिन्यूएबल एनर्जी की ओर बढ़ते हुए कदमों में इसकी मांग बहुत तेजी से बढ़ रही है। पोटाश और हैलाइट माइनिंग ब्लॉक्स। हाल ही में भारत सरकार ने खनिज नीलामी के 5वें चरण में 15 में से 10 महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉक्स की सफल नीलामी की है। इस नीलामी की सबसे खास बात यह रही कि पहली बार पोटाश और हैलाइट यानी सेंधा नमक से जुड़े खनन ब्लॉक्स को सफलतापूर्वक नीलाम किया गया है। ये भारत के लिए एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। इस खबर का सीधा मतलब यह है कि अब भारत अपने देश में ही पोटाश और हैलाइट का खनन शुरू करने जा रहा है। इन खनन गतिविधियों की शुरुआत राजस्थान में झंडावाली, सतीपुरा और जोरकिया, सतीपुरा, खुंजा अमलगमेटेड पोटाश और हैलाइट ब्लॉक्स में होगी। अब सबसे पहले समझते हैं कि हैलाइट क्या होता है। हैलाइट को हम आम भाषा में टेबल सॉल्ट या रॉक सॉल्ट कहते हैं। रासायनिक रूप से ये सोडियम क्लोराइड यानी NaCl से बना होता है। यही नमक हम रोज अपने खाने में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब ये खनिज के रूप में जमीन के अंदर पाया जाता है तो इसे हैलाइट कहा जाता है। अब बात करते हैं पोटाश की, जो इस खबर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। पोटाश कोई एक खनिज नहीं होता बल्कि ये उन सभी अकार्बनिक यौगिकों का सामान्य नाम है जिनमें पोटेशियम पानी में घुलने योग्य रूप में पाया जाता है। सरल शब्दों में कहें तो पोटाश पोटेशियम कार्बोनेट और अन्य पोटेशियम लवणों का अशुद्ध मिश्रण होता है। पोटाश का प्रमुख अयस्क सिल्वनाइट होता है। सिल्वनाइट असल में सिल्वाइट यानी KCl और हैलाइट यानी NaCl का मिश्रण होता है, यानी एक ही अयस्क में पोटेशियम और नमक दोनों मौजूद रहते हैं जो इसे बेहद उपयोगी बनाता है। भारत में पोटाश का सबसे बड़ा भंडार
राजस्थान के नागौर जिले में पाया जाता है, जहां देश का 91% पोटाश मौजूद है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में लगभग 5% और उत्तर प्रदेश के सोनभद्र व चित्रकूट जिलों में लगभग 4% पोटाश पाया जाता है। इसके बावजूद एक चौंकाने वाली सच्चाई ये है कि भारत अपनी पोटाश की जरूरत का 100% आयात करता है, जैसा कि इंडियन मिनरल ईयर बुक 2022 में बताया गया है। यही वजह है कि पोटाश और हैलाइट ब्लॉक्स की नीलामी को इतना महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब समझते हैं कि पोटाश इतना जरूरी क्यों है। कृषि क्षेत्र में पोटाश उर्वरक के रूप में इस्तेमाल होता है। ये फसलों की पैदावार बढ़ाने, बीमारियों से लड़ने की क्षमता मजबूत करने, फसल की बनावट, रंग, पोषण, मूल्य और स्वाद को बेहतर बनाने में मदद करता है। आसान शब्दों में कहें तो अगर मिट्टी को सही पोषण देना है तो पोटाश एक अनिवार्य तत्व है। पोटाश का उपयोग केवल खेती तक सीमित नहीं है। पानी की शुद्धि में पोटाश एलम का उपयोग किया जाता है, जो पानी की कठोरता को दूर करता है और इसमें जीवाणुरोधी गुण भी होते हैं। इसके अलावा पोटाश का इस्तेमाल कौन सिरेमिक साबुन और डिटर्जेंट, सिंथेटिक रबर और कई तरह के रसायनों के निर्माण में भी किया जाता है। इतना ही नहीं, पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग विस्फोटक बनाने में भी होता है। ऑयल एंड नेचुरल गैस। डिस्कवरी ऑफ नेचुरल गैस इन अंडमान बेसिन। हाल ही में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने जानकारी दी है कि अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट पर समुद्र किनारे से लगभग 17 किलोमीटर दूर श्री विजयपुरम 2 कुएं में प्राकृतिक गैस की मौजूदगी पाई गई है। ये खोज भारत के लिए रणनीतिक रूप से बहुत अहम मानी जा रही है। इस खबर को सही तरह से समझने के लिए पहले अंडमान बेसिन को समझना जरूरी है। भारत के हाइड्रोकार्बन संसाधन आकलन अध्ययन के अनुसार अंडमान निकोबार बेसिन में लगभग 371 मिलियन मैट्रिक टन ऑयल इक्विवेलेंट के हाइड्रोकार्बन संसाधन मौजूद हैं। इसका मतलब है कि इस क्षेत्र में तेल और गैस दोनों की बड़ी संभावनाएं छिपी हुई हैं। भूगर्भीय दृष्टि से देखें तो अंडमान निकोबार बेसिन एक बेहद संवेदनशील और महत्वपूर्ण क्षेत्र में स्थित है। ये बेसिन अंडमान और निकोबार बेसिन के संगम पर स्थित है और ये पूरा क्षेत्र बंगाल अराकान अवसादी प्रणाली का हिस्सा है। ऐसे अवसादी बेसिन दुनिया भर में तेल और गैस के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि यहां लाखों वर्षों तक जैविक पदार्थ जमा होकर हाइड्रोकार्बन का निर्माण करते हैं। इस खोज को और भी मजबूत बनाने वाली बात यह है कि अंडमान बेसिन के आसपास के इलाकों में पहले ही प्राकृतिक गैस की खोज हो चुकी है। उत्तर सुमात्रा बेसिन जो इंडोनेशिया में है और इरावडी मार्गुई बेसिन जो म्यांमार में स्थित है, वहां पहले से गैस के भंडार पाए जा चुके हैं। इसका साफ संकेत ये है कि पूरा ये क्षेत्र ऊर्जा संसाधनों से भरपूर हो सकता है और भारत की ये खोज उसी भूगर्भीय श्रृंखला का हिस्सा है। अब समझते हैं कि ये खोज भारत के लिए इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। भारत सरकार का एक स्पष्ट लक्ष्य है कि 2030 तक देश को गैस आधारित अर्थव्यवस्था की दिशा में आगे बढ़ाया जाए। इसके तहत भारत अपनी प्राथमिक ऊर्जा खपत में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी को बढ़ाकर 15% तक ले जाना चाहता है। आज की स्थिति ये है कि भारत अपनी प्राकृतिक गैस की जरूरत का केवल लगभग 50% ही घरेलू उत्पादन से पूरा कर पाता है, जबकि बाकी मांग आयात के जरिए पूरी करनी पड़ती है। यही कारण है कि भारत को बड़ी मात्रा में तरलीकृत प्राकृतिक गैस आयात करनी पड़ती है। वर्तमान समय में कतर, अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात भारत के प्रमुख LNG आपूर्तिकर्ता देश हैं। वैश्विक स्तर पर देखें तो दुनिया में प्राकृतिक गैस के सबसे बड़े प्रमाणित भंडार रूस के पास है, इसके बाद ईरान और कतर का स्थान आता है। भारत इन देशों से काफी पीछे है, लेकिन अंडमान जैसी नई खोजें भारत को धीरे धीरे इस अंतर को कम करने का अवसर दे सकती हैं। नेचुरल गैस पाइपलाइन टैरिफ रेगुलेशंस 2025। हाल ही में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड ने प्राकृतिक गैस पाइपलाइन टैरिफ विनियम 2025 में दूसरा संशोधन मंजूर किया है। इस फैसले को भारत में गैस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को ज्यादा सरल, पारदर्शी और टिकाऊ बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। सबसे पहले ये समझते हैं कि इस संशोधन में बदलाव क्या गया है। अब तक भारत में यूनिफाइड टैरिफ जोन यानी एक समान गैस परिवहन शुल्क वाले क्षेत्र 3 थे। नए संशोधन के तहत इन टैरिफ जोन की संख्या 3 से घटाकर 2 कर दी गई है। इसका सीधा फायदा ये होगा कि गैस को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की व्यवस्था ज्यादा आसान हो जाएगी। जब जोन कम होंगे तो शुल्क संरचना सरल होगी और उद्योगों तथा उपभोक्ताओं को ये समझने में आसानी होगी कि गैस की कीमत आखिर तय कैसे हो रही है। अब बात करते हैं इस संशोधन के दूसरे और बेहद महत्वपूर्ण पहलू की, जिसे पाइपलाइन डेवलपमेंट रिजर्व कहा जा रहा है। इसे एक तरह का सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल माना जा रहा है। इसके तहत उन पाइपलाइन कंपनियों की अतिरिक्त कमाई से एक रिजर्व फंड बनाया जाएगा जिनकी पाइपलाइन उपयोग क्षमता 75% से ज्यादा हो जाती है। आसान शब्दों में कहें तो अगर कोई पाइपलाइन अपनी तय क्षमता से ज्यादा इस्तेमाल हो रही है और उससे अतिरिक्त मुनाफा हो रहा है, तो उस अतिरिक्त आय का इस्तेमाल नई पाइपलाइन और गैस इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में किया जाएगा। इसका बड़ा फायदा ये होगा कि गैस नेटवर्क का विस्तार केवल सरकारी बजट पर निर्भर नहीं रहेगा।
खुद सेक्टर के अंदर से संसाधन निकलेंगे और देश के दूर दराज इलाकों तक गैस पाइपलाइन पहुंचाने में मदद मिलेगी। अब यहाँ ये जानना भी जरूरी है कि ये सारे फैसले लेने वाला PNGRB आखिर है क्या और इसकी भूमिका क्या है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड एक वैधानिक संस्था है जिसकी स्थापना पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड अधिनियम 2006 के तहत की गई थी। इसका मुख्य काम भारत में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस सेक्टर को नियमों के दायरे में लाकर सुचारू रूप से चलाना है। PNGRB रिफाइनिंग, परिवहन, वितरण, भंडारण, मार्केटिंग, आपूर्ति और बिक्री से जुड़े सभी पहलुओं को नियंत्रित करता है। हालांकि कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के उत्पादन को ये नियंत्रित नहीं करता। इसके अलावा ये बोर्ड पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों के विपणन के लिए कंपनियों का पंजीकरण करता है। एक और बेहद अहम भूमिका PNGRB की ये है कि ये उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करता है। यह सुनिश्चित करता है कि बाजार में निष्पक्ष व्यापार हो, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बनी रहे और गैस का बाजार प्रतिस्पर्धी तरीके से काम करे। साथ ही यह पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से जुड़ी गतिविधियों का एक डेटा बैंक भी बनाए रखता है जिससे नीति निर्माण में मदद मिलती है। अगर PNGRB के किसी फैसले से कोई पक्ष असहमत होता है तो उसके खिलाफ अपील बिजली अधिनियम 2003 के तहत गठित विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण के सामने की जाती है। कोल सेक्टर। हाल ही में सरकार ने कोयला क्षेत्र को टिकाऊ, प्रतिस्पर्धी और भविष्य के लिए तैयार बनाने के लिए अपनी प्रमुख रणनीतियों को सामने रखा है। ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आज भी भारत की ऊर्जा व्यवस्था में कोयले की भूमिका बहुत बड़ी है। सबसे पहले कोयले को थोड़ा समझ लेते हैं। भारत के पास दुनिया का 5वां सबसे बड़ा कोयला भंडार है और देश की कुल ऊर्जा जरूरतों का लगभग 55% हिस्सा आज भी कोयले से पूरा होता है। यानी बिजली उत्पादन से लेकर उद्योगों तक कोयला भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बना हुआ है। भारत में सबसे अधिक मापित कोयला भंडार झारखंड में पाया जाता है। हालांकि एक बड़ी चुनौती ये है कि भारत के पास उच्च गुणवत्ता वाला, कम राख और कम सल्फर वाला कोयला पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है। इसी वजह से कुछ विशेष जरूरतों के लिए आयात पर निर्भरता बनी रहती है। अब बात करते हैं कोयला क्षेत्र में अपनाई जा रही स्थिरता से जुड़ी पहलों की। सबसे पहले है ग्रीनिंग और बायोरिक्लेमेशन। इसका मतलब है कि जिन इलाकों में खनन हो चुका है वहां दोबारा हरियाली लाई जाए। खनन के बाद खाली पड़ी जमीन पर पेड़ लगाए जाते हैं ताकि पर्यावरण संतुलन दोबारा स्थापित हो सके। इसके साथ ही कोयला और लिग्नाइट से जुड़ी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम में भी भागीदारी कर रही हैं। दूसरी महत्वपूर्ण पहल है ट्रीटेड माइन वाटर का उपयोग। खदानों से निकलने वाले पानी को शुद्ध करके उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। यह पानी किसानों को सिंचाई के लिए दिया जा सकता है, उद्योगों में धूल नियंत्रण और अग्निशमन जैसे कामों में उपयोग होता है और पर्यावरणीय सेवाओं जैसे भूजल रिचार्ज और मछली पालन में भी सहायक बन रहा है। इससे एक तरफ पानी की बर्बादी रुकती है और दूसरी तरफ स्थानीय समुदाय को लाभ मिलता है। अब तीसरी अहम पहल है ब्लास्ट फ्री माइनिंग टेक्नोलॉजी। पारंपरिक खनन में ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग से पर्यावरण और आसपास के लोगों पर नकारात्मक असर पड़ता है। इसे कम करने के लिए अब सरफेस माइनर, कंटिन्यूअस माइनर और रिपर जैसी आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है जिससे बिना विस्फोट के कोयले का खनन संभव हो रहा है। इसके अलावा कोयला क्षेत्र में कई बड़े सुधार भी किए गए हैं। संशोधित शक्ति पॉलिसी को आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने मंजूरी दी है। शक्ति का पूरा नाम है स्कीम फॉर हार्नेसिंग एंड एलोकेटिंग कोयला ट्रांसपेरेंटली इन इंडिया। इसे 2017 में कोयला मंत्रालय ने शुरू किया था और इसका उद्देश्य बिजली क्षेत्र को पारदर्शी तरीके से कोयले का आवंटन करना है। कोल माइन स्पेशल प्रोविजन एक्ट 2015 ने कोयला खदानों की नीलामी की एक पारदर्शी प्रक्रिया शुरू की जिससे निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ी और सरकार के राजस्व में भी इजाफा हुआ। इसके बाद माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2021 के जरिए कंपोजिट प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस, कम माइनिंग लीज यानी PL कम ML की व्यवस्था लाई गई जिससे खनन प्रक्रिया आसान और तेज हुई। 2020 में कमर्शियल कोल माइनिंग की शुरुआत हुई जिसमें निजी कंपनियों को बिना एंड यूज प्रतिबंध के कोयला खनन की अनुमति दी गई। इसका मतलब है कि अब कंपनियां खुले बाजार में कोयला बेच सकती हैं जिससे प्रतिस्पर्धा बढ़ी है। अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए कोल माइंस सर्वेलेंस एंड मैनेजमेंट सिस्टम और खानन प्रहरी ऐप शुरू किए गए हैं जिससे निगरानी मजबूत हुई है। इसके साथ ही कोयला मंत्रालय ने रिक्लेम फ्रेमवर्क लॉन्च किया है जिसका पूरा नाम है कम्युनिटी एंगेजमेंट एंड डेवलपमेंट फ्रेमवर्क फॉर माइन क्लोजर एंड रिपर्पजिंग। इसका उद्देश्य खदान बंद होने के बाद उस क्षेत्र को स्थानीय समुदाय के लिए उपयोगी बनाना है। न्यू स्टील पॉलिसी। हाल ही में इस्पात मंत्रालय ने संशोधित DMI एंड SP नीति 2025 यानी डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर्ड आयरन एंड स्टील प्रोडक्ट्स पॉलिसी 2025 को अधिसूचित किया है। ये नीति सीधे तौर पर देश में बने स्टील के इस्तेमाल को बढ़ावा देने और भारत को स्टील के क्षेत्र में और मजबूत बनाने से जुड़ी हुई है। सबसे पहले थोड़ा समझ लेते हैं कि भारत में स्टील की स्थिति क्या है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कच्चा इस्पात उत्पादक देश है जबकि पहले स्थान पर चीन है।
इतना ही नहीं, भारत स्पॉन्ज आयरन यानी डायरेक्ट रिड्यूस्ड आयरन का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक भी है। इसके बावजूद भारत के सामने कुछ संरचनात्मक चुनौतियां हैं। भारत में मिलने वाला कोयला और लौह अयस्क ज्यादातर निम्न गुणवत्ता का होता है, जिसकी वजह से स्टील उत्पादन में ज्यादा ऊर्जा की खपत होती है और उत्सर्जन भी बढ़ता है। भारत में स्टील उत्पादन के मामले में ओडिशा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। अब आते हैं इस नई नीति के मुख्य बिंदुओं पर। इस संशोधित नीति की नोडल मंत्रालय इस्पात मंत्रालय है। ये नीति केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों, विभागों और उनसे जुड़ी एजेंसियों पर लागू होगी। इसमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम यानी PSU, सोसाइटी, ट्रस्ट और वैधानिक निकाय भी शामिल हैं। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ये नीति उन सभी सरकारी खरीद पर लागू होगी जिनकी कीमत 5 लाख रुपए से अधिक है। ये नीति खास तौर पर उन स्टील उत्पादों को कवर करती है जो मेल्ट एंड पोर स्थिति में होते हैं। मेल्ट एंड पोर का मतलब होता है वह स्टील जो स्टील बनाने की भट्टी में तैयार होकर पहली बार किसी ठोस आकार में ढाला गया हो। इसमें फ्लैट रोल्ड स्टील बास और इसी तरह के अन्य उत्पाद शामिल होते हैं। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि स्टील का असली निर्माण भारत में ही हुआ हो, कि सिर्फ फिनिशिंग या प्रोसेसिंग। इस नीति का एक बेहद अहम पहलू है ग्लोबल टेंडर पर प्रतिबंध। अधिकतर लौह और इस्पात उत्पादों के लिए अब ग्लोबल टेंडर की अनुमति नहीं होगी, हालांकि कुछ विशेष परिस्थितियों में अपवाद रखे गए हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि सरकारी परियोजनाओं में विदेशी स्टील की बजाय घरेलू स्टील को प्राथमिकता दी जाएगी। नीति में घरेलू मूल्य संवर्धन पर भी खास जोर दिया गया है। स्टील उत्पादन में इस्तेमाल होने वाले कैपिटल गुड्स जैसे भट्टियां और रोलिंग मिल्स में कम से कम 50% घरेलू मूल्य संवर्धन अनिवार्य किया गया है। इससे न केवल भारत में मशीनरी निर्माण को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि मेक इन इंडिया को भी मजबूती मिलेगी। एक और महत्वपूर्ण प्रावधान है रेसिप्रोकल क्लॉज। इसके तहत उन देशों के सप्लायर्स पर प्रतिबंध लगाया जाएगा जो अपने यहाँ की सरकारी स्टील खरीद में भारतीय कंपनियों को हिस्सा लेने की अनुमति नहीं देते। हालांकि जरूरत पड़ने पर मंत्रालय विशेष अनुमति दे सकता है। ये प्रावधान भारत के व्यापारिक हितों की रक्षा के लिए लाया गया है। प्राइम मिनिस्टर मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल स्कीम। हाल ही में प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के धार जिले में PM मित्रा पार्क के शिलान्यास का कार्यक्रम किया है। इसी के साथ PM मित्रा योजना एक बार फिर चर्चा में आ गई है। सबसे पहले समझते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल स्कीम आखिर है क्या। ये योजना वस्त्र मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है, जिसके लिए 2021-22 से 2027-28 तक 4,445 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश में बड़े स्तर पर ऐसे टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग हब विकसित करना है जहां विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर और आधुनिक सुविधाएं एक ही जगह पर उपलब्ध हों। 2023 में इस योजना के तहत पूरे देश में 7 स्थानों की पहचान की गई थी जहां PM मित्रा पार्क विकसित किए जाएंगे। इन पार्कों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहां कपड़ा उद्योग की पूरी वैल्यू चेन एक ही परिसर में मौजूद होगी, यानी सूत काटने से लेकर कपड़ा बुनाई, प्रोसेसिंग, गारमेंटिंग, टेक्सटाइल निर्माण और प्रोसेसिंग व प्रिंटिंग मशीनरी उद्योग तक सब कुछ एक ही जगह पर होगा। इससे लागत कम होगी, समय बचेगा और प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। इस योजना के पीछे सरकार की एक स्पष्ट सोच है जिसे 5F विजन कहा गया है। 5F का मतलब है फार्म से फाइबर, फाइबर से फैक्ट्री, फैक्ट्री से फैशन और फैशन से विदेशी बाजार। PM मित्रा योजना के तहत सरकार ने कुछ बड़े लक्ष्य तय किए हैं। इसके जरिए लगभग 70,000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित करने का लक्ष्य रखा गया है और करीब 20 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है। खास बात यह है कि टेक्सटाइल सेक्टर श्रम आधारित उद्योग है, इसलिए इससे महिलाओं और ग्रामीण आबादी को बड़े पैमाने पर रोजगार मिलने की संभावना है। अब ये जानना भी जरूरी है कि किसी राज्य को PM मित्रा पार्क के लिए कैसे चुना जाता है। इसके लिए राज्य के पास कम से कम 1000 एकड़ का एक साथ जुड़ा हुआ और विवाद मुक्त भूमि क्षेत्र होना चाहिए। साथ ही राज्य की टेक्सटाइल और औद्योगिक नीति अनुकूल होनी चाहिए और वहां कपड़ा उद्योग से जुड़ी पारंपरिक मजबूती भी होनी चाहिए। इन पार्कों की संरचना और कार्यान्वयन भी काफी खास है। हर PM मित्रा पार्क को एक विशेष प्रयोजन वाहन यानी स्पेशल पर्पज व्हीकल के तहत विकसित किया जाएगा। इसमें केंद्र सरकार की 49% और संबंधित राज्य सरकार की 51% हिस्सेदारी होगी। पूरा मॉडल मुख्य रूप से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर आधारित होगा, जिसमें एक मास्टर डेवलपर चुना जाएगा जो इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण और रखरखाव करेगा। वित्तीय सहायता की बात करें तो वस्त्र मंत्रालय हर ग्रीनफील्ड परियोजना के लिए 800 करोड़ रुपए तक और ब्राउनफील्ड परियोजना के लिए 500 करोड़ रुपए तक की मदद प्रदान करेगा। इसके अलावा पार्क के कुल क्षेत्रफल का लगभग 10% हिस्सा व्यावसायिक गतिविधियों जैसे रियल एस्टेट और सेवाओं के लिए इस्तेमाल करने की अनुमति होगी, ताकि कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर के रखरखाव और दीर्घकालिक स्थिरता के लिए राजस्व पैदा किया जा सके। अब अगर भारत के टेक्सटाइल और अपैरल सेक्टर की बड़ी तस्वीर देखें तो इसकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। भारत के पास दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग क्षमता है चीन के बाद।
भारत वैश्विक टेक्सटाइल व्यापार में 3.91% हिस्सेदारी के साथ छठा सबसे बड़ा निर्यातक भी है। 2023-24 में इस सेक्टर से लगभग 34.4 बिलियन यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर्स का निर्यात हुआ। भारतीय अर्थव्यवस्था में टेक्सटाइल सेक्टर का योगदान भी काफी बड़ा है। ये जीडीपी में लगभग 2.3% योगदान देता है। औद्योगिक उत्पादन में 13% और कुल निर्यात में 12% हिस्सेदारी रखता है। रोजगार की दृष्टि से ये कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है, जहां 45 मिलियन से ज्यादा लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलता है, जिनमें बड़ी संख्या में महिलाएं और ग्रामीण क्षेत्र के लोग शामिल हैं। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत की टेक्सटाइल क्षमता का लगभग 80% हिस्सा एमएसएमई क्लस्टर्स में फैला हुआ है, जिससे ये सेक्टर समावेशी विकास का एक मजबूत उदाहरण बनता है। अदर की डेवलपमेंट्स। सबसे पहले बात करते हैं सनराइज उद्योगों की। हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा है कि भारत का लक्ष्य मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की हिस्सेदारी को जीडीपी में दोगुना करना है और इसमें सनराइज सेक्टर्स की बड़ी भूमिका होगी। सनराइज इंडस्ट्री का मतलब होता है ऐसा उभरता हुआ क्षेत्र जो अभी शुरुआती अवस्था में है, लेकिन जिसमें तेजी से बढ़ने की जबरदस्त संभावना होती है। इन सेक्टर्स की पहचान तेज विकास दर, बड़ी संख्या में स्टार्टअप्स और भारी वेंचर कैपिटल निवेश से होती है। सरकार ने ऐसे 14 सनराइज सेक्टर्स की पहचान की है, जिनमें सेमीकंडक्टर्स, रिन्यूएबल एनर्जी, कंपोनेंट्स, मेडिकल डिवाइसेज, हाइड्रोजन मिशन और बैटरी जैसे क्षेत्र शामिल हैं। इन क्षेत्रों में निवेश बढ़ाकर भारत न केवल अपनी औद्योगिक क्षमता मजबूत करना चाहता है, बल्कि भविष्य की तकनीकों में वैश्विक नेतृत्व भी हासिल करना चाहता है। अब चलते हैं विशेष आर्थिक क्षेत्रों की तरफ। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन संशोधन नियम 2025 को प्रकाशित किया है। एसईजेड क्या होता है, इसे सरल भाषा में समझे तो ये एक ऐसा भौगोलिक रूप से सीमांकित क्षेत्र होता है जिसे व्यापार, संचालन शुल्क और टैरिफ के लिहाज से विदेशी क्षेत्र माना जाता है। यानी यहाँ कारोबार करने वाली इकाइयों को कई तरह की कर और शुल्क संबंधी छूट मिलती है। भारत में एसईजेड नीति की घोषणा 2000 में की गई थी और इसके बाद 2005 में एसईजेड अधिनियम लागू हुआ। इस योजना का मुख्य उद्देश्य अतिरिक्त आर्थिक गतिविधि पैदा करना, वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देना और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करना रहा है। नए संशोधन नियमों के जरिए सरकार एसईजेड को बदलते वैश्विक व्यापार माहौल के अनुरूप अधिक लचीला और प्रभावी बनाना चाहती है। अब बात करते हैं हॉलमार्किंग से जुड़े एक अहम कदम की। भारत सरकार ने चांदी के आभूषणों के लिए स्वैच्छिक हॉलमार्किंग, यूनिक आइडेंटिफिकेशन यानी HUID आधारित हॉलमार्किंग शुरू की है। हॉलमार्किंग का मतलब होता है कीमती धातु से बने आभूषणों में उस धातु की शुद्धता का सटीक निर्धारण और उसका आधिकारिक रिकॉर्ड। इससे उपभोक्ता को यह भरोसा मिलता है कि वो जो गहना खरीद रहा है वह असली है, गुणवत्ता का है और उसकी पूरी जानकारी ट्रैक की जा सकती है। भारत में हॉलमार्किंग को भारतीय मानक ब्यूरो नियंत्रित करता है। BIS का मुख्यालय नई दिल्ली में है और ये उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय मानक संस्था है। इसकी स्थापना पहले BIS अधिनियम 1986 के तहत हुई थी और अब ये BIS अधिनियम 2016 के तहत काम करता है। BIS न केवल मानक तय करता है बल्कि उत्पादों का प्रमाणन करता है, जैसे इसी मार्क और हॉलमार्की को मार्क प्रदान करता है और परीक्षण प्रयोगशालाएं भी संचालित करता है। अब आते हैं क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया पर। QCI के तहत काम करने वाले नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज यानी NABL ने एक नया मेडिकल एप्लीकेशन पोर्टल लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य मेडिकल टेस्टिंग और कैलिब्रेशन से जुड़ी प्रक्रियाओं को और अधिक सरल, पारदर्शी और डिजिटल बनाना है। QCI की स्थापना 1996 में एक स्वायत्त गैर लाभकारी संगठन के रूप में सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत की गई थी। इसे भारत सरकार और उद्योग संगठनों ASSOCHAM, FICCI और CII ने मिलकर स्थापित किया था। इसका मुख्यालय दिल्ली में है और इसका नोडल विभाग DPIIT है। QCI की गवर्निंग काउंसिल में 39 सदस्य होते हैं और इसके चेयरपर्सन की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। QCI का मुख्य उद्देश्य गुणवत्ता को बढ़ावा देना, थर्ड पार्टी असेसमेंट सुनिश्चित करना और वैश्विक मानकों के अनुरूप नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाना है। अब अंत में बात करते हैं एक बेहद महत्वपूर्ण और भविष्य उन्मुख पहल की, जिसे महा-मेडटेक मिशन कहा जाता है। मिशन फॉर एडवांसमेंट इन हाई इम्पैक्ट एरियाज यानी महा-मेडटेक मिशन को अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन यानी ANRF ने भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और गेट्स फाउंडेशन के सहयोग से लॉन्च किया है। ANRF की स्थापना ANRF अधिनियम 2023 के तहत की गई है और ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सिफारिशों के अनुसार वैज्ञानिक अनुसंधान को उच्च स्तरीय रणनीतिक दिशा देने वाला शीर्ष निकाय है। महा-मेडटेक मिशन का उद्देश्य भारत के मेडिकल टेक्नोलॉजी सेक्टर में नवाचार को तेज करना, महंगे आयात पर निर्भरता कम करना और सस्ती व उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा तकनीकों तक सभी की समान पहुंच सुनिश्चित करना है। इस मिशन के तहत अकादमिक और R&D संस्थानों, अस्पतालों, स्टार्टअप्स, MSME और मेडटेक उद्योग को फंडिंग सहायता दी जाएगी।
ये फंडिंग माइलस्टोन से जुड़ी होगी, जिसमें प्रति परियोजना 5 से 25 करोड़ तक और विशेष मामलों में 50 करोड़ रुपए तक की सहायता मिल सकती है। इसके अलावा पेटेंट मित्रा के जरिए बौद्धिक संपदा संरक्षण और तकनीक हस्तांतरण, मेडटेक मित्रा के जरिए नियामकीय मार्गदर्शन और क्लिनिकल ट्रायल नेटवर्क के जरिए परीक्षण और प्रमाण जुटाने जैसी सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी। इस एंड स्क्रीन से आप और भी PT 365 मैगजीन की इसी तरह की वीडियो देख सकते हो।